लगाते हैं, ऐसे गोज लगाते हैं, एक गोज होता है ये, यहाँ से हमारा काट देते हैं और फिर इसको कहाँ लगा देते हैं, दोनों के बीच में ऐसे लगाते हैं, नहीं लगाया, तो दैट इज रॉन्ग। आंसर ऐसा नहीं देना जो आपने लगाया वो गलत लगाया है, सबने यही लगाया क्योंकि यही होता है, पर लगाना नहीं है। हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वहां पे ऐसा नहीं करना है, जो हमें गोज पीस लगाना है वो लगाना है, इसको हम बोलते हैं प्री कट गोज। ये स्पेशल गोज आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्री कट गोज। प्री कट गोज का मतलब होता है जैसे आप कपड़े लेने जाते हो मार्केट में, जो कपड़े मिलते हैं सिलाई करने के लिए, जो कपड़े होते हैं हमारे पास, मटेरियल जो आता है वो, तो मटेरियल का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है उसके दोनों तरफ अगर आप देखोगे तो एक इतना सा एक अलग सा बॉर्डर होता है, जहां से वो ना तो फट सकता है ना से थ्रेड आउट हो सकता है, सीलिंग बोलते हैं इसको। सील क्या होता है देखा है, नहीं पता है? अरे कपड़े की दोनों तरफ सील होती है, लेकिन जहां से वो कट करता है तो वहां देखोगे दोनों तरफ से क्या निकलते हैं, फिर हम उसको ऐसे फोल्ड करके उस पर स्टिच करते हैं ताकि वो थ्रेड बाहर नहीं निकले। सो वो जो सील किया होता है वहां तरफ से क्या निकलते हैं, बोलते हैं इसको सील क्या होता है देखा है, नहीं पता है? उसके दोनों तरफ अगर आप देखोगे तो एक इतना सा एक अलग सकते हैं, सीलिंग बोलते हैं इसको। सील क्या होता है देखा है, नहीं पता है? तो अगर आप देखोगे तो एक कपड़े मिलते हैं सिलाई करने के लिए, जो कपड़े होते हैं हमारे पास, मटेरियल जो आता है वो, तो मटेरियल का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है उसके दोनों तरफ अगर आप देखोगे तो एक इतना सा एक अलग सा बॉर्डर होता है, जहां से वो ना तो फट सकता है ना से थ्रेड आउट हो सकता है, सीलिंग बोलते हैं इसको। सील क्या होता है देखा है, नहीं पता है? अरे कपड़े की दोनों तरफ सील होती है, लेकिन जहां से वो कट करता है तो वहां देखोगे दोनों तरफ से क्या निकलते हैं, थ्रेड बाहर निकल जाता है, फिर हम उसको ऐसे फोल्ड करके उस पर स्टिच करते हैं ताकि वो थ्रेड बाहर नहीं निकले। सो वो जो सील किया होता है वहां से थ्रेड आउट नहीं होंगे, लेकिन जहां से हम कट करेंगे वहां से क्या हो जाएगा, थ्रेड आउट होंगे, और वो थ्रेड पेशेंट कभी इंस्पिरेशन करेगा तब वो सीधा एक थ्रेड अंदर पहुंचेगा लंग्स में, और एक्सरे करेंगे तो दिखेगा और एक थ्रेड तो अंदर पड़ा है। सो इसलिए हम कभी भी कट करके गोद नहीं लगाते हैं। प्रैक्टिकली हम वही करते हैं पर आंसर में नहीं लगाना है। आंसर में बोलना है कि कभी हम ऐसा नहीं लगाते, हम क्या यूज करते हैं, प्री कट। प्री कट में क्या होता है देखिए, ये जैसे गोज है, तो नॉर्मली ये जो गोज है इसमें प्री कट में क्या होगा कि इसको यहाँ से सील किया होगा, इधर भी सील किया हुआ है, इधर भी सीलिंग किया हुआ है, इधर भी सील्ड है और यहाँ भी सीलिंग है, उसके साथ में इसको यहाँ वी शेप में सील कर देते हैं ऐसा। सो इसमें क्या होगा कि अब कहीं से भी थ्रेड बाहर नहीं निकलेगा, पूरा वी शेप में ऐसे चारों तरफ सील कर दिया, तो थ्रेड आउट नहीं होगा और उसकी वजह से कोई भी फॉरेन बॉडी एंटर नहीं करेगा। तो इसीलिए गोज पीस कौन सा यूज करना है, प्री कट गोज। पल्मोनरी इन्फेक्शन एटेलेक्टोसिस, बिकॉज हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, आप एक बैक्टीरिया वायरस को एंट्री के लिए डायरेक्ट वे प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ हम लेंथ ऑफ द ट्रेकिया को भी शॉर्ट कर दिया, तो उसकी वजह से ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियल डेवलपमेंट, ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है ट्रेकोस्टोमी के साथ में। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप ह्यूमिडिफायर लगा सकते हैं ट्रेकोस्टोमी के ऊपर, फिल्ट्रेशन डिवाइसेस आते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं, देखा है सबने, नहीं देखे? एक छोटा सा आता है जिसके अंदर स्पंज लगा होता है, राउंड शेप होता है स्पंज वाला, उसको यहाँ लगा देते हैं, उस स्पंज को गीला कर देते हैं, इससे आपकी एयर मॉइस्ट होगी और उसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस अंदर नहीं जाएगा, उसको फिल्टर करता रहेगा। तो फिल्टरिंग डिवाइस, सिंपल सा फिल्टर डिवाइस ही होता है, वो हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट, TEF बताया था, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, इट इज वेरी कॉमन विद कप्ड ट्यूब, cupped tube, and as we know that tracheostomy जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम tracheostomy will be a long term डिवाइस रहने वाला पेशेंट में, ऐसा तो नहीं कि 2 दिन के लिए tracheostomy करी, इमरजेंसी है तो वहां तो हम करके वापस हटा देंगे, एंड टू एंड उसको रखेंगे भी नहीं। लाइक ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्स्ट्रक्शन आउट होते ही तुरंत हटा देंगे, ऑब्स्ट्रक्शन आउट होने में आधा घंटा 10 मिनट 5 मिनट लगेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट जिनको tracheostomy हम प्लांट कर रहे हैं वो लाइफ टाइम रहने वाली है, लंबे टाइम तक रहने वाली है, तो उन पेशेंट्स में अगर कप ट्यूब आप लॉन्ग टर्म यूज करोगे तो क्या हो सकता है, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सो वन टेक्निक जो हमने पहले भी डिस्कस करी थी, दैट इज नॉन एज मिनिमम ऑक्लूडिंग टेक्निक, भूल गए? मिनिमम और बताया था ऑक्लूडिंग टेक्निक। सेकंड, ये तो हो गया वन। दूसरा क्या करते हैं हम, हमें पता है लाइफ टाइम ट्रेकोस्टोमी रहने वाली है, लॉन्ग टर्म ट्रेकोस्टोमी रहने वाली है, सो हॉस्पिटल के अंदर हम इसको प्रिवेंट करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि पेशेंट हु इज ऑन बेड रिटन है, तो उसमें सबसे क्या कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, बेड सोर हो सकता है। अब बेड सोर प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करोगे, पोजीशन चेंज करोगे, पोजीशन चेंज करने से क्या होगा, एक सेम पार्ट पे प्रेशर जो लग रहा है वो चेंज होता रहेगा, थोड़ी देर इधर लगेगा थोड़ी देर लगेगा, तो उससे क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर सेम पार्ट पे नहीं होगा और उसकी वजह से बेड सोर नहीं होगा। अब हम भी क्या करेंगे इस पेशेंट में, लाइक ये ट्रेकोस्टोमी है और ये ट्यूब है, ट्रेकिया में आपने ट्यूब लगा रखी है, सो आप इस पार्ट पे कॉन्स्टेंटली प्रेशर को यहाँ पे लंबे टाइम तक रखने से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एवरी हावरली, हर एक घंटे में ट्रेकोस्टोमी के जो बलून है उसको 5 मिनट के लिए डिफ्लेट करेंगे, डिफ्लेट द कफ, टीटी कफ फॉर 5 मिनट एवरी हावरली। सो 5 मिनट के लिए उस पार्ट पे जो प्रेशर था वो क्या हो जाएगा, रिलीज, और रिलीज हो जाएगा तो वहां पे सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा एंड उसकी वजह से टेप होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो दिस इज द इंटरवेंशन जो हम करते हैं, क्या करेंगे, रिलीज द कफ प्रेशर फॉर 5 मिनट एवरी हावरली, हर एक घंटे में 5 मिनट के लिए प्रेशर को हटाना है, लेकिन ध्यान रखना है बिफोर डिफ्लेटिंग द कप चेक द ट्यूब टाई, ट्यूब टाई प्रॉपर है नहीं है, ऐसा तो टाई ओपन पड़ी है और इसको निकाल दी पर्सन तो क्या ट्यूब सीधी वहां पहुंच गई, होता है खांसी करते ट्यूब आ जाती है, तो वो आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो ट्यूब कभी भी एक्सपेल आउट हो सकती है और पेशेंट कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट, हाइपोक्सिया और कार्डियक अरेस्ट। ऑब्वियसली अगर आप प्रॉपर सक्सिंग नहीं करोगे, ट्यूब ब्लॉक हो गया तो पेशेंट किसमें जा सकता है, हाइपोक्सिया में, और हाइपोक्सिया लीड टू कार्डियक अरेस्ट। चोकिंग सेम वही, कोई भी कॉर्न बॉडी डायरेक्टली एंटर कर सकता है, सिक्रेशन से ट्यूब चोक हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है, और आपकी प्रॉपर इम्प्रॉपर टेक्निक्स की वजह से, लाइक सक्सिंग कर रहे हैं, कैथेटर डाल के भूल के बात करने लगे, हाँ बताओ, फोन पे बातें कर रहे हैं, भूल गए उसको सक्शन कैथेटर डाल रहा है, वो पेशेंट बोल रहा है रिकॉर्डो सक्शन कैथेटर, मर जाऊंगा मैं, वो रुक जा तू, मैं फोन है, तब तक पता चला सॉरी सॉरी सॉरी, तब तक पेशेंट सॉरी हो गया पहले ही। तो ध्यान रखना है कभी भी चोकिंग हो सकती है। एंड इंजरी टू ट्रेकियल वॉल, ट्रेकियल वॉल पे इंजरी होने का जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है या मेन रीजन होता है, वन थिंग इज इफ यू आर इंसर्टिंग द ट्यूब विदाउट, का है ट्यूब, विदाउट ऑब्चुलेटर, देख रहे हैं कोई ऑब्चुलेटर किसी के पास है, हाँ देखो देखो दिख रहा है, हाँ तो अगर आप ऑब्चुलेटर के बिना ट्यूब को इंसर्ट करेंगे तो क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है। अगर आपने ऑब्चुलेटर के साथ पुट किया, इफ यू आर पुटिंग द ट्यूब विद ऑब्चुलेटर देन देयर विल बी लेस चांस फॉर इंजरी, बट सेकंड थिंग इज इंप्रॉपर सक्शनिंग टेक्निक, अगर आप सक्शनिंग प्रॉपर नहीं करोगे, जो हम अभी इसके बाद पढ़ने वाले हैं कि हम सक्शनिंग करते हैं तब इंसर्ट करते टाइम प्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं, निकालते टाइम प्रेशर लगाते हैं, रोटेट करते हैं, ये करते हैं, बहुत सारा पॉइंट्स है वो सारे में पढ़ाऊंगा। तो अगर टेक्निक आपकी प्रॉपर नहीं है तो वहां पे क्या हो सकता है,
इंजरी हो सकती है. नेक्स्ट, ट्रेक्योमलेशिया. व्हाट इज ट्रेक्योमलेशिया? ट्रेक्योमलेशिया, सॉफ्टनिंग ऑफ द ट्रेकिया. ट्रेकिया का सॉफ्ट हो जाना. सो ट्रेकिया कैसे सॉफ्ट हो सकता है? नॉर्मली ट्रेकिया एक ऐसे पाइप है और उसके आगे की तरफ सी सिबरिंग है और इसमें बहुत सारी मसल्स है जो उसको स्ट्रांग बनाए रखती है. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉफ्टनिंग हो गई और ट्रेकिया सॉफ्ट होने से वो कोलैप्स हो जाएगा ऐसे, और कोलैप्स होकर पेशेंट में रेस्पिरेटरी अरेस्ट आ जाएगा. सो ये जो होने का चांसेस है, इसका मेन रीजन है वो है द ईटी, सॉरी टीटी नॉट ईटी, टीटी कफ. सो जब हम कफ लंबे टाइम तक इन्फ्लेट करके रखेंगे तो उस कंडीशन में जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज होकर टेप हो सकता है, ट्रेकियोसोफेजियल फिस्टुला. एज लाइक अगर आपकी नर्व जो है वहां से जो भी नर्व जा रही है वो नर्व के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो नर्व की ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होकर नर्व भी क्या हो जाएगी, डैमेज. और जब नर्व डैमेज हो जाएगी तो उस पार्ट की नर्व सप्लाई क्या हो जाएगी, खत्म, एंड. और जब नर्व सप्लाई नहीं होती, लाइक हैंड में नर्व सप्लाई नहीं है तो क्या होगा, हैंड में नर्व सप्लाई नहीं है तो हाथ को ऐसे करोगे वापस, क्योंकि नर्व सप्लाई एंड होगी, पैरालिसिस हो जाता है. वैसे यहाँ पे मसल्स क्या हो जाएगी, पैरालाइज, और उसकी वजह से मसल्स बिल्कुल सॉफ्ट और ट्रेकिया क्या हो जाएगा, कोलैप्स. तो नर्व डैमेज होने से ट्रेकियोमलेशिया, ब्लड वेसल्स डैमेज होने से TEF, tracheoesophageal fistula. And one more complication will be there, that is the tracheoinnominate artery rupture. Innominate artery जो आपके ट्रेकिया को ब्लड सप्लाई करती है, ड्यू टू द कांस्टेंट हाई प्रेशर और ड्यू टू इंप्रॉपर सक्शनिंग टेक्निक्स, कोई भी वजह से अगर आर्टरी में इंजरी हो जाती है तो उस कंडीशन में आर्टरी रप्चर हो जाएगी और वहां पे क्या स्टार्ट हो जाएगी, आर्टीरियल ब्लीडिंग. एंड अगर आर्टरियल ब्लीडिंग होती है तो इट इज अ सर्जिकल इमरजेंसी, तुरंत पेशेंट को ओटी में लेना पड़ेगा. इंडिकेशन कैसे पता चलेगा? सो पर्सन कफिंग करेगा तो कफिंग के साथ में क्या आएगा, ब्लड, या फिर सक्शनिंग के साथ में ब्लड आएगा. ब्लड में आपको ब्राइट रेड ब्लड आएगा, ब्राइट रेड ब्लड, एंड कंटीन्यूअस ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी, बार-बार आप सक्शन करोगे बार-बार ब्लीडिंग आपको मिल रही है. इट मींस इट इज एन इंडिकेशन दैट पेशेंट इज हैविंग रप्चर ऑफ आर्टरी, और तुरंत पेशेंट को कहां लेना है, ओटी में. सो दीस आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ट्रेकियोस्टोमी. आपको कहीं डाउट लगा तो पूछे, नहीं तो हम आगे मूव करते हैं. यस, डाउट है कुछ? कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट मूव करें. सो नेक्स्ट क्या है, लिखिए. हेलो, नीचे कोई बैंडेज पड़ा होगा, बैंडेज लेके आओ. नेक्स्ट इज केयर ऑफ ट्रेकियोस्टोमी. ट्रेकियोस्टोमी की हमें कैसे केयर करनी है, तो इसमें जो भी पॉइंट है मोस्ट ऑफ द पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, अभी जो अभी हमने बात की है. सो वन बाय वन बात करते हैं यहाँ पे. द फर्स्ट वन इज कप शुड बी डिफ्लेटेड एट लीस्ट 5 मिनट एवरी आवर्स. अभी लिखा, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द पर्पस, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डेथ, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेकियोमलेशिया, प्रिवेंशन ऑफ इनोमिनेट आर्टरी रप्चर. सबके लिए हम क्या करेंगे, कप को 5 मिनट के लिए 1 घंटे में बार-बार क्या करोगे आप, डिफ्लेट करोगे. दिस इज द पॉइंट नंबर 1, ऑलरेडी डिस्कस किया. ऑक्सीडेटर शुड बी केप्ट एट द बेड साइड. जो आपको लिख लिया वो वापस लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे जो भी आप लोगों ने लिख लिया. नहीं है ये, नहीं बैंडेज, बैंडेज बांधने वाला नीचे पड़ा होगा उसमें, जो ड्रेसिंग वाला बना रखा ना उसमें नहीं है, मेडिसिन वाला जो बना रखा है. मतलब हमें, मुझे 2 कपड़े चाहिए इतने लंबे, कोई सा भी हो, अगर नहीं है तो कोई कपड़े से फाड़ के दो, 2 लंबे लंबे 2 चाहिए. सो ऑब्टुरेटर शुड बी केप्ट एट द बेड साइड. बेड साइड पे रखना है. उसका पर्पस क्या है, रीइंसर्शन के टाइम, और रीइंसर्ट करते टाइम उसका क्या पर्पस रहेगा ऑब्टुरेटर का, इट प्रोवाइड स्मूथ टिप ड्यूरिंग इंसर्शन सो पर्सन विल नॉट हैव एनी इंजरी. इन्फेक्शन प्रिवेंशन हमने पढ़ा भी. इन्फेक्शन प्रिवेंशन में ट्रेकियोस्टोमी को प्रॉपर स्टराइल तरीके से हैंडल करना है, सक्शनिंग स्टराइल तरीके से, सेप्टिक सक्शनिंग करनी है, प्रॉपर ड्रेसिंग करनी है, गोज जो है वो प्री कट गोज आपको लगाना है, चेंजिंग द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है. जैसे पहला पॉइंट कि जब भी हम ट्रेकियोस्टोमी इंसर्ट कर रहे हैं पहली बार, उसको बोलते हैं इंसर्शन. सो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को इंसर्ट करना हमें अलाउड नहीं होता, या ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डालना पहली बार इट इज नॉट अलाउड टू अ नर्सिंग पर्सन. आप नहीं डालेंगे, आप नहीं कट करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे. वो कौन करेगा, डॉक्टर रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट जो है वो करेंगे. बट व्हेन द स्टोमा इज कंप्लीटली मैच्योर, पूरी तरह से यहाँ पे ओपनिंग बन गई है, ट्रेकिया में भी बन गई है, आपको विजिबल है, इजीली आप ट्यूब डाल सकते हैं. सो आफ्टर द फर्स्ट टाइम, पहली बार करने के बाद में आइदर ट्यूब अगर बाहर निकल गई तो उसको री इंसर्ट करते हैं. ट्यूब बाहर निकलने के बाद हम वापस क्या करते हैं, री इंसर्ट. तो इंसर्शन इज नॉट अलाउड बट री इंसर्शन इज अलाउड टू अ नर्सिंग पर्सन. तो आप री इंसर्ट कर सकते हैं. लाइक कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट जो है जिसकी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब बाहर निकल गई, आउट हो गई, अब आप क्या करोगे, कॉल टू द डॉक्टर और मैं वेंटिलेट करो कुछ हो, तो वहां पे सिंपल आंसर देना है कि री इंसर्ट द ट्यूब. ट्यूब को इमीडिएटली क्या कर दो, वापस डाल दो, अंदर डाल दो. दैट इज द री इंसर्शन जो हम यहाँ पे करेंगे. सो री इंसर्ट कर सकते हैं, और री इंसर्ट करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, ऑब्टुरेटर. ऑब्टुरेटर डाल के री इंसर्ट करेंगे. सो जब हम ट्यूब चेंज करते हैं तब भी हम सेम ही थिंग्स है. ट्यूब चेंज करने के लिए भी सिंपली पुरानी ट्यूब को बाहर निकालो, नई ट्यूब डाल देनी है. समटाइम पेशेंट का स्टोमा अगर मैच्योर नहीं है, आपको लग रहा है कि मैं अगर ट्यूब बाहर निकालूंगा तो स्टोमा क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मसल्स का जो पावर है उससे स्टोमा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. तो उस कंडीशन में हम जो ट्यूब चेंज करते हैं उसके लिए किसकी हेल्प लेते हैं, बुजी. जो बुजी ट्यूब है उसको हम यूज करते हैं. इसको कैसे यूज करते हैं, लाइक ये ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब जो पहले से लगा हुआ है, पुराना ट्यूब ट्रेकिया में. सो बुजी ट्यूब इज अ वेरी फ्लेक्सिबल ट्यूब. इसको किसी भी शेप में बेंड किया जा सकता है. तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर क्या डालेंगे, बुजी ट्यूब डालेंगे इस तरह से. बुजी ट्यूब डालने के बाद आप इस जो आपकी ट्रेकियोस्टोमी जो ओल्ड ट्यूब है उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे. तो अभी ट्रेकिया में क्या है, बुजी है, ट्रेकियोस्टोमी बाहर निकाल दी. तो इस तरह से हम ट्रेकियोस्टोमी को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, और अंदर क्या रहेगा, बुजी ट्यूब. इसके अंदर ओपनिंग छेद भी होता है जिससे पेशेंट ब्रीथ कर सकता है. नेक्स्ट, आप क्या लेंगे, नई ट्यूब लेंगे, और नई ट्यूब को डालेंगे यहाँ से इसके ऊपर. नई ट्यूब इसके ऊपर डाली और इस नई ट्यूब को क्या करेंगे, वापस अंदर इंसर्ट कर देंगे. जब ट्यूब अपनी लोकेशन पे चली जाएगी तो जो बुजी ट्यूब है उसको वापस बाहर निकाल देंगे. तो इस तरह से आपकी ट्यूब क्या होगी, चेंज हो गई. सो फर्स्ट, insert the buji tube, remove the old tube, insert the new tube, remove the buji and secure the tube. This is the procedure how to change the tracheostomy tube. Next, one more point which
mentions here is the humidification. It's very important for tracheostomy patient because हम कंप्लीटली पेशेंट का जो ह्यूमिडिफिकेशन का फंक्शन है उसको एलिमिनेट कर दिया. नोज ओरल कैविटी जो भी है वहां से पेशेंट ब्रीथ नहीं करेगा, डायरेक्टली ट्यूब के अंदर एयर जाएगी और वो एयर कौन सी होगी? ड्राई एयर होगी. इफ पेशेंट इज हैविंग ड्राई एयर, व्हाट विल बी द कॉम्प्लिकेशन? ड्राई एयर होगी तो क्या कॉम्प्लिकेशन आएगा? लाइक ए सिंपल सा फंडा है या सिंपल सा प्रिंसिपल है, अगर आपको नहीं समझ आता तो आपकी लाइफ में आपने किया होगा. लाइक जब किसी को कोल्ड हो जाता है, रनिंग नोज हो जाता है, रनिंग नोज जानते हो, नोज से आ रहा है पानी आ रहा है, जब आप रनिंग नोज के साथ सो जाते हैं और 1-2 घंटे 4 घंटे बाद उठते हैं तो आप देखते हैं कि जो नोज के अंदर जो सीक्रेशन था वो ड्राई हो गया. देखते हैं ड्राई हो जाता है, फिर आप उसको क्लीन करके हटा देते हैं. सो जो सीक्रेशन था वही ड्राई हुआ. बट ड्राई हुआ कैसे? बिकॉज जब आपने ब्रीथ किया तो एयर क्या थी? ड्राई. और उस ड्राई ने क्या किया? उस सीक्रेशन में जो मॉइस्चर था उसको सबको एब्जॉर्ब कर लिया और उसकी वजह से पीछे जो बच गया, जो भी बचा हुआ सीक्रेशन था वो हार्ड हो गया, ड्राई हो गया. सेम थिंग होगी जब आप ट्रेकेस्टोमी से ब्रीथ करेंगे. जब एयर अंदर जाएगा तो जो म्यूकस जो हमारी ट्रेकिया में प्रेजेंट है उसकी जो मॉइस्चर है उसको सारा कौन ले लेगा? एयर ले लेगा. और एयर लेने के बाद में अंदर जो कफ या सीक्रेशन है वो सारे ट्रेकिया में डिपॉजिट हो जाएंगे, जम जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे और वो बाहर नहीं आएंगे. सो उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगे. तो टू प्रिवेंट द ड्राइनेस ऑफ सीक्रेशन हमें क्या मेंटेन करना है? ह्यूमिडिफिकेशन. तो आप ह्यूमिडिफायर जो आता है वो लगा सकते हैं. अगर ह्यूमिडिफायर लगाना पॉसिबल नहीं है तो कभी कभी इसमें क्वेश्चन ये भी आता है डिस्चार्ज एडवाइस में. मैंने पहले भी एक दिन बताया होगा, जो मॉड्यूल पेपर में भी एक क्वेश्चन था. जब आप पेशेंट ट्रेकेस्टोमी के साथ घर पे जाता है, डिस्चार्ज एडवाइस देते हैं, तो वहां पे हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपने रूम के अंदर जो ह्यूमिडिटी है, रूम के अंदर ह्यूमिडिटी उसको क्या करें? इंक्रीज कर दें. ह्यूमिडिफायर आते हैं जो ह्यूमिड एयर देते हैं, उस ह्यूमिडिफायर से रूम को क्या बना दे? ह्यूमिड बना दे. और उस ह्यूमिड एनवायरनमेंट से एयर आएगी तो ऑलरेडी ह्यूमिड एयर होगी और आपका सीक्रेशंस ड्राई नहीं होगा. सो वो हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे. नेक्स्ट, क्लियर इनर कैनुला. ऑलरेडी मैंने बता दिया इनर कैनुला याद है. इनर कैनुला को क्लियर करने का सिंपल सा प्रिंसिपल है, आपको कैनुला बाहर निकालना है, उसको नॉर्मल टेप वाटर में आप वॉश कर सकते हैं. जो नॉर्मल वाटर होता है टेप वाटर, उसमें क्या कर सकते हैं? वॉश कर सकते हैं. बस ध्यान ये रखना है, व्हेन यू आर रीइंसर्टिंग द इनर कैनुला, कंफर्म दैट देयर इज नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इनसाइड द कैनुला. एक सिंगल ड्रॉप भी वाटर उसमें नहीं होना चाहिए. अगर नॉर्मली ये ड्राई नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट जो गन आती है उससे भी उसको ड्राई कर सकते हैं. एयर गन से एयर लगा के ड्राई कर सकते हैं, क्लॉथ से ड्राई कर सकते हैं, कैसे भी ड्राई करना है, पर कंप्लीटली क्या होना चाहिए? ड्राई होने के बाद में उसको इंसर्ट करना है. सो क्लियर द इनर कैनुला बट बिफोर इंसर्टिंग द इनर कैनुला ड्राई इट कंप्लीटली. अप्लाई द स्टेराइल ड्रेसिंग, हमने बात कर ली ऑलरेडी. स्टेराइल ड्रेसिंग, प्री कट गोज, चेंज द ट्रेकेस्टोमी टाइज. सो ये ट्रेकेस्टोमी टाइज के लिए मैंने ये मंगाया था क्योंकि इसकी टाइज हमारे पास है नहीं अभी. सो हम कभी-कभी हम जुगाड़ इसे करते हैं हॉस्पिटल में जब हमारे पास टाइज नहीं होती है. तो बेसिकली जो टाई होती है वो ऐसी व्हाइट कलर की आती है, ऐसी आती है. और ये बैंडेज बिल्कुल ऐसे ऐसी है, बैंडेज दिख रही है, लेकिन ओह माय गॉड ये भी टूटेगा नहीं. सो जब हम ट्रेकेस्टोमी टाई की बात करते हैं तो हमारे पास दोनों टाई हो गई. दिस इज वन एंड दिस इज द सेकंड. दो टाई होनी चाहिए. जब भी आप ट्रेकेस्टोमी टाई करते हैं तो टाई चेंज करते हैं तो आप देखेंगे कि हम इतने इररेस्पॉन्सिबल होते हैं कि जब हम पेशेंट की टाई को चेंज कर रहे होते हैं और निकालते हैं तो जो टाई यहाँ होती है ऐसे ही है. जब हम निकालते हैं तो टाई इसी शेप में रहती है, इतनी हार्ड हो जाती है वो गंदी सी ब्लैक कलर की, और उसका शेप ऐसे हो जाता है. आप पुल भी करोगे सीधा नहीं होता है, देखा होगा. वेरी कॉमन. ऐसे कैसे रहती है? जैसे ये तो सीधा नहीं रह रहा है, ऐसे बेंड हो जाता है नॉर्मल अगर साफ है तो, लेकिन वो इतना गंदा हो जाता है और इतना रिजिड हार्ड हो जाता है, ऐसे रहता है उसी शेप में, एक इधर वाला सी एक इधर वाला सी. सो हमें उस लेवल तक पेशेंट को नहीं लेके जाना है. हमें टाई को इमीडिएटली क्या करना है? चेंज करना है. अगर आपको क्या दिख रही है? गंदी दिख रही है तो तुरंत क्या करना है? चेंज करना है. इतने लेवल तक ले जाओगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा. क्लियर. टाई व्हाइट है तब तक ओके है. जैसे ही आपको लगे कि कलर चेंज हो गया तो वो नॉर्मल नहीं है, वो abnormal है, तुरंत क्या करो? जब हम क्लोथिंग्स पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं तो कपड़ों का कलर थोड़ा एक दिन पहनने के बाद दूसरे दिन देखोगे तो चेंज हो जाता है. कॉलर देखो या ये देखो कुछ देखो गंदे हो जाते हैं, तो इसका मतलब थोड़ा चल जाएंगे. अब अगर 10-15 दिन पहनोगे तो कॉलर ऐसे ही हो जाता है, सेम ऐसे, फिर वो सीधा भी नहीं होता है, उसका आयरन करने की जरूरत नहीं, वो ऐसे स्ट्रेट रहेगा, ऐसे रहेगा. तो उसको हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे. गंदा है साफ करेंगे. सेम इसके साथ भी करना है. अब लाओ भाई एक ट्यूब दो मुझे बांधने के लिए. किधर है ट्यूब? हाँ लाओ, वेरी गुड, जल्दी फेंको भाई. हाँ इसके अंदर डालो, पहले इसको ऑब्जर्व रखो, वापस दे दूंगा मैं, डोंट वरी, कहीं नहीं जाएगी. तो जब भी हम टाई करते हैं ट्यूब टाई, तो इसके लिए सिंपल सा प्रिंसिपल है. जो टाई होगी इसमें आपको क्या करना है? इसको होल्ड करना है और इसमें जो एक है, एक एंड, वन एंड दैट शुड बी लॉन्ग एंड अदर एंड शुड बी शॉर्ट. ऐसे होल्ड करना है. एक क्या रखना है? लंबा, और दूसरा क्या रखना है? छोटा रखना है. और इसको ऐसे होल्ड करना है. अब आई थिंक इसमें जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं, होगी ये ज्यादा मोटा है, पर कोशिश करेंगे हम इसमें. सो आप इसके अंदर डाल देंगे ऐसे. इट्स वेरी डिफिकल्ट. हो गया, ये बन गया. इस तरह से आप एक साइड में डाल देंगे और ये जो पार्ट है इसके अंदर आपको इसको निकाल देना है और इसको वापस पुल कर देंगे. जब आप पुल करोगे तो इस तरह से यहाँ पे टाई हो जाएगा, फिक्स हो गया. ये सेम हम इधर भी करेंगे. सो दूसरी साइड में भी एक क्या रखना है? शॉर्ट, एंड एक क्या रखना है? लॉन्ग. इस तरह से शॉर्ट एंड लॉन्ग क्यों रखना है? वो भी प्रिंसिपल है, उसका भी क्वेश्चन पूछा गया पहले. आप लोग सोचते हो ये सारी चीजें ऐसे ही करते हैं, बट हर एक थिंग के पीछे कुछ ना कुछ मैकेनिज्म है जिसका क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी पूछ लेते हैं आपसे. तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, बताना पड़ता है सारी चीज. सो ये कर दिया और फिर उसके बाद ये निकाल दिया और फिर हम क्या करेंगे? इसको पुल कर देंगे. तो ये हो गया आपका दोनों तरफ से टाई इसके ऊपर लग गया, रेडी. ठीक है. उसके बाद अब आपको इसको सिक्योर करना है ट्यूब को पेशेंट के नेक के ऊपर. ट्यूब को डालने के, ये तो ट्यूब अंदर डला रहेगा तभी हमें डाल दो. टाई वैसे पतली होती है, इजीली डल जाती है, तो हम मोटी यूज कर रहे हैं इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, अदरवाइज ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. चलिए, जब हम इस ट्यूब को फिक्स करेंगे, यहाँ पे टाई करेंगे, इसके साथ ऐसे रहेगा, वैसे टाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे? आ जाओ. फिर आप बोलोगे मेरे को नहीं बोले, ऐसे आ जाओ, आपके ऊपर ही फिक्स करते हैं, आ जाओ. तो जब हम इसको फिक्स करेंगे तो क्या करना देखें. तो ट्यूब को फिक्स करने के लिए लाइक ये ट्रेकेस्टोमी इनके फिक्स करते हैं.
अगर फिक्स करना है तो हमारे पास दो एंड है, एक एंड क्या है, घूम जाओ आपको तो वैसे समझ आ ही जाएगा, दो एंड है, एक क्या है शॉर्ट एंड एक क्या है लॉन्ग है, इधर भी क्या है शॉर्ट एंड लॉन्ग। आपको इधर से कोई सा भी एक लेना आपकी इच्छा है, आइदर यू विल टेक शॉर्ट और आइदर यू विल टेक लॉन्ग, शायद मैंने ले लिया जैसे लॉन्ग तो शॉर्ट को छोड़ दिया। जब आप इधर लॉन्ग होल्ड करते हो तो इधर वाला होल्ड करना है शॉर्ट, और शॉर्ट वाले को इस लॉन्ग वाले के साथ में क्या कर देना है, टाई कर देना है। सो मैंने ये कर दिया इधर टाई, क्लियर। अब बचा दूसरा, इधर वाला लॉन्ग और इधर वाला शॉर्ट, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया इधर टाई। नाउ ये टाई कर देगा कि शॉर्ट को लॉन्ग से शॉर्ट रखने का उसका बेनिफिट या मतलब क्या है। सो दिस इज टोटली फॉर पेशेंट कंफर्ट एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर। लाइक अगर मैं इन दोनों को सेम लेंथ का रखता तो जो मैं टाई करने के बाद जो नोट होती है वो कहां पे होती है, सेंटर में। एंड जब हम स्लिप करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम यही ऐसे ही सोते हैं, अगर ये साइड लाइन भी सोएगा तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट के बीच में गैप रहता है, सो ये नॉट कंप्रेस नहीं होगा और इस पेशेंट को डिस्कंफर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर नॉट पीछे रहेगा तो पेशेंट को क्या होगा, डिस्कंफर्ट एंड प्रेशर की वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पे सोर हो सकता है। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए टाइट नोट जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, साइड ऑफ द नेक, नॉट इन द जस्ट बेक ऑफ द नेक, इट शुड बी ऑन द साइड ऑफ द नेक, ऑन द लेटरल पार्ट ऑफ द नेक, क्लियर। सो दिस इज द वे ऑफ टाइंग ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, आया समझ में, चलो थैंक यू, क्लियर है। सो हर एक पॉइंट जो भी हम पढ़ते हैं या करते हैं वो सबका क्या होता है, मीनिंग होता है, और उसका एक कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पे सीखना है समझना है। चलो इसको हटा दिया, रहने दे, इसके साथ हटा के दिया, ऐसे दे दे। हाँ मैंने अभी कहां तक हो गया था, पीछे वालों का हो गया है? नहीं हुआ, चलो यहीं से पीछे भेज देना वापस। आप लोग उधर से आए नहीं अभी तक, अरे कहाँ छुपा रखा है, कहाँ है ट्यूब, वहां क्या रखा है वो आगे है, कहाँ गया मेरा, हाँ। सो टाई हो गया, ट्यूब टाई, यस। नेक्स्ट असेस फॉर सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा, सो ये वाला हटा दिया मैंने, वर्ड क्या बचा, एम्फाइसीमा। व्हाट इज एम्फाइसीमा, व्हाट इज एम्फाइसीमा, first forming, that is emphyema, it is emphysema, that is over dilation of alveoli, it is known as over dilation of alveoli which is known as emphysema। ये वो नहीं है, मैं अभी सिर्फ इसका मतलब बता रहा हूँ, एम्फाइसीमा का मतलब बता रहा हूँ कि उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब क्या होता है ओवर डायलेशन ऑफ एलुलाई। और जब ओवर डायलेशन होता है तो अपने इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ोगे वैसे इसको डिटेल में, लाइक एक कॉमन क्वेश्चन आता है बैरल चेस्ट, बैरल चेस्ट प्रेजेंट इन विच कंडीशन, बैरल यानी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमीटर लिटिल के बराबर हो जाता है, तो चेस्ट ऐसे राउंड हो जाता है, नॉर्मली विड्थ जो डायमीटर में हम देखें तो ये ज्यादा है कंपेयर टू दिस वन, लेकिन बाद में फिक्स चारों तरफ सेम हो जाता है, इसलिए राउंड शेप हो जाता है, उसको बोलते हैं बैरल चेस्ट जो होता है एम्फाइसीमा में। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा, क्या लिखा हमारे पास यहाँ पे, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। सो होगा क्या देखिए, दिस इज द फर्स्ट लेयर व्हिच इज नोन एज एपिडर्मिस, देन डर्मिस एंड देन सबक्यूटेनियस मेम्ब्रेन, डर्मिस एपिडर्मिस एंड सबक्यूटेनियस तीन मेम्ब्रेन। हमने क्या किया यहाँ पे, बेसिकली द डर्मिस एंड एपिडर्मिस आर अटैच्ड विद बेसमेंट मेम्ब्रेन टाइटली, इसके बीच में होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन जो दोनों क्या करती है टाइटली होल्ड करके रखती है, एंड नॉर्मली इसको डिटेच करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट विद सबक्यूटेनियस मेम्ब्रेन एंड डर्मिस दोनों को डिटेच करना बहुत इजी होता है, क्योंकि ये फैटी मेम्ब्रेन है और ये आपकी डर्मिस मेम्ब्रेन डिफरेंट मेम्ब्रेन है, दोनों को अलग करना बहुत ही इजी हो जाता है, ऐसे बिल्कुल थोड़ा सा कोटरी चलाते ही अलग अलग हो जाती है, लेकिन डर्मिस और एपिडर्मिस अलग करना लगभग बहुत मुश्किल होता है करना। सो जब हम ये जैसे आपका इधर भी ये लेयर है और यहाँ पे क्या आपका स्टोमा, ये ट्रेकियोस्टोमी आपने यहाँ बनाई है, इधर क्या आपका ये स्टोमा, इधर भी आपकी ये मेम्ब्रेन है तीनों, और इधर भी बीच में क्या है यहाँ पे स्टोमा। जब हम स्टोमा क्रिएट करेंगे तो ये दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से चिपकी हुई है टाइटली, बट कभी कभी सम केसेस में क्या होता है कि आप जब बार बार ट्यूब इन एंड आउट होती है और उसकी वजह से जो डर्मिस और जो सबक्यूटेनियस मेम्ब्रेन दोनों के बीच में थोड़ा गैप हो जाता है, अलग अलग हो जाती है, और जब ये दोनों मेम्ब्रेन यहाँ से अलग अलग हो जाएगी तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा उसमें क्या फिल हो जाएगा, एयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा एयर फिल हो जाएगा, और इसी एयर फिल्ड स्पेस को हम क्या बोलेंगे, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। सबक्यूटेनियस मेम्ब्रेन के साथ में फिल हो रहा है इसलिए सबक्यूटेनियस, एंड एयर फिल हो रही है ओवर डायलेट कर रही है उस एरिया को, इसलिए यहाँ पे आप देखोगे पाल्पेट करोगे तो यहाँ पे खुला हुआ लगेगा चारों तरफ, दैट इज सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। जब भी सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा होगा तो इसको हमें कभी भी कंटीन्यूअस रखना नहीं है, नहीं तो ये आपकी मेम्ब्रेन को नेक्रोटाइज कर देगा, यहाँ पे वुंड को नेक्रोटाइज कर देगा, तो हमें इमीडिएटली इसको क्या करना है, ट्रीट करना है। ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, सो जस्ट टेक सिरिंज विद नीडल एंड इसको यहाँ पंक्चर करें और एयर को क्या करें, सक कर ले वापस, दोनों पास पास में और ठीक हो जाए, कुछ भी नहीं करना, सिंपली जैसे इंजेक्शन लगाते हैं आईएम इंजेक्शन वैसे नीडल डालनी है, एयर को सक करना है, वो दोनों वापस पास हो जाएंगे। दिस इज द मैनेजमेंट फॉर सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। नेक्स्ट द लास्ट केयर फॉर ट्रेकियोस्टोमी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट केयर व्हिच इज सक्शनिंग। हो गया, यस, क्या, हाँ। ट्रेकियोस्टोमी जो ड्रेसिंग अगर बात करें, नॉर्मली मैंने बताया जो हम बिटाडिन ड्रेसिंग को सिर्फ 3 to 5 डेज करते हैं, उसके बाद बिटाडिन ड्रेसिंग नहीं करना होता है, हम सिंपली क्या करते हैं प्री कट गोज लगाते हैं। वो प्री कट गोज लगाने का पर्पस है कि अगर कोई भी सिक्रेशंस आता है तो उसको क्या कर लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा। सो इसका कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन में गोज को चेंज करना है, जैसे ही गोज आपको जो क्लीन है उससे डर्टी हो जाता है इमीडिएटली क्या करना है, चेंज करना है। ये लाइक आपके जो सीवी प्लांट ड्रेसेस और टेगाडम है या फिर केलना टेगाडम है या अदर कोई ऐसा, तो वैसा कोई ये नहीं है, इट्स जस्ट गोज जो आपको एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। मे बी पॉसिबल पेशेंट को आप बहुत अच्छे से सक्शनिंग कर रहे हैं तो कोई भी सिक्रेशंस नहीं आएगा, तो आपका गोज 10 दिन तक भी चल सकता है, और मे बी पॉसिबल आप सक्शन नहीं कर रहे तो उसको दिन में 10 बार भी चेंज करना पड़ सकता है, वो आप पे डिपेंड करेगा, चेंज करो या नहीं करो, बट पेशेंट को नीड हो सकती है वहां पे। सो इसका कोई टाइमलाइन नहीं होता। नेक्स्ट सक्शनिंग, तो पहला क्वेश्चन आता है सक्शनिंग इज असेप्टिक प्रोसीजर, असेप्टिक मींस स्टेराइल, कभी भी आपको सेप्टिक तरीके से या क्लीन तरीके से सक्शनिंग नहीं करना है, बट
असेप्सिस जो मेंटेन हम कर सकते हैं, असेप्टिक प्रोसीजर हो सकता है वो सिर्फ हॉस्पिटल लेवल पे या हेल्थ केयर वर्कर ही कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पेशेंट को आप डिस्चार्ज करें घर पे, अब पेशेंट सेल्फ सक्शनिंग करेगा तो पेशेंट विल नॉट मेंटेन द असेप्सिस, सो उसके ऊपर हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ये सिर्फ हमारे लिए है या हॉस्पिटल में है कि हॉस्पिटल में है तो सक्शनिंग कैसा होना चाहिए, असेप्टिक होना चाहिए, कभी भी आपको क्लीन प्रोसीजर यूज नहीं करना। सो सक्शन द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब यूजिंग स्टेराइल टेक्निक और असेप्टिक टेक्निक, कभी भी इसके अंदर आपको क्लीन टेक्निक यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब हम सक्शनिंग की बात करते हैं तो देयर इज नो प्री डिफाइंड टाइम फॉर सक्शनिंग, कि कितने टाइम में सक्शनिंग करनी, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, नो। सक्शनिंग शुड बी परफॉर्म्ड व्हेन पेशेंट नीडेड और व्हेन पेशेंट रिक्वायर्ड, जब भी पेशेंट को चाहिए आपको क्या करना पड़ेगा, सक्शन। लाइक इन सम केसेस पेशेंट इज हैविंग एक्सेसिव सिक्रेशंस, यू सक्शन द पेशेंट फॉर एवरी 5 मिनट और एवरी 10 मिनट्स। इन सम केसेस लेस सिक्रेशंस यू विल गो फॉर 1 आवर, कि 1 आवर में सिक्रेशंस आ रहे तो मैं 1 आवर में करो। एंड इन सम केसेस यू नीड वंस इन अ शिफ्ट, सक्शनिंग रिक्वायर्ड फॉर वंस इन अ शिफ्ट, तो वो डिपेंड करेगा सिक्रेशंस के ऊपर, उसका कोई डिफाइंड टाइम नहीं होता है। बट ड्यूरेशन फॉर सक्शन फॉर वन प्रोसीजर, एक बार सक्शन करने के लिए जो ड्यूरेशन होता है वो फिक्स होता है, आप सक्शन की दर को डाल के कितने टाइम तक सक्शन करोगे वो फिक्स होता है। एंड इट शुड बी लेस देन 10 सेकंड फॉर एवरी सक्शनिंग, जितनी बार आप करोगे सब में टाइम कितना होना चाहिए, लेस देन 10 सेकंड। सो नेक्स्ट इज यूज अ स्टेराइल कैथेटर ईच टाइम द क्लाइंट इज सक्शन। सो इसमें भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, कंफ्यूजन हो जाता है जब हम देखते पढ़ते हैं, जब आप सक्शनिंग कर रहे हैं, कैथेटर डाल के सक्शनिंग कर रहे हैं पेशेंट का, और हमें पता है कि सक्शनिंग कितने टाइम तक करनी है, लेस देन 10 सेकंड। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि आपका सारा, अगर पेशेंट इज हैविंग एक्सेसिव सिक्रेशंस तो आप 10 सेकंड में उसको आउट कर देंगे, क्या पॉसिबल है? यस और नो? ये भी हो सकता है भाई सिक्रेशंस 10 सेकंड में बाहर नहीं आएंगे, तो क्या करेंगे, 15 सेकंड कर लेंगे, 20 सेकंड कर लेंगे, हम कैथेटर को तुरंत क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। अब अभी भी क्या है अंदर, सिक्रेशंस प्रेजेंट, मतलब आपको फिर से सक्शन करना पड़ेगा। लेकिन जो ये स्टेटमेंट लिखा है उसका मीनिंग हम समझ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं दो वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक होता है ईच टाइम और एक होता है ईच इंसर्शन। सो मैंने जो एग्जांपल दिया कि इफ द पेशेंट इज हैविंग excessive secretions then you need to insert the catheter for 2 time 3 time और 4 time, एक टाइम पे सक्शन करने में। जैसे आप सुबह 10 बजे गए सक्शन करने, आपने कैथेटर डाला, 10 सेकंड पूरे हो गए पहली बार में, लेकिन सक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, कैथेटर को आउट कर देंगे, उसके बाद पेशेंट को हाइपरवेंटिलेट करेंगे विद 100% ऑक्सीजन एंड देन गो फॉर द सेकंड टाइम, दूसरी बार वापस आएंगे, सो आप क्या करोगे, सेकंड टाइम सक्शनिंग करोगे। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी सिक्रेशंस कंप्लीट नहीं हुए तो दूसरी बार करने के बाद फिर हाइपरवेंटिलेट करेंगे, देन उसके बाद फिर हम क्या डालेंगे, सक्शन के डाल के थर्ड टाइम क्या करेंगे, सक्शन करेंगे। सो आप 10 बजे जब सक्शनिंग करने के तो आपने कैथेटर कितनी बार इंसर्ट किया, 3 बार। अब क्वेश्चन ये है कि आप कितने सक्शन कैथेटर यूज करोगे, 3 कैथेटर और 1 कैथेटर। सो बस यही आपको समझना है जो इस लाइन का मीनिंग है। जब आप एक सिंगल टाइम सक्शनिंग करने जाते हो और आपको मल्टीपल टाइम सक्शनिंग करनी पड़ रही है एक ही बार में, तो वहां पे सेम कैथेटर यूज करना है, नो नीड टू चेंज द कैथेटर फॉर द सेम टाइम। आप 3 बार कर रहे हैं तो तीनों बार वो सेम कैथेटर यूज करेंगे, जस्ट आप जब भी इंसर्ट करके निकालोगे तो उसको एक बार नॉर्मल सलाइन में डिप करके क्लीन करेंगे और वापस हाइपरवेंटिलेट करके सक्शन करेंगे। लेकिन 10 बजे हो गया कंप्लीट, अब आप गए वापस सक्शन करने 12 बजे 12 पीएम आफ्टर 2 आवर्स। सो अब आपका जो सक्शन है वो दूसरे दिन में सेकंड टाइम हो गया, इट इज नॉट सेकंड इंसर्शन, इट इज सेकंड टाइम। सो दूसरी बार जब आप जाएंगे सेकंड टाइम तो वहां पे आपको फिर से क्या लेना है, न्यू कैथेटर लेना है, पहले वाले को उसके कवर में डाल के ऐसे लगा के नहीं रखना उधर और उसी को निकाल के वापस डाल के करके वापस आ गया। आपने जो पहली बार सक्शन किया 10 एम, उस टाइम आपने जो कैथेटर लिया उसको यूज करना है 3 टाइम, 4 टाइम, जितनी बार आपको करना है, एंड उसको डिस्कार्ड कर देना है इमीडिएट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सक्शनिंग। सेकंड थिंग, द सलाइन बोतल कब तक यूज करोगे, फॉर लाइक 10 बजे आपने सक्शनिंग करने गए, आपने एक बोतल ओपन करके रखा, आपने उसमें सक्शन किया और उसमें सलाइन बच गया, 500 ml का बोतल था, 100 ml यूज हुआ, 400 ml बच गया। अब आप 12 बजे वापस जाओगे तो क्या करेंगे, use the bottle for 1 day 24 hours or only for 1 time or 5 time or 12 hours or 6 hours है, रखना है, सिंगल टाइम यूज करना है। सो द प्रिंसिपल इज ऑलवेज ओपन द 100 ml बोतल ओनली, नॉट द 500 ml बोतल। सिर्फ 100 ml बोतल यूज करना है और उसको एक टाइम पे सक्शनिंग करके कंप्लीटली एम्प्टी करके डिस्कार्ड करना है, उसको रखना नहीं है 500 ml खोल के रख दिया पूरे दिन चल जाएगी आराम से मस्त। जब कैथेटर उसमें इंसर्ट करेंगे तो सिक्रेशंस उसके अंदर चले जाएंगे और वो सिक्रेशंस बैक्टीरियल ग्रोथ करेंगे और उसी में अगली बार डालोगे तो बैक्टीरिया सीधा पेशेंट के अंदर जाएंगे और पेशेंट को निमोनिया करेंगे। सो ऑलवेज यूज द this saline bottle only one bottle for one time suctioning and always open the 100 ml bottle। 500 ml बहुत ज्यादा होता है, वो यूज नहीं आएगा और उसको बार-बार डिस्कार्ड भी हम करेंगे तो पेशेंट पे कॉस्ट ज्यादा लगेगा। तो बोतल कौन सा ओपन करना है, 100 ml। तो ये क्लियर हो गया, हर टाइम नया कैथेटर यूज करना है, डिस्कार्ड कर देना पहले वाले को, एक बार में अगर आपको 3 टाइम इंसर्ट करना पड़ रहा है तो उसको चेंज नहीं करना है, लेकिन जब भी टाइम चेंज होगा तब आपको कैथेटर क्या करना है, चेंज करना है। तो ये जो मैंने मीनिंग लिखा, अगर क्वेश्चन में आता है कि यूज एज स्टेराइल कैथेटर ईच इंसर्शन द क्लाइंट इज सक्शन, तो क्या बोलोगे, स्टेटमेंट क्या है, नहीं समझ आया, ये मैं हटा देता हूं। दो स्टेटमेंट है यहाँ पे, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि यूज एज स्टेराइल कैथेटर ईच टाइम द क्लाइंट इज सक्शन, करेक्ट है, यस और नो? दूसरा स्टेटमेंट, यूज एज स्टेराइल कैथेटर ईच इंसर्शन द क्लाइंट इज सक्शन, ये मैंने हटा दिया, ईच टाइम की जगह क्या है यहाँ पे, ईच इंसर्शन। अब ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है? सो ईच इंसर्शन का मतलब हो गया कि एक बार जब हम सक्शन करें तो बार-बार इंसर्ट करते टाइम उसमें भी क्या लेना है, नया कैथेटर, वो गलत स्टेटमेंट है, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें हमें नहीं लेना है यूज द सेम कैथेटर फॉर ईच इंसर्शन बट यूज द न्यू कैथेटर फॉर ईच टाइम ऑफ द पेशेंट सक्शन। सो दिस इज द स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इनिशिएट सक्शन। ओके, यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना है कि जब हम सक्शनिंग कर रहे हैं तो टाइम जो है 10 सेकंड लिमिटेड क्यों है, व्हाई द टाइम इज ओनली फॉर 10 सेकंड, व्हाई नॉट मोर देन 10 सेकंड? सो द मेजर प्रॉब्लम इज हाइपोक्सिया।
अगर आप बात करें सक्शनिंग की, तो सक्शनिंग इज अ टाइप ऑफ नेगेटिव प्रेशर सिस्टम। नेगेटिव प्रेशर का मतलब ये एयर को सक करता है। जब आप कैथेटर इंसर्ट करोगे लंग्स के अंदर, तो लंग्स के अंदर जो एयर होगी उसको क्या करेगा, कैथेटर सक कर लेगा, और जब एयर को सक करेगा तो बॉडी के अंदर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, और उससे क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया। सो हमें लंबे टाइम तक कैथेटर नहीं रखना, नहीं तो अंदर सारी एयर खत्म हो जाएगी। इवन जो रेजिडुअल वॉल्यूम था वो भी आप खींच दोगे सारा, और को कोलैप्स कर दोगे, पेशेंट को हाइड्रोलैक्टोसिस हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। इसलिए हमें लॉन्ग टाइम तक सक्शन नहीं करना। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इनिशिएट द सक्शन एज कैथेटर इज बीइंग विथड्रॉन। मतलब इंसर्ट करते टाइम कैथेटर में प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, कैथेटर को निकालते टाइम प्रेशर अप्लाई करना है। व्हाई? व्हाई? दोनों टाइम एयर को खींचेगा, अंदर जा रहा तो भी खींचेगा, बाहर आ रहा तो भी खींचेगा, डबल एयर खींच देगा। सो पीछे जो जिसने किसी ने बोला इंजरी, जब हम बात करें यहाँ पे, ये कैथेटर है, इसके ऊपर अभी प्रेशर अप्लाइड, नेगेटिव प्रेशर लगा रखा है, और मैंने इसको डाला ट्रेकिया में। जैसे मैं इसको ट्रेकिया में इंसर्ट करूंगा, ये ऐसा तो नहीं कैसे सीधा बीच में जाएगा कैविटी में। जैसे आप इंसर्ट करोगे, वॉल पे क्या करेगा, स्टक होगा, और जब स्टक होगा तो इसके अंदर क्या, नेगेटिव प्रेशर है, और ये उस म्यूकोजा को क्या करेगा, सक करेगा। जैसे वैक्यूम क्लीनर सक करता है ना, हाथ लगा देगा वैक्यूम में आके, वो आपकी स्किन को सक करेगा, वैसे ये कैथेटर क्या करेगा, म्यूकोजा को पुल करेगा, और उसकी वजह से यहाँ टच हुआ तो यहाँ इंजरी हो जाएगी। फिर आप जबरदस्ती अंदर डालोगे, इधर इंजरी, इधर किया तो इधर इंजरी करेगा। सो जब तक आप उसको नीचे तक ले जाओगे, बहुत सारे एरियाज में क्या करेगा, वो इंजरी कर देगा। सो इस इंजरी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्रेशर को जब इंसर्ट करेंगे तब उसको क्या करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमारे पास थंब कंट्रोल आता है, जो आपका यांको सक्शन आता है उसके ऊपर थंब से कंट्रोल आता है। जब आप थंब को अप्लाई करते हैं तो सक्शन लगता है, थंब हटा दोगे तो सक्शन प्रेशर नहीं लगेगा। अगर यांको वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कैथेटर को मोड़ देते हैं, जहां पे लगा हुआ है वहां से क्या करो, बेंड करके इंसर्ट कर देंगे, ताकि आगे प्रेशर नहीं लगेगा। तो आप उसको इंसर्ट करें, जब अप्लाई नहीं करना है, जब आप निकालेंगे तब क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करना है। दिस इज वन। सेकंड थिंग, जब हम कैथेटर को विड्रॉल करेंगे तो उसको हमेशा रोटेटिंग मोशन में विड्रॉल करना है। विड्रॉल करते टाइम रोटेट करते हुए। रोटेशन क्यों करना है, क्योंकि जो कैथेटर का टिप होता है वो टिप किस शेप का होता है, बेवल, याद है बेवल? बेवल यानी ऐसे क्रॉस सेक्शन कट किया होता है। सो इसकी एक सरफेस तो सक्शन नहीं करती है, सक्शन होता है एक साइड से। सो अगर आप इसको सीधा निकालोगे तो सिर्फ एक ही साइड से सक्शन करेगा, इधर वाला रह जाएगा। इसलिए आपको इसको दोनों साइड से घुमाते हुए बाहर निकालना है इन रोटेटिंग मोशन। सो इट विल कंप्लीटली रिमूव द सिक्रेशन, जितने भी सिक्रेशन है सारे बाहर निकाल देगा। एंड थर्ड जो पॉइंट याद रखना है विड्रॉल करते टाइम, एक तो प्रेशर कब अप्लाई करना है विड्रॉल के टाइम, सेकंड विड्रॉल करते टाइम क्या करना है, रोटेटिंग मोशन, घुमाते हुए। थर्ड पॉइंट, जब हम विड्रॉल करते हैं तो प्रेशर आपको हमेशा इंटरमीडिएट लगाना है, इंटरमीडिएट, कंटीन्यूअस प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। इंटरमीडिएट यानी बार बार थंब को लगाएंगे रोकेंगे, थंब को लगाएंगे रोकेंगे। उससे क्या होगा कि आपका जो नेगेटिव सक्शनिंग है वो कम होगा, और एयर जो है वो बाहर कम आएगा। सो निकाले, थोड़ी देर लगाया, फिर रोके, वापस ऊपर निकाला, फिर लगाया, रोके, लगाया, तो उससे क्या होगा, इंजरी भी नहीं होगा, और सक्शन जो है आपका ज्यादा एयर का सक्शन नहीं होगा। तो वो हमें करना है। सो ये हो गया सक्शन द ट्यूब फॉर लेस देन 10 सेकंड्स। लिखिए, वेयर इज द ट्यूब? अरे ट्यूब कहाँ है, इधर वालों ने दी या उधर वालों ने दी? उधर से इधर कैसे आ गई, पता नहीं, दोस्ती है, चलो कोई नहीं, हो गया। नेक्स्ट, चेकिंग द ऑक्सीजन सिचुएशन पोस्ट सक्शनिंग। सो यहाँ पे जब भी हम सक्शनिंग करेंगे तो नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी की हम बात करें तो ऑलवेज रिमेंबर, बिफोर सक्शनिंग एज वेल एज आफ्टर सक्शनिंग वेंटिलेट द पेशेंट विद 100% ऑक्सीजन फॉर 2 मिनट। सक्शन करने से पहले भी हाइपर ऑक्सीजनेट करना है, और सक्शन करने के बाद में भी हाइपर ऑक्सीजनेट करना है। दोनों ही टाइम आपको क्या करना है, हाइपर ऑक्सीजनेट करके ही पेशेंट में क्या करना है, सक्शनिंग आपको जो है करनी है, और उसके एंड होते ही वापस सैचुरेशन आपको चेक करना है। हाइपर ऑक्सीजनेट द क्लाइंट आफ्टर रिमूवल ऑफ द कैथेटर एज वेल एज बिफोर, दोनों ही टाइम लिखना है आपको, बिफोर द सक्शनिंग एज वेल एज आफ्टर द सक्शनिंग। और ये हमने लिख दिया ऑलरेडी, अप्लाई इंटरमिटेंट सक्शन ड्यूरिंग कैथेटर रिमूवल। सो ट्रेकेस्टोमी आज कंप्लीट हो जाएगा, सक्शनिंग भी हो जाएगा, और फिर उसके बाद जब टेस्ट होगा तो आपको ये दो टॉपिक पढ़ने हैं, इतना एडवांस में बता रहा हूँ। द ट्रेकेस्टोमी ट्यूब एंड एंडोट्रेकियल ट्यूब, दो ही टॉपिक है, ज्यादा नहीं इस बार। यस, अरे पढ़ लोगे, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब एंड एंडोट्रेकियल ट्यूब, दोनों के एमसीक्यूज जो है आपके टेस्ट में आएंगे। अप्रोक्सीमेटली नियर बाय 50 एमसीक्यूज जो है आपको मिलेंगे। 50 सर के होंगे, अली सर के 50, दोनों के बराबर क्लास हुई तो दोनों के बराबर क्वेश्चन आएंगे। मैं तो आज फ्राइडे थर्सडे को ही मना कर रहा हूँ कि अगले क्वेश्चन नहीं दूंगा, यानी फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे क्लास कितनी पढ़ाई, 3 दिन, उसके क्वेश्चन बोल रहा हूँ। अब वो भी नहीं पढ़ पाओ फिर मैं क्या कर सकता हूँ, पढ़ लोगे? यस, तो ईटी ट्यूब एंड टीटी ट्यूब दोनों सेम है लगभग। एटी ट्यूब भी होती है, जो टीटी ट्यूब भी होती है, इसको यहाँ से डालते हैं, इसको यहाँ से डालते हैं, बस। तो दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़े, और इस बार आउट ऑफ 50 नंबर सबके आने चाहिए। नेक्स्ट, सक्शनिंग नहीं लिखा, नेक्स्ट इज द सक्शनिंग प्रेशर, ये लिख लिया। सो जब हम प्रेशर की बात करते हैं, सक्शनिंग प्रेशर की, तो आप देखेंगे कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो आपको बोला जाता है कुछ लिमिट होता है, लेकिन जब आप सक्शन जो अपना चेंबर होता है उसमें आप देखोगे तो वहां पे एक मीटर होता है जिसमें नंबर लिखे होते हैं, और नॉब होती है, आप उस नॉब पे नंबर देख के नहीं घुमाते हो, आप देखते कहां तक जा सकती है, फिर हाथ तक देखते थोड़ा और कम आ रहा है, थोड़ा और घुमाओ, जितना घूम सकता है। मींस हम कभी ये नहीं देखते कितना प्रेशर लगा रहे हैं, हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम लगाओ ताकि अंदर से सारी एयर भी बाहर आ जाए, और बाद में करना ही नहीं पड़े सक्शन। यही गुस्सा आता है, बार बार क्या सक्शन, ये बार में सारा निकाल दो। बट हमारे जो मेडिकल साइंस है उसमें हर एक चीज को सोच समझ के बनाया गया, और वो स्पेसिफिकली उनके माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया कि ये कुछ भी बोलेंगे तो करेंगे नहीं। जैसे एक कॉमन ड्रग है जिसका बेस्ट एग्जांपल है वो है मेट्रोनिडाजोल, सुना है? मेट्रोनिडाजोल जो ड्रग है वो एक ऐसी ड्रग है, अगर आपने इस ड्रग को अनडाइल्यूटेड फॉर्म में दिया, अनडाइल्यूटेड का मतलब 10 ml इंजेक्शन में डाइल्यूट करके लगा दिया,
100 ml में मिक्स नहीं किया तो पेशेंट की उस वेन में कंप्लीटली थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस 100% होगा। क्या होगा? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इफ इट इज गिवन अनडाइल्यूटेड। अब जो मेंटल स्टेटस है उसको सोचा, उसको देखा कि यार हम तो ये भी बोलते हैं कि हर एक एंटीबायोटिक को किसमें देना है, डाइल्यूट करके 100 ml में देना, लेकिन ये किसी भी एंटीबायोटिक को नहीं देते। इवन जो पिप्रासिलिन इंजेक्शन आता है उसके साथ तो हम 20 ml का वो देते हैं बड़ा बोतल, उसमें से भी 10 ml निकाल के उसमें डाल के आधे घंटे तक हिला रहे होते हैं, वो फिर भी डाइल्यूट नहीं होती। होती है क्या? क्यों? क्योंकि वो जो पिप्टाज या पिप्रासिलिन जो इंजेक्शन होता है वो ड्रग का जो डाइल्यूशन है वो उसके एमएल जो उसका जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड होता है, ना कि आपके मिक्सिंग करने से। आप उसको 10 ml डाल के 1 घंटा भी लाओगे तो भी नहीं होगी वो, लेकिन आप उसमें 20 ml डाल के उसको सिर्फ 1 मिनट टेबल पर रख दो, ऑटोमेटिकली वो डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि ये कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है? वॉल्यूम के ऊपर। आप 20 ml डालो अपने आप होगा, 10 ml डालो मर भी जाओ तो नहीं होगा, फिर भी उसके साइड में रह जाएगा, बोले छोड़ो इतने में क्या हो रहा है, लोड मेरा पुश करते रहे तो पिचकारी इधर मारते हो कभी उधर मारते हो, वाइल में इधर मारते हैं, वो ग्लोब्यूल अंदर घूमता रहता है, पर डाइल्यूट होता नहीं है। सो इसीलिए मेट्रोनिडाजोल के साथ में क्या हुआ कि यार बोला ये उसको डाइल्यूट नहीं करते तो इसको भी करने के चांसेस बहुत ही कम है, और इसी वजह से मेट्रोनिडाजोल ड्रग जो है कभी भी पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन नहीं दिया गया, ऑलरेडी प्री डाइल्यूटेड फॉर्म में मिलती है 100 ml में, ताकि आप गलती चाहो तो भी नहीं कर सको, अगर कर दी तो बेचारा पेशेंट सफर करेगा। इसीलिए यहाँ पे भी यही था कि सक्शन हमारा चेंबर जो था उसमें 350 400 450 500 ऐसे लिखा होता है एमएम ऑफ एचजी, और हमारी नोट सीधी 500 पे जाती है लास्ट में, इधर लगाओ। सो आगे जब इंस्ट्रक्शन दिए गए तो उनको क्या बोला गया कि जो सप्लाईज होती है, यस, जो सप्लाईज होती है सक्शन के लिए होता है येलो कलर इज फॉर सक्शन पाइप, तो जो सेंट्रल जहां से भी सक्शन अपनी सप्लाई होती है उसके अंदर जो नीचे जैसे घर पे ऊपर जैसे ऊपर टैंक लगाया हुआ है पानी का और नीचे आपको टेप दिए हुए हैं, सो अगर हम ऊपर वाला जो बड़ा जो मेन कंट्रोलर है जो टेप के जस्ट पास में लगाया हुआ जिससे पानी ऑन एंड ऑफ होता है उसको मैं सिर्फ 10% ही ओपन करूं, फिर आप नीचे टेप को जाए कितना ही ओपन कर लो, क्या पानी आएगा? बिल्कुल धीरे धीरे पानी आएगा। फुल स्पीड में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाले को ओपन करना पड़ेगा। सो जो सप्लाईज होती है नेगेटिव प्रेशर की, वहां से वो प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर 150 mm ऑफ एचजी ओपन करते हैं। अब आप चाहे उसको 500 mm एचजी पे ओपन कर दोगे तो भी प्रेशर कितना आएगा? 150 mm ऑफ एचजी, क्योंकि उनको पता है कि ये मानने वाले नहीं। सो ये प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, मैक्सिमम प्रेशर कितना अप्लाई कर सकते हैं? 150 mm ऑफ एचजी से ज्यादा प्रेशर किसी भी कंडीशन में पेशेंट के लंग्स में अप्लाई नहीं करना, नहीं तो एलवाइज आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी बाप। सो सक्शन प्रेशर यहाँ पे लिखा हुआ है। सक्शन जो है दो टाइप के होते हैं, एक जो सेंट्रल सप्लाई पाइपलाइन के साथ में वॉल सक्शन होता है, और एक आपका इलेक्ट्रिक मशीन वाला जो पोर्टेबल सक्शन होता है। दोनों में प्रेशर का डिफरेंसेस होता है। जो वॉल सक्शन है उसका प्रेशर कम होता है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक मशीन वाला सक्शन होता है उसका प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए दोनों की वैल्यूज अलग अलग होती है, रीडिंग या दोनों का जो लिमिट है वो अलग अलग होता है। सो पहले वॉल सक्शन एडल्ट 100 to 120, 80 to 100, 60 to 80 और 40 to 60। तो सिंपल है, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 20 को इंक्रीज करते जाना है एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। और मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं? 150 mm ऑफ एचजी से ज्यादा किसी कंडीशन में अप्लाई नहीं करना। सो मैक्सिमम प्रेशर अप टू 150 mm ऑफ एचजी। लेकिन अगर हम इस मशीन की बात करें तो ये मशीन जो है वो डायरेक्ट प्रेशर देती है, ये डायरेक्ट नहीं आता है। ये प्रेशर आपके पहले उस पाइपलाइन में आएगा, फिर उसके थ्रू जो आपका जो हम क्या लगाते हैं, जो वाल पोर्ट लगाते हैं उसमें लगाएंगे, फिर उसके थ्रू अलग चेंबर में जाएगा, फिर वो नीचे वाले चेंबर में जाएगा, वहां से आपको मिलेगा, तो बहुत घूम के आता है। सो इसलिए डिफरेंसेस होता है। डायरेक्ट प्रेशर है तो उसमें हम 10 to 15 mm ऑफ एचजी फॉर एडल्ट, चाइल्ड के लिए 5 to 10, इन्फेंट के लिए 2 to 2.5 2 to 5 mm ऑफ एचजी प्रेशर हम यहाँ पे यूज करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन सक्शन प्रेशर इन मशीन और इन वॉल। वो करें लिखिए। सो द मैक्सिमम प्रेशर शुड बी, मैक्सिमम इज अप टू 150, उससे हाई प्रेशर कभी भी आपको अप्लाई नहीं करना है। वो करें आगे। सक्शन रेट, सो ये इस तरह का आपको देखने को मिलता है। वन इज द येलो जो आपको दिख रहा है, दिस इज द वॉल सक्शन, और वो भी येलो ही होता है, पर पोर्टेबल मशीन है, इलेक्ट्रिक डिवाइस, डायरेक्ट प्रेशर देती है, इसलिए उसमें लो प्रेशर और इसमें घूम के पूरा इतना आता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या देते हैं, हाई प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। सो अगर पिक्चर आता है तो आइडेंटिफाई कर लोगे। नेक्स्ट, दिस इज द सक्शन टाइप, इसको हम क्या बोलते हैं? यांगकोर सक्शन, डिस्पोजेबल सक्शन होता है ये, और ये है यांगकोर सक्शन। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे एक पोर्ट होता है जो कटा हुआ रहता है, उसमें आप थंब लगा के प्रेशर को क्या कर सकते हैं, अप्लाई करते हैं और बंद कर सकते हैं। सो दिस इज द यांगकोर सक्शन। नेक्स्ट इज, ये तो हो गया ना, इसको क्या लिखना है? स्पेलिंग लिखना है। एक क्वेश्चन है एग्जाम में कि सक्शन जो कैथेटर होता है वो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? हाउ टू सक्शन कैथेटर सेलेक्ट, कैसे करोगे? सो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज साइज ऑफ ट्यूब, either tracheostomy or either AT tube, just multiply with 2, that is the size of suction catheter. Like if you are using a 6 mm of tube, multiply with 2, 12 inches the size of catheter. If you are using 7, then 14 will be the size of catheter. It's just
आइडिया लगाने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। और अदरवाइज कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग आपको आता है, पता है सक्शन कैथेटर, कैथेटर विद कलर, नहीं पता? पता है? सो जितने भी ट्यूब जिनकी साइज फ्रेंच में आती है सबका कलर एंड साइज सेम होता है। लाइक कैथेटर हो, सक्शन कैथेटर, या फिर आपका फीडिंग ट्यूब हो, जिनकी साइज क्या होती है फ्रेंच में होती है, पुलिस कैथेटर हो, ये सब क्या होते हैं सेम साइज के होते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, या तो ये वापस आ गया सेम वही चीज। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सक्शन कैथेटर एंड मल्टीप्लाई ईटी और टीटी दोनों ही हो सकता है। अभी हम टीटी पढ़ रहे हैं तो टीटी लिख दो आप, ईटी है तो ईटी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हैं। और फ्रेंच का मैंने डिफरेंसेस बता दिया था पहले, फ्रेंच इज फॉर आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर। और फ्रेंच और एमएम में डिफरेंस, 1 फ्रेंच इज इक्वल टू 0.33 mm और 1 mm is equal to 3 French. We have the smallest catheter that is 6 French, that is light green color, light green का आता है जो 6 नंबर का आता है। एंड उसके अलावा जो लार्जेस्ट है हमारे पास होता है 18, 18 होता है, that is red जो आप यूज करते हैं। देन उसके बाद 6 के बाद 8, that is blue, 10 black, 12 white, 14 green, 16 orange and 18 red। याद है सबको? नहीं सर आपको याद है बहुत है, तो मुझे तो याद रखना नहीं वैसे, बट बेसिकली ये डेली लाइफ में जब हम यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। लाइक हम जो हम वेरियस जो ड्रेन आते हैं हमारे पास, जो स्पेसिफिकली जो हिमोविक ड्रेन आते हैं वो भी फ्रेंच में आते हैं, तो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। और हमें वो या 14 फ्रेंच का लेके आओ तो हमें पता है ग्रीन लेकर आना है, या 16 लाओ तो ऑरेंज लेके आना है, 12 बोला तो व्हाइट लाना है, 10 बोला तो ब्लैक, से ऑटोमेटिक वो बेसिक में हो जाता है। आपका भी हो जाएगा जब आप इसको फ्रीक्वेंटली पढ़ाई करोगे, यूज तो हॉस्पिटल जाओगे तब करोगे। सो दिस इज द कलर एंड साइज। तो 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 यहाँ तक बहुत है हमारे लिए, ये नीचे वाला ज्यादा नहीं जाना, इतना लंबा आगे नहीं जाना है। अगर हम यूजेस की बात करें इनका कहाँ कौन से ग्रुप में ये यूज होते हैं, तो आपको यही तक लिखना है। ये कैथेटर तो आपके हॉस्पिटल में मिलेंगे भी नहीं, आपको नहीं आता है, हॉस्पिटल में नहीं होता है। और ये कैथेटर की साइज है, फ्रेंच की साइज है कि फ्रेंच में अगर कोई कैथेटर आता है तो इस कलर का आएगा, बट सक्शन कैथेटर 18 से बड़ा नहीं आता है। 6 और 8 जो है वो हम यूज करते हैं जो हमारे न्यूनेट इन्फेंट होते हैं उनमें। 6, 8 ये ग्रुप किसका लिए है? न्यूनेट, नियोनेट एंड इन्फेंट। देन जो आपका ये 8 टू 10 जो आता है उसकी अगर हम बात करें तो ये हम यूज करते हैं चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर 8 टू 10, और 10 टू 12 और 14 टू 16। सो 10 से लेके 16 तक हम किसमें जा सकते हैं? एडल्ट के अंदर, अलग अलग इस ग्रुप में। अगर मोस्ट कॉमन कैथेटर आपसे पूछे तो यूज एडल्ट में ग्रीन, ग्रीन इज द कॉमन कैथेटर जो हम यूज करते हैं एडल्ट में। बाकी अगर ट्यूब का साइज दे दिया और पूछ लिया तो आप उसको जस्ट क्या कर दो, डबल। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आ गया कि पेशेंट इज हैविंग ट्यूब साइज 7.5 mm, देन व्हिच साइज ऑफ कैथेटर यू विल यूज? सो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 15, और 15 का कैथेटर नहीं होता है फिर। सो ऑलवेज गो विद स्मॉलर साइज, नॉट विद बिगर साइज। अगर बड़ी साइज के साथ जाओगे तो ट्यूब फिक्स ब्लॉक हो जाएगी, इसलिए हम नीचे वाला लेंगे, ऊपर वाला देखेंगे। सो दिस इज द साइज ऑफ कैथेटर एंड देयर कलर कोडिंग। हो गया? नेक्स्ट। अरे वो करें 6 टू 8 फॉर द पीडियाट्रिक, 8 टू 10 फॉर द चिल्ड्रन, 10 और 10 से बड़ा जो भी कैथेटर है वो सारा किसके लिए है? एडल्ट के लिए। और मोस्ट कॉमन इज 14 फॉर एडल्ट के लिए पूछते हैं तो 14 हम मोस्ट कॉमनली ग्रीन यूज करते हैं। हो गया? वो करें? अरे इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? लो, दिस इज फॉर न्यूबॉर्न, दिस इज फॉर इन्फेंट, दिस इज फॉर स्मॉल चाइल्ड, दिस इज फॉर लार्ज चाइल्ड। कितना क्लासिफिकेशन चाहिए आपको? अरे बच्चे होते हैं। हाँ, स्मॉल चाइल्ड, लार्ज चाइल्ड, दिस इज फॉर एडल्ट। एडल्ट में भी अगर थिन सिक्रेशन है तो यूज करना है ग्रीन, एडल्ट जिसमें क्या है थिक सिक्रेशन है तो क्या यूज करना है? 16 नंबर। लो ये यूज करते हैं, इसके अलावा 6 के अलावा कोई यूज नहीं करता है। 18 हम यूज नहीं करते हैं, बहुत बड़ा होता है, इतनी बड़ी ट्यूब 9 नंबर की ट्यूब नहीं डालते। नेक्स्ट, सक्शन जनरेटर हो गया, दो बार आ गया, दो बार थोड़ा पढ़ना है, सब कुछ डबल डबल आ रहा है। टॉपिक हो गया एंड, नेक्स्ट टॉपिक। सो दिस इज द एंड ऑफ ईटी ट्यूब एंड ट्रेकोस्टोमी ट्यूब। बंद नहीं करना है जब तक मैं मना नहीं करूं। नेक्स्ट जो है वो क्या पढ़ेंगे हम? दैट इज लेरिंगोस्कोप एंड लेरिंगोस्कोपी, लेरिंगोस्कोप एंड लेरिंगोस्कोपी। सो साइलेंट हो जाओ पहले तो, मेरे को ना तो पीपीटी चाहिए होती है और ना ही आपकी बातें। अगर बातें करोगे तो फिर मैं स्टार्ट हो जाऊंगा अभी। सो पहले तो ट्यूब कहाँ है, किसके बैग में? देख ली? और कहाँ है? अरे कहाँ है भाई इधर वाली? देख ली? तो इनको दे देना, वो पड़ी आपकी टेबल पे। हाँ वो इनको दे देना, कल वापस दिखा देंगे, यही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। दूसरा, लेरिंगोस्कोप क्या है, कैसे हम इनको यूज करते हैं? मैं लेरिंगोस्कोप लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, आपको दिखाने के लिए हाउ टू हैंडल, हाउ टू यूज। मैं यहाँ बुला के दिखाऊंगा, आपको नहीं दूंगा लेरिंगोस्कोप कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है। जिन्होंने पहले डेमोस्ट्रेशन में पढ़ा है उन्होंने देखा होगा और उन्होंने यूज भी किया होगा, जिन्होंने नहीं किया उनको मैं नेक्स्ट जो कल हम क्लास पढ़ेंगे उसमें दिखाएंगे और डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।
पूछ सकते हैं? कोई डाउट्स नहीं? सीआरई एग्जाम भी आई थिंक अभी होने वाला है। सेंटर आई थिंक ऑलरेडी आ चुका है। सिटी जो है वो पता चल गई भी कहाँ सेंटर होगा आपका, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टिकट बुक कर ले। जोधपुर में है एग्जाम? यहाँ मिला सेंटर? नहीं मिला? सो कोई नहीं, यहाँ नहीं मिला तो आसपास कहीं मिला होगा, जयपुर या और कहीं पे। तो अपना बेस्ट दे और कोशिश करें कि इसी में सेलेक्ट हो जाए तो हमें नॉर्थ की रिक्वायरमेंट ही ना हो, है ना। ये भी नॉर्थ का ही भाई बहन है, ज्यादा अलग नहीं है, सेम ही है। दिल्ली एम्स का मतलब सब सेम ही है। स्टार्ट करें? तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अबाउट द लेरिंगोस्कोप। जानते हो लेरिंगोस्कोप? उसको निकाल के वापस लगा, ये तो चालू होने आ रही है। तो लगा दो इसको, नहीं इसको इसको वेट तो ब्लू लाइट नहीं आती, रेड आती है ना आई थिंक। अच्छा तो यही नहीं चल रहा है, ओके इसको निकाल के वापस लगाना पड़ेगा। वापस लगाओ इसको, होने दो, रुको आप भी लगाओ। आगे पहुंच गया क्या? अरे इतनी बातें किस बात की है? 1 मिनट साइलेंट नहीं रह सकते हैं? 24 आवर्स यही रहते हो, बातें करते हो, कम से कम 4 घंटे तो साइलेंट रह लिया करो। इतनी बातें, इतना पता नहीं क्या बातें होती है, क्या करते हैं इतनी बातें। लाइक जब मोबाइल फोन पे फोन आता है ना, 2 मिनट बाद, हाँ 2 मिनट स्टार्टिंग में क्या क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या खाया ये खाया, बस अब क्या बोले। उसके बाद सोचना पड़ता है क्या बोले। अब सुबह में गया, स्क्रब हुआ, 2 बजे खत्म हुआ, मैं यहाँ पहुंचा, 3 बजे क्लास स्टार्ट करी, 7:30 बजे खत्म किया, घर गया, खाना खाया, सो गया, वापस उठाइए, ये 10 काम के अलावा कुछ किया नहीं। इनको बोलने में 10 मिनट नहीं लगेंगे, फिर क्या बात करें। आप लोगों को बिठा देना तो 24 आवर भी कम पड़ जाएंगे। पता नहीं क्या ऐसी बातें करते, क्या बातें करते हो है? सो आप लोग लेडीज ग्रुप में नहीं हो अभी, अभी आप यंगस्टर हो, उस ग्रुप में एड मत हो अपने आप को। वो किसके लिए है? जो गृहिणी है, जो होम मिनिस्टर है, जो, समझ गए ना, हाउस वाइफ कैटेगरी। आप लोग हाउस वाइफ नहीं हो, आप लोग नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले हो, हाउस वाइफ नहीं होने वाले हो। तो अपने आप को थोड़ा डिफरेंट रखो, कैटेगरी चेंज करो, है पूरे दिन भर बातें बातें, 1 मिनट कुछ किया नहीं, बातें स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं पूछता हूँ कुछ डाउट, कुछ बात नहीं, वो कुछ नहीं, हम तो बातें कर लेंगे। तो इसलिए अपना कंट्रोल रखो थोड़ी बातें करने पे, और पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। यस और नो? अपनी एनर्जी को राइट जगह पे लगानी है, बातें करने से एनर्जी वेस्ट होती है। लाइक आप लोग तो मेरे से कभी बाहर पर्सनली मिले नहीं होंगे, बट मैं कभी किसी से बात नहीं करता हूँ हॉस्पिटल में, या किसी से बात नहीं करता हूँ मैं। आई एम डिफरेंट पर्सन, वो बाहर जाते हुए आग वो लोग यहाँ बैठे तो सोचेंगे ये कौन आदमी आ गया, और वहां जाने के बाद मैं अलग हो जाता हूँ। सिर्फ एक गुड मॉर्निंग जो है वो विश करना है, यस वो गुड मॉर्निंग करते हैं, उसके बाद किसी से बात नहीं करता। क्यों करनी है, मेरा एनर्जी क्यों वेस्ट करना है, मुझे यहाँ के बोलना है ना 4 घंटे, वहां बोलूंगा फिर यहाँ कैसे बोलूंगा। सो वहां एनर्जी वेस्ट नहीं करते, यहाँ के करता हूँ, वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, वहां वेस्ट नहीं करता हूँ, यहाँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ, वहां वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को बिठा दे तो आप वेस्ट ही करोगे, बस कोई मतलब की बात नहीं करोगे, कुछ भी बोलते रहोगे, बोल। चले स्टार्ट करें लेरिंगोस्कोपी। तो हमने ईटी ट्यूब डालना सीखा था, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। जब ईटी इंट्यूबेशन की बात करें तो एंडोट्रेकियल ट्यूब कहां डाली जाती है? ट्रेकिया में। ईटी ट्यूब किसमें डालते हैं? ट्रेकिया में। और ट्रेकिया के टॉप जो सबसे पहले ओपनिंग होती है वो क्या होती है? यही होता है सबसे पहले, लैरिंग्स टॉप पे बैठा है। सो आपको लैरिंग्स और इसोफेगस की जो ओपनिंग है उसको डिफरेंशिएट करना है ट्यूब डालने से पहले, एंड उसके लिए आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। विजुलाइजेशन करने के लिए जब आप देखते हैं मुंह में तो बीच में आ जाती है टंग, बीच में कौन आती है? स्पेसिफिकली जब हम पेशेंट को रिलैक्सेशन देते हैं तो उस टाइम ये टंग भी पूरी तरह से रिलैक्स होकर फोल्ड हो जाती है, टंग फोल्ड हो जाता है, और पूरी ओरल जो आपकी ओपनिंग है उसको कवर कर लेती है, कुछ भी विजिबल नहीं होता। अब उसको विजुलाइज करने के लिए आपको टंग को स्लिप करना है, साइड में करना है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? लैरिंगोस्कोप, जो आज हम बात करेंगे यहाँ पे। सो लैरिंगोस्कोप, और उसके थ्रू जब हम लैरिंग्स को विजुलाइज करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लैरिंगोस्कोपी। सो विजुलाइजेशन ऑफ लैरिंग्स और एपिग्लोटिस और ग्लोटिस, दैट इज नोन एज लैरिंगोस्कोपी। सो व्हाट इज लैरिंगोस्कोपी? तो लैरिंगोस्कोप इज यूज्ड फॉर विजुलाइजिंग द ग्लोटिस। ग्लोटिस को देखने के लिए हम यूज करते हैं क्या? लैरिंगोस्कोप, ग्लोटिस, या और क्या लिख सकते हैं अदर वर्ड में? लैरिंग्स। दिस प्रोसीजर ऑफ विजुअलाइजेशन इज नोन एज लेरिंगोस्कोपी। तो देखने वाले प्रोसीजर का नाम है लेरिंगोस्कोपी, और जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसका नाम है लेरिंगोस्कोप। अगर हम लेरिंगोस्कोप की बात करें, इसके पार्ट्स की बात करें, तो कितने पार्ट्स होते हैं इसके? पार्ट्स। तो बेसिकली इसके 2 पार्ट होते हैं, वन इज द ब्लेड एंड सेकंड वन इज हैंडल। ब्लेड और हैंडल, बेसिकली देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ए लेरिंगोस्कोप, वन इज द ब्लेड एंड सेकंड वन इज द हैंडल। जो ब्लेड है इसका काम है टंग को लिफ्ट करना, लिफ्ट द टंग, और हैंडल से आप उसको होल्ड करोगे, और इस हैंडल के अंदर प्रेजेंट होती है बैटरी, जिससे इसमें बल्ब जो ऑन ऑफ होता है, चलता है, वो बैटरी हैंडल में होती है, और उसके थ्रू आप विजुलाइज करेंगे, बैटरी के थ्रू लाइट चलेगा, लाइट से आप विजुलाइज करेंगे। तो कितने पार्ट है? तो आंसर इज देयर आर 2 पार्ट, वन इज द ब्लेड एंड सेकंड वन इज द हैंडल। ब्लेड का काम क्या है? लिफ्टिंग द टंग, और हैंडल का काम है होल्ड करके रखने के लिए, और उसमें बैटरी प्रेजेंट रहेगी जिससे आपका ये ऑन होगा। सो मूव करें आगे। पिछली बार किस किसने देखा था? किसने नहीं देखा? अरे झूठ मत बोलो, इतना मेरे पास सब कुछ डाटा है। सो आई विल शो यू द लेरिंगोस्कोप।
बट सिर्फ उनको ही दिखाएंगे जिन्होंने पिछली बार नहीं देखा। तो जो हम दो पार्ट की बात कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द पार्ट नंबर 1, दिस इज नोन एज हैंडल ऑफ द लेरिंगोस्कोप। इसके अंदर पीछे की तरफ ये ओपन होता है, ऐसे जैसे हमारी टॉर्च के पीछे ओपन होती है वैसे ही, और इसके अंदर होते हैं बैटरी। सो ये बैटरी इसमें लगी हुई है, ये बैटरी कुछ नहीं खाली होता है और कुछ भी नहीं है, बैटरी लगा दो इसमें, कोई भी लगा सकता है, ऐसा कोई स्पेशल कोर्स नहीं होता है इसका कि भाई इसको कैसे लगाते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, लगा दो। और दूसरा होता है हमारे पास ब्लेड, दिस इज द ब्लेड ऑफ द लेरिंगोस्कोप। सो ब्लेड तो अलग अलग भी मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा, पर अभी दोनों पार्ट समझा रहा हूं। कितने पार्ट है? तो टू पार्ट्स ऑफ द ब्लेड, दिस लेरिंगोस्कोप, वन इज द हैंडल एंड सेकंड वन इज द ब्लेड। क्लियर? याद हो गए कैसे लगाना है वो हम अभी बताएंगे थोड़ी देर में, और आप एक रुकाएंगे यहाँ पे। चलिए मूव करें आगे। नेक्स्ट, पर्पस, लेरिंगोस्कोपी क्यों करनी है? व्हाई यू रिक्वायर्ड लेरिंगोस्कोपी, क्या पर्पस है? सो पर्पस की बात करें तो आपको विजुलाइज करना लैरिंग्स को, और लैरिंग्स को क्यों देखना? तो आपको इंट्यूबेट करना, उसके लिए देखना हो सकता है। एनी फॉरेन बॉडी अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए आप कर सकते हैं। सो टू फैसिलिटेट इंट्यूबेशन, व्हाट इज इंट्यूबेशन? इंसर्शन ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब, दैट इज इंट्यूबेशन। एनी फॉरेन बॉडी इन द थ्रोट, थ्रोट में अगर कोई भी फॉरेन बॉडी है तो उसको विजुलाइज करने के लिए आप लेरिंगोस्कोपी कर सकते हैं। रिमेंबर, कभी भी अगर कोई फॉरेन बॉडी आपको लगता है कि थ्रोट में या ओरल कैविटी में है, तो एक कंडीशन जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड फिंगर, नेवर गो फॉर ब्लाइंड फिंगर इंसर्शन इन द ओरल कैविटी इफ यू आर सस्पेक्टिंग फॉर एनी फॉरेन बॉडी। आपको लग रहा है कि फॉरेन बॉडी है तो मुंह में अंगुली डाल के देखना नहीं है कहां है, अभी निकालता हूं मैं। जब फिंगर आप इंसर्ट करेंगे तो इट मे बी पॉसिबल वो पीछे की तरफ जा सकता है और ज्यादा फोर्स बैक टू द थ्रोट, और आपको चोकिंग करेगा। तो हमेशा याद रखना है ब्लाइंड फिंगर इज नॉट अलाउड इन एनी कंडीशन इन केस ऑफ एनी फॉरेन बॉडी। नेक्स्ट, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्यों हो रही है, और उसके साथ कैंसर ग्रोथ है तो उसको देखने के लिए हम, ये पर्पस इसका हो सकता है। सो दिस इज द पर्पस ऑफ लेरिंगोस्कोपी। क्लियर? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप, जो आपके ये स्कोप है या लेरिंगोस्कोप्स जो है ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें थोड़ा सा, ये लिख लिया। सो सबसे पहले 1941 में एक पर्सन था जिसका नाम था रॉबर्ट मिलर। नेम ऑफ द पर्सन इज रॉबर्ट मिलर। इन भाई साहब ने ब्लेड बनाई, जो सबसे पहली ब्लेड बनी थी, और उसका नाम था मिलर ब्लेड, मिलर ब्लेड। बट ये ब्लेड ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आई, ब्लेड ज्यादा पसंद नहीं आई। तो इस ब्लेड के बनने के 2 साल बाद इन 1943 एक और पर्सन आया जिसका नाम था आर आर मैकिंटॉश, आर आर मैकिंटॉश, आर फॉर रॉबर्ट, ये भी रॉबर्ट ही था, बात सब रॉबर्ट ही होते हैं वैसे। रेनॉल्ड्स मैकिंटॉश, रॉबर्ट रेनॉल्ड्स मैकिंटॉश। इन्होंने 1943 में क्या किया, जो मिलर ब्लेड थी उसको ऐसे कर दिया, थोड़ा उसको बेंड कर दिया, ये मुझे पसंद नहीं आई, मैं इसका शेप चेंज कर देता हूँ, और उन्होंने उसको कर्व कर दिया। और उस ब्लेड का नाम इन्होंने, जैसे इन्होंने मिलर नाम रखा अपनी ब्लेड का क्योंकि अपना नाम था, वैसे इनका नाम क्या था? मैकिंटॉश, तो इन्होंने भी क्या दे दिया? मैकिंटॉश ब्लेड। सो दिस इज द हिस्ट्री ब्लेड की डिस्कवरी कब हुई थी उसके बारे में। तो पहली ब्लेड कब बनी थी? 1941 में, और उसके बाद 1943 में जो आजकल हम सबसे कॉमन ब्लेड यूज करते हैं मैकिंटॉश ब्लेड, उसका डिस्कवरी हुआ था। तो दोनों ब्लेड याद रहेगा क्या है दोनों ब्लेड्स और क्या इसमें होता है, देखें समझे। तो जब हम इंक्यूबेशन की बात करेंगे, इंक्यूबेशन तो दो टाइप के ग्रुप है हमारे पास, आपको इंक्यूबेट करना है तो एक आपके पास होता है एडल्ट एंड सेकंड वन इज चाइल्ड या पीडियाट्रिक। जब हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट का जो एयरवे है फ्रॉम ओरल कैविटी टू द लैरिंक्स वोकल कॉर्ड एंड ट्रेकिया, तो इसका जो शेप है वो थोड़ा कर्व शेप ज्यादा होता है कंपेयर टू चाइल्ड। बच्चों में मैंडिबल डेवलप नहीं हुआ है, छोटा सा मुंह है, छोटी सी नेक है, सीधा स्ट्रेट दिखता है बच्चों का एयरवे, लेकिन हमारे में थोड़ा कर्व ज्यादा होता है। सो इसीलिए दो टाइप की ब्लेड आपको रिक्वायर्ड होगी। जब हम एडल्ट के अंदर जाते हैं तो हमें चाहिए होगी कर्व ब्लेड, कर्व्ड ब्लेड। वही अगर आप चिल्ड्रन की बात करोगे बच्चों में, तो आपको चाहिए होगी स्ट्रेट ब्लेड, क्योंकि सीधा दिखता है एयरवे, तो वहां पे कोई कर्व नहीं चाहिए, कर्व रखेंगे तो और प्रॉब्लम होगी। सो बच्चों में सीधा स्ट्रेट और एडल्ट के अंदर कर्व। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछे कि स्ट्रेट ब्लेड हम कहाँ यूज करते हैं, तो मोस्ट कॉमन यूज इन चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमन यूज, बट इसका मतलब नहीं इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एडल्ट और इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन, ऐसा नहीं होता है। यूज हम दोनों को किसी में भी कर सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन तो आंसर इज स्ट्रेट ब्लेड फॉर चिल्ड्रन एंड द कर्व ब्लेड इज फॉर एडल्ट। कर्व ब्लेड जो है वो डिस्कवर करी थी मैकिंटोश ने, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? मैकिंटोश ब्लेड, मैकिंटोश ब्लेड। एंड जो स्ट्रेट ब्लेड थी वो डिस्कवर करी थी मिलर ने, तो इसका नाम रख दिया मिलर ब्लेड, कर्व ब्लेड एंड मिलर ब्लेड। कर्व ब्लेड इज द मैकिंटोश एंड स्ट्रेट इज द मिलर ब्लेड। कर्व ब्लेड इज अवेलेबल इन 4 साइज 1 2 3 एंड 4। सो जो 4 साइजेस हमारे पास अवेलेबल है, दीज आर द 4 साइजेस। 1 नंबर इज फॉर इन्फेंट, जो इन्फेंट है या न्यूबॉर्न बेबी है उनके लिए हम यूनिट्स के लिए यूज करते हैं। 2 नंबर ब्लेड इज फॉर चिल्ड्रन, चाइल्ड बच्चों के लिए होती है। 3 नंबर ब्लेड जो एडल्ट नॉर्मल एडल्ट है उसके लिए, और 4 नंबर ब्लेड जो बहुत ही ज्यादा हेवी या मोटा आदमी है, बहुत ही ओबेस पर्सन है, तो वहां पे आप जा सकते हैं 4 नंबर के साथ में। सो दिस इज द इन्फेंट, दिस इज फॉर चाइल्ड, दिस इज फॉर नॉर्मल एडल्ट। में अगर पूछे कि कौन से नंबर की ब्लेड हम यूज करते हैं, तो आंसर इज 3 नंबर। और दिस इज फॉर हैवी ओबेस, मोटे, जिनका ये बहुत लंबा है, किसी का यहाँ तक आ रखा है, बहुत फेटी है, जिसमें कर्व बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आप कौन से नंबर जाएंगे? 4 नंबर। सो नॉर्मली वी यूज द 3 नंबर ब्लेड। मिलर ब्लेड इज अवेलेबल इन 6 साइजेस, दैट इज 00 0 1 2 3 एंड 4। 00 जो है सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी ब्लेड है, देन उसके बाद 0, देन उसके बाद 1 2 3 एंड 4। सो अगर प्रीटर्म बेबी है तो हम 00 यूज करते हैं, प्रीटर्म या पहले ही बॉर्न हो गया तो। न्यूनेट है तो हम 0 नंबर यूज करते हैं। इन्फेंट है तो सेम 1 नंबर, देन उसके बाद वही सेम सारा आ जाएगा कि 2 नंबर इज फॉर चाइल्ड, 3 नंबर इज फॉर एडल्ट एंड 4 नंबर इज फॉर अदर्स। सो ये आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये तो शॉर्ट है, आगे पूरा लिखा हुआ है, तो समझ लिया आप लोगों ने। और आया कुछ समझ में?
सो हमारे पास, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ये कौन सी ब्लेड है, स्ट्रेट है या कर्व्ड है? स्ट्रेट है, तो इसका नाम क्या होगा? मिलर ब्लेड। दिस इज द मिलर ब्लेड बिकॉज इट इज ए स्ट्रेट ब्लेड, तो इसका नाम क्या है? मिलर ब्लेड। क्लियर? याद हो गया? चलिए आगे। सो सबसे पहले टाइप्स ऑफ लेरिंगो, ओके, इससे पहले इन्होंने लेरिंगोस्कोपी पे आ गई है तो उसको भी पढ़ लेते हैं। जब हम लेरिंगोस्कोपी की बात करेंगे, लेरिंगोस्कोपी, तो लेरिंगोस्कोपी जो है वो दो टाइप से करेंगे। देखो ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे समझा रहा हूँ वो सारा लिखा हुआ है स्लाइड में, फिर आपको डबल डबल लिखना पड़ेगा। अभी ये लिख दोगे फिर मैं वापस ब्लेड पे जाऊंगा, फिर कुछ रह गया होगा तो फिर उसको इधर उधर घुसेड़ोगे, पता नहीं। तो थोड़ा वेट कर लो, ये यही है, कहीं नहीं जाएगा, समझ लो, पहले लिखना जरूरी नहीं है। सो लेरिंगोस्कोपी हम दो टाइप से कर सकते हैं, एक बोलते हैं डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी और एक हम बोलते हैं इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिपेंड करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, वो है आपकी आंखों से, एक डायरेक्टली देखना और एक इनडायरेक्टली देखना। समझ रहे हैं? डायरेक्टली मतलब अपनी आंखों से सामने देख रहे हैं, इनडायरेक्टली मतलब फोटो में देख रहे हैं, हाँ वही है, तो वो इनडायरेक्टली देखना। देखो मूवी था पद्मावत, उसमें जब उसने बोला कि हमें उसको देखना है, आपकी क्या बेगम को जो भी थी पद्मावती को देखना है, तो उसने डायरेक्टली नहीं दिखाया, उसने उसने वो कांच में दिखाया ऐसे, वो देखो उधर, सो उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। तो वैसा ही हमारे पास भी कॉन्सेप्ट है, अगर आप डायरेक्टली अपनी आंखों से लैरिंग्स को विजुअलाइज कर रहे हैं विद योर आईज, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी। एंड अगर आप आंखों से नहीं कर रहे हैं, किसी अदर तरीके से आप जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट जो होता है वो एक ही जगह होता है और उसको हम बोलते हैं, लाइक आप कभी डेंटिस्ट के पास गए हो, डेंटल डॉक्टर के पास, तो उनके पास एक छोटा सा ऐसे कांच होता है और उसके पीछे एक हैंडल होता है, और बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में भी आता है, दिखाते हैं वो आ करो, फिर वो मुंह में रखते हैं। सो जो ग्लास वो हैंडल को आ करा के अंदर रखते हैं, फिर उस पोस्टीरियर पार्ट पे जो अंदर जो है उसको उस ग्लास में देखते हैं कि भाई क्या है वहां पे, लेकिन उसको उस ग्लास में विजुअलाइज करते हैं, फिर ग्लास से आपको दिखता है आपकी आंखों में, तो वो आप डायरेक्टली नहीं देख रहे, कैसे देख रहे हैं? इनडायरेक्टली, थ्रू द मिरर, थ्रू द ग्लास, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी। बाकी जो भी हम करते हैं वो सारी कौन सी है? डायरेक्ट। लाइक हम लेरिंगोस्कोप डाल के देखेंगे तो हम अपनी आंखों से देखेंगे, वहां पे कोई ग्लास नहीं है, सो वो सारे किस में आएंगे? इनडायरेक्ट में। तो चलें स्टार्ट करें। सो द टू टाइप्स, इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी एंड डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, इनडायरेक्ट में कुछ नहीं है, ये दिख रहा है, ये ग्लास और ये इसका हैंडल, आपने ग्लास को ऊपर की तरफ रखा तो जो नीचे का जो पिक्चर था उसमें दिख रहा है ये वोकल कॉर्ड दोनों। सो दिस इज द इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी, और इसको कौन यूज करता है? मोस्टली डेंटिस्ट जो होते हैं वो कॉमनली यूज करते हैं। इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी कॉमनली यूज्ड बाय डेंटिस्ट विद अ स्मॉल मिरर, यूज ऑफ अ स्मॉल मिरर, एक छोटे से कांच के साथ में ये लेरिंगोस्कोपी करते हैं। तो ये हमारा पार्ट नहीं है, इसको हमें कोई, ये तो जस्ट आपको एक मीनिंग पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट क्या होता है, उसके लिए रखा गया है। बाकी एयरवे के साथ में अगर हम बात करें, इंट्यूबेशन की बात करें, तो इससे काम नहीं चलेगा, इनडायरेक्ट हमारा पर्पस नहीं होता है। हमें क्या चाहिए? डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी चाहिए, जिससे आप लेरिंगोस्कोपी करके पेशेंट को इंट्यूबेट कर पाएंगे। तो सेकंड टाइप जो है वो कौन सा है? डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, दैट इज डायरेक्ट फाइबर ऑप्टिक लेरिंगोस्कोपी। इसको हटा दूं मैं? सो फाइबर ऑप्टिक का मतलब होता है, ऑप्टिक मतलब विजुलाइज करने वाला, और ये क्या है? एक ऐसे फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिस जो फाइबर से बनी होती है, इसलिए इसका नाम क्या है? फाइबर ऑप्टिक। जैसे आपने जो वो दिखाने वाला होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो ऐसे लगा के बाइनोकुलर जो होता है, देखा है? अरे दूरबीन, हिंदी में दूरबीन बोलते हैं ना अपन, होती है ना ऐसे लंबे तरीके से, फिर आप वहां दूर तक देख सकते हैं। वैसे ही हमारे पास क्या होता है, पुराने टाइम में एक स्कोप होता है, ग्लास होता है, मैग्नीफायर होता है, वो लगा होता है, और उसके साथ में ट्यूब लगी होती है, और ट्यूब के आगे लाइट लगी होती है। सो हम ट्यूब को इंसर्ट करते हैं नोज में, नोज से फिर नीचे जाते हैं, और फिर उसके अंदर ऐसे एक आंख बंद करके ऐसे जैसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना ऐसे, और उसमें आपको अंदर दिखता रहता है। सो उसको हम बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक, क्योंकि उसका जो वायर जो बना हुआ है, जो आपका पाइप जो बना हुआ फाइबर से बना है, इसलिए उसका नाम क्या है? फाइबर ऑप्टिक। समटाइम इट इज नोन एज फ्लेक्सिबल लेरिंगोस्कोपी, आल्सो नोन एज फ्लेक्सिबल लेरिंगोस्कोपी, क्योंकि आपका जो स्कोप है वो फ्लेक्सिबल होता है, किसी भी शेप में उसको बेंड किया जा सकता है वायर को। सो इसमें पिक्चर होगा, मैं दिखाता हूं आपको, लाइक दिस, दिख रहा है? ये जो स्कोप है इससे आंख में दिख रहा है, और ये वायर जो आपको दिख रहा है नोज में जाएगा, और ये आगे जहां जहां जाएगा उसके आगे में जहां भी होगा वो दिखता रहेगा आपको। ये था पुराना कॉन्सेप्ट। आजकल क्या कर दिया गया, बहुत एडवांसमेंट आ गया, अब इसमें तो आपको अपनी आंख से देखना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी हमने क्या किया, जो ये स्कोप है फाइब्रोस्कोप, इसके आगे क्या लगा दिया? कैमरा, पे लगा दिया कैमरा, और यहाँ से वायर निकाल के उसको जोड़ दिया स्क्रीन के साथ में, टीवी पे। तो अब क्या होगा कि आपको अपनी आंखों से देखना नहीं पड़ेगा, जैसे ही आप ऑन करके उसको अंदर डालेंगे, कैमरे जहां जहां जाएगा वो सारा किस पे दिखेगा? स्क्रीन के ऊपर लाइव टेलीकास्ट होगा, अंदर वाला जो कुछ भी है, जैसे हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं या अंदर जो भी गैस्ट्रोस्कोपी या जो भी स्कोपी हम करते हैं उसमें दिखता है बाहर सारा, वैसे ये सारा दिखाता रहेगा। तो ये सेमी टाइप का, इसको हम क्या बोलते हैं? फाइबर ऑप्टिक लेरिंगोस्कोपी, या फिर अदर वर्ड में फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि ये सॉफ्ट फ्लेक्सिबल दिख रहा है, बेंड हो सकता है किसी भी शेप में, ये दैट्स व्हाई इट इज फ्लेक्सिबल लेरिंगोस्कोपी। सो मेनी डॉक्टर्स नाउ डू दिस काइंड समटाइम कॉल्ड फ्लेक्सिबल लेरिंगोस्कोपी। डॉक्टर यूजेस अ स्मॉल टेलीस्कोप, ये क्या है? पूरा टेलीस्कोप है, at the end of the table which goes up your nose and down into your throat. It take less than 10 minutes. ये पिक्चर में जो दिखाया गया बहुत इजी वाला दिखाया गया, बट जब भी हम लेरिंगोस्कोपी करते हैं या ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, तो पहला कॉन्सेप्ट होता है कि दिस इज द टाइप ऑफ प्रोसीजर व्हिच रिक्वायर्ड सेडेशन। पेशेंट को क्या करना पड़ेगा? सेडेट करना पड़ेगा, सेडेशन। और जब भी आपको सेडेशन देना है तो कौन कौन सा डॉक्टर चाहिए? एनेस्थेटिक चाहिए। विदाउट एनेस्थेटिक आप सेडेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट थिंग, जब भी सेडेशन देना है तो कौन सा डॉक्यूमेंट जो मस्ट होता है? दैट इज कंसेंट। तो ब्रोंकोस्कोपी या लेरिंगोस्कोपी करने के लिए आपको सेडेशन देना है, उसके साथ में क्या लेना पड़ेगा? कंसेंट। विदाउट कंसेंट आप किसी भी पेशेंट को ब्रोंकोस्कोपी या लेरिंगोस्कोपी नहीं करेंगे। कंसेंट इज वैलिड फॉर 24 और कोई सा भी कंसेंट हो, व्हाटएवर टाइप ऑफ कंसेंट इज देयर, एवरी कंसेंट इज ओनली वैलिड फॉर 24 आवर्स और सेम डे, या तो 24 आवर मैक्सिमम
अगर आपने रात के 12:01 पे लिया तो वो अगले दिन रात के वापस 11:59 पे एंड हो जाएगा 12 24 आवर्स में। या फिर सेम मींस अगर आपने सुबह 10 बजे लिया तो इसका मतलब है कल सुबह 10 बजे तक चलेगा, 12 बजे वो कंसेंट खत्म, डेट चेंज तो नया कंसेंट चाहिए, पुराने कंसेंट के साथ आप नहीं जा सकते। हम प्रैक्टिकली करते हैं या नहीं करते वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है थ्योरेटिकली, थ्योरी में क्या है कंसेंट कितना वैलिड है 24 आवर्स के लिए, और आपको अगर प्रोसेसर अगले दिन करना है तो फिर आपको फिर नया कंसेंट देना पड़ेगा। कंसेंट का मतलब सिर्फ साइनिंग नहीं है, कंसेंट का मतलब है कि जो प्रोसीजर लाइक डॉक्टर प्रोसीजर करने वाला है तो ये डॉक्टर इस पर्सन को, अगर ये मेजर है तो इसको सेल्फ को, अगर माइनर है तो इसके रिलेटिव को एक्सप्लेन करेगा कि मैं क्या करने वाला हूं, उसका क्या पर्पस है, क्या उसके हार्मफुल इंपैक्ट हो सकते हैं, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ नर्सिंग पर्सनल, नर्स के सामने। और फिर नर्स विटनेस देगी कि हाँ मेरे सामने इसने बोला है कि हाँ मैं अलाउ करता हूं आप कर सकते हैं, और फिर उससे साइन करवाएगी विटनेस के साथ में कि भाई आपको समझाया गया और आप बोल रहे एग्री है तब इस पे साइन करें। सो कंसेंट। देन जब भी हम सेडेशन प्रोवाइड करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच रिक्वायर्ड इज एन एनपीओ, नील पर ओरल और एनबीएम नील बाय माउथ। जब भी कंसेंट आप सेडेशन देंगे तो बिना एनपीओ के पेशेंट को आप नहीं ले सकते, सेडेटिव करना है सेडेशन देना है तो क्या रखना पड़ेगा एनपीओ। दो टाइप की कंडीशंस होती है, एक होता है जहां पे हम माइनर प्रोसीजर करते हैं और एक होता है मेजर प्रोसीजर। सो लेरिंगोस्कोपी ब्रोंकोस्कोपी इज माइनर प्रोसीजर। सो जब भी माइनर रखेंगे तो आपको मिनिमम 4 to 6 आवर्स क्या चाहिए एनपीओ चाहिए, और अगर मेजर प्रोसीजर करें तो आपको 6 to 8 आवर्स क्या रखना है एनपीओ रखना है। सो ये आपको देखना है एनपीओ स्टेटस। ये सब होने के बाद हम ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, ब्रोंकोस्कोपी या लेरिंगोस्कोपी करेंगे, और जब भी हम ब्रोंकोस्कोपी या लेरिंगोस्कोपी करेंगे तो आप ऑब्वियसली लेरिंग्स को रिटेट करेंगे, तो लेरिंग्स में इंजरी हो सकती है, स्पाज्म हो सकता है, नर्विंग हो सकता है, सिक्रेशन से ब्लॉक हो सकता है, स्पेशल रिस्क इज वेरी हाई। जब भी पेशेंट को एनपीओ रखा जाता है तो उस कंडीशन में एनपीओ ब्रेक करने के लिए सबसे पहले थिंग्स आपको चेक करना है गेग रिफ्लेक्स। सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है गेग रिफ्लेक्स। इन द एब्सेंस ऑफ गेग रिफ्लेक्स आप कुछ भी स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक गेग रिफ्लेक्स रिटर्न नहीं होगा तब तक आप पेशेंट में कोई भी करेगा। सबसे पहले हम वैसे लिक्विड स्टार्ट करते हैं, सिप्स ऑफ वाटर और आइस चिप्स जो हम देते हैं सबसे पहले, लेकिन वो भी कब स्टार्ट करना है जब गेग रिफ्लेक्स रिटर्न हो जाएगा। गेग रिफ्लेक्स आ गया तो आपने पेशेंट को थोड़ा बहुत पानी या पिला दिया लिक्विड, देन उसके बाद आपको देखना है बाउल साउंड और पेरिस्टाल्सिस, बाउल साउंड और पेरिस्टाल्सिस। So bowel sound या अगर peristalsis present है, then you can shift the patient from liquid to the solid, semi solid, soft diet and then solid diet। वो कब स्टार्ट करनी है जब आपके पेशेंट में ये वापस रिटर्न हो जाए, तो ये आपको आफ्टर प्रोसीजर ध्यान रखना है। और आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी और लेरिंगोस्कोपी द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन या एज ए नर्स आपका मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी टू आंसर इज, ये प्रोसीजर होने के बाद पेशेंट पोस्ट प्रोसीजर आपके पास आएगा तो आप क्या ऑब्जर्वेशन करोगे पेशेंट में। So you have to monitor the patient respiratory status because you are performing procedure with respiratory tract, risk of aspiration is very high और कभी भी पेशेंट में एस्पिरेट कर सकता है, कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, तो ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन को आपको क्या करना है प्रॉपर मॉनिटर करना है कंटिन्यूअसली पेशेंट को। क्लियर। नेक्स्ट then direct laryngoscopy। So this is the most common type of laryngoscopy which is known as direct laryngoscopy, जहां पे डायरेक्टली हम laryngoscope डालते हैं और विजुलाइज करते हैं। This is the condition direct laryngoscopy। So this is the handle और this is the bleed, tongue bleed। हमने आई थिंक पहले भी मैंने बता दिया था ऑलरेडी कि जब भी हम laryngoscopy करेंगे तो laryngoscope को किसमें होल्ड करेंगे, in which hand, in the non dominant hand or dominant hand। So always hold the laryngoscope in non dominant hand, not in the dominant hand, non dominant hand में। तो इसमें भी आप देख सकते हैं non dominant में ही है ये, इधर से लेफ्ट हैंड में और फिर ट्यूब डालेंगे इधर राइट हैंड से। So the most common type of laryngoscopy that is direct laryngoscopy। In this doctor uses a laryngoscope to push down your tongue। laryngoscope का मेन पर्पस क्या है, टंग को पुश डाउन करना या लिफ्ट करना एंड लिफ्ट अप द एपिग्लोटिस। इसका जो टिप रहेगा ब्लेड का, जो ये ब्लेड है लंबी ब्लेड होती है इतनी सारी, तो यहाँ पे तो आपकी टंग रहेगी इधर तो, एंड ये जो टिप रहेगा वो क्या करेगा एपिग्लोटिस को साइड करने में आपकी हेल्प करेगा, लास्ट तक जाएगा टिप और वहां से आपको ग्लोटिस इजीली क्या हो जाएगा विजुलाइज हो जाएगा। ऑलवेज होल्ड द laryngoscope in लेफ्ट हैंड ना लिख के यहाँ पे ज्यादा बेटर क्या लिखोगे आप नॉन डोमिनेंट, क्योंकि कभी कभी राइट हैंडेड पर्सन की जगह लेफ्ट हैंडेड भी हो सकते हैं, तो नॉन डोमिनेंट हैंड। यस। नेक्स्ट हम इस लेरिंगोस्कोप को जब लेरिंगोस्कोपी कर रहे हैं आपको डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी, तो कैसे इसको यूज करेंगे, हाउ टू यूज द लेरिंगोस्कोप व्हेन वी आर परफॉर्मिंग डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी। इधर वालों में दिखेगा, ये बोलते रोजाना की सर हमें तो दिखाते नहीं हो, नहीं दिखेगा भाई मैं वो नीचे हो गया गिर नहीं जाए यार रखूंगा तब दिखेगा। सो दिख रहा है, जिनको पहले मैंने दिखाया था उनको तो वापस देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम की कमी है हमारे पास और आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करोगे। और क्या करना है सिंपली, तो इसमें कोई बटन नहीं होता है, देयर इज नो बटन कि बैटरी चलेगी ऑन ऑफ होगी, कुछ नहीं होता है। देयर इज वेरी सिंपल कांसेप्ट। इस ब्लेड इस हैंडल के पास में यहाँ पे एक हुक है जो इसके अंदर होता है, और इस ब्लेड के अंदर भी एक ऐसा कट है, इधर दिख रहा होगा सबको, जो भी दिखाऊंगा मैं आएंगे तब। सिंपली इसको इसमें ऐसे रखना है और नीचे करना तो टक बोलेगा, ये ब्लेड इसमें फिक्स हो गया, अब नहीं गिरेगा, ब्लेड इसमें फिक्स हो गया। लाइट नहीं चलेगा अभी, लाइट कब चलेगा जब इसका बैटरी का इस हैंडल के साथ कनेक्शन होगा, और कनेक्शन होगा जब हम इसको लोड करेंगे कुछ इस तरह से, तो आप देखोगे लाइट चल गया, ऑटोमेटिक चलता है। जैसे आप इसको बंद करोगे लाइट बंद हो जाएगा, तो ऐसे रखना है बंद, चालू रखेंगे तो बैटरी खत्म हो जाएगी, नहीं लगानी पड़ेगी, और वापस ऑन करेंगे, ऐसा सिंपली करना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। जब लेरिंगोस्कोपी करेंगे तो इसको ऐसे होल्ड करेंगे क्योंकि पेशेंट ऐसे रहेगा, हेड यहाँ रहेगा, फुट एंड उधर रहेगा। सो सॉरी उल्टा कर रहा हूं मैं। सो आप इसको टंग को लिफ्ट करना है आपको, तो पेशेंट की पोजीशन आप देखोगे और उसके अकॉर्डिंग, सो अगर पेशेंट हाँ ऐसे फुट एंड वहां रहेगा, हेड एंड यहाँ रहेगा, तो उसका जो टंग है उसको आपको क्या करना है लिफ्ट करना है, तो आप इसको सीधा ऐसे डालेंगे, टंग को ऐसे पुश करेंगे, एपिग्लोटिस को साइड में करेंगे और सीधा ट्यूब डाल देंगे आप। अभी मैं किसी के साथ लेरिंगोस्कोपी करके तो नहीं दिखा सकता हूँ बिकॉज इट इज ए इन्वेजिव प्रोसीजर और सही नहीं है, क्योंकि वैसे तो ये नया है, यूज नहीं किया गया है, किसी पे भी यूज नहीं है, न्यू वन है, बट फिर भी मेरे हाथ पता नहीं कहीं कहीं टच हुए होंगे और अच्छा नहीं है। बट आप लोग जो देखना चाहता है या चाहती है तो वही आएंगे जो नए हैं, पुराने वाले जिन्होंने देखा है वो नहीं आएंगे। यस, या जिसको पता है नहीं देखना है। यस, किसी को देखना है नहीं, चले आगे।
वेरी गुड। उधर नहीं दूंगा क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है और खराब हो गया तो फिर आई शुड पे फॉर इट, मेरी 1 महीने की सैलरी चली जाएगी। यस, नहीं देखना है, उधर नहीं मिलेगा। नहीं, उनको पूछ रहा हूँ सबसे पहले, आपने देखा है पहले? नहीं देखा, अभी ज्वाइन किया आपने? आ जाओ, ठीक है, ये आए तो ठीक है, आपकी साइड से आए हैं, इधर से नहीं आए हैं। सो दिस इज हैंडल एंड दिस इज द ब्लेड। लीजिए, देखो इधर क्या है, होल्ड करने वाला ये है, और इधर उसमें लगने के लिए ये स्पेशल ग्रू दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सो जोर से लगाओ, दबाओ, हो गया, ये आवाज आया मतलब लॉक हो गया। नहीं अभी वो नहीं हुआ, ये अभी जैसे लॉक हो गया। अब ऊपर करो, एक बार और साउंड आएगा तो ये हो गया, वापस नीचे दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। समझ गए? वेरी गुड, हो गया। और कोई? चले आगे? नहीं, पहले ही मना कर दिया, नहीं सर कल कर लिया था हमने तो। आपको देखना है, आ जाओ। डर लगता है क्या? अरे मैं डराता नहीं हूं मैं। दिस इज द हैंडल एंड ब्लेड। नो, उल्टा करो, हाँ वेरी गुड, दबाओ, जोर से पुश करो, नीचे नहीं, इसको नीचे पुश करना है, पुल करो नीचे की तरफ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, नीचे पुल कर, इसको ऐसे रखना है, और आप नीचे पुल करोगे तो इसमें जस्ट ब्लेड को आप ऐसे पुल करो नीचे, अरे नीचे पुल करो, हाँ ऐसे तो, और खींचो, हो गया। हाँ अब ऊपर करो, और करो ऊपर, हाँ अब चलेगा, ऊपर पुश करो, ऊपर पुश, हाँ ऊपर, बस नीचे पुल करेंगे तो बंद हो जाएगा, बस। यस, चले आगे। सर देखना तो हमें भी है, पर हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम यहाँ पे आ सके। मेरे को उधर, मेरे को उधर है, कोई इतना बड़ा भी कोई काम नहीं कि आप लोग क्लैपिंग करो। यस, आगे चले, फेंकू मैं? इसको फेंकने से आपको हेड इंजरी भी हो सकता है, इसलिए फेंकेंगे नहीं, और ये खराब होने से मेरे को हेड इंजरी हो सकता है, तो इसीलिए चलो नेक्स्ट, वो करेंगे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लेरिंगोस्कोप। सो लेरिंगोस्कोप के टाइप्स की अगर हम बात करें तो कितने टाइप के हो सकते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेरिंगोस्कोप, वन इज स्ट्रेट एंड सेकंड वन इज कर्व्ड, स्ट्रेट ब्लेड एंड कर्व्ड ब्लेड। सो फर्स्ट अगर हम बात करें तो दिस इज द पिक्चर ऑफ कौन सी ब्लेड है ये? कर्व्ड ब्लेड दिख रही है, कर्व शेप दिख रहा है, एंड ड्यू टू दिस कर्व शेप दिस ब्लेड इज नॉन एज मैकिंटोश ब्लेड। हैंडल तो सेम है, दिस इज द हैंडल एंड दीज आर द ब्लेड्स। दिस इज द नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 नंबर की ट्यूब ब्लेड्स है आपके पास। सो हम डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं, 1 2 3 4, एंड दिस ब्लेड इज नॉन एज मैकिंटोश ब्लेड। यस, मैकिंटोश ब्लेड किसने डिस्कवर करी थी? आर आर मैकिंटोश। कब करी थी? 1943 के अंदर। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट अबाउट दिस मैकिंटोश ब्लेड इज व्हेन वी आर अटैचिंग द दिस इज नॉट मैकिंटोश ब्लेड, पर मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूं कि क्या है, मैकिंटोश ब्लेड है। सो जब मैं इस मैकिंटोश ब्लेड को इस हैंडल के साथ अटैच करूंगा, व्हेन आई एम अटैचिंग दिस मैकिंटोश ब्लेड टू दिस हैंडल लाइक दिस, there is an angle between the blade and handle. This is the angle between the blade and handle. So Macintosh blade always attached to the handle with a 90-degree angle. The angle between the blade and handle is 90 degree. सेम टाइप की ब्लेड होती है, पर उसमें एंगल डिफरेंट होता है, उससे उसका नाम चेंज हो जाएगा, जो भी मैं बताऊंगा। सो पहला पॉइंट जो है क्या ध्यान रखना है कि दिस इज द हैंडल एंड दिस इज द ब्लेड। सो दिस एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री एंगल। ये ब्लेड कितने पे अटैच होती है? 90 डिग्री एंगल पे अटैच होती है। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लेड, एंड कौन से ग्रुप में हम इसको यूज करेंगे कॉमनली? सो इट इज कॉमनली यूज्ड इन एडल्ट, एडल्ट में हम सबसे कॉमन यूज करते हैं। It has curved blade and available in 4 sizes, 1 2 3 4. So blade, this is the point, blade attached to handle at 90 degree, blade attached to handle at 90 degree. सेम टाइप की कर्व्ड ब्लेड अवेलेबल होती है, बट उसका एंगल जो है वो डिफरेंट रहेगा। इफ इट इज अटैच्ड टू मोर देन 110 डिग्री, दिस इज द other blade, that is Kissel's blade. नाम क्या है इसका? Kissel blade. It is also the same type of Macintosh blade, but what the difference? Kissel blade like the Macintosh, but the blade attach at 110 degree angle. So इसमें कैसे होगा देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये जो ब्लेड है और इसका जो अटैचमेंट नीचे वाला है, इसके बीच में भी 90 डिग्री का ही एंगल है, लेकिन उसमें क्या करेंगे, जो अटैचमेंट है इसको थोड़ा सा बेंड करके ओपन कर देंगे, जैसे ये जो अटैचमेंट है वो 90 ना होकर 110 हो जाएगा, और जो हैंडल अटैच होगा वो कुछ इस तरह से टेढ़ा रहेगा ऐसे। इट विल बी अटैच लाइक दिस। जब आप अभी मैं अटैच करूंगा तो 90 होगी, लेकिन अगर मैं 110 वाले करूंगा तो ये थोड़ी ब्लेड ऐसे रहेगी, आप सीधा रखोगे तो ब्लेड ऐसी दिखेगी आपको, क्योंकि इसको हम क्या कर देंगे, थोड़ा बेंड कर देंगे। सो ऐसी ब्लेड को हम क्या बोलते हैं? किसल ब्लेड। इट विल बी लुक लाइक दिस। सो दिस इज द हैंडल एंड दिस इज द मैकिंटोश ब्लेड, जिसमें एंगल कितना था? 90 डिग्री। लेकिन जब हम इसी को किसल ब्लेड पे अटैच करेंगे, हैंडल तो सेम रहेगा, पर ब्लेड क्या होगी, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से कर्व कर बेंड कर दिया ऊपर, तो ये ब्लेड कुछ आपको ऐसे दिखेगी। इट विल बी लुक लाइक दिस, एंड दिस एंगल इज 110 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। तो बेसिकली 110 डिग्री पे होने से ज्यादा कर्व शेप आपको प्रोवाइड करेगी। सो इन सम केसेस जब पेशेंट में आपका नॉर्मल कर्व जो है, ये वाला कर्व, इससे इंट्यूबेशन नहीं हो पा रहा है, आपका ब्लेड रीच नहीं कर रहा है, आपको ज्यादा कर्व चाहिए, तो आप इसके साथ जाएंगे, किसी ब्लेड के साथ जा सकते हैं, जिनका ये जो बहुत ज्यादा कर्व्ड है, या अंदर का जो एयरवे है वो बहुत ज्यादा सी शेप में है, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं किसल ब्लेड। क्लियर? नेक्स्ट, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ब्लेड, नेम इज मैकिंटोश ब्लेड। मोस्ट कॉमन यूज होती है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप लिख देंगे मोस्ट कॉमनली यूज, और कहां पे हम सबसे कॉमन यूज करते हैं? एडल्ट में।
और ये कौन से टाइप की ब्लेड है, लिखा कर्व्ड ब्लेड। ओके नेक्स्ट मूव करें। क्लियर, मूव करें। द नेक्स्ट इज Miller blade, which is also known as Wisconsin blade. Miller blade और Wisconsin blade. So this is the blade which we are having. हमारे पास जो है वो कौन सी ब्लेड है, Miller blade. So अगर हम इस Miller blade की बात करें तो इसको अगर आप देखोगे तो it is a straight blade, but अगर इसका टिप देखेंगे थोड़ा सा आगे से बेंड होता है, a little bit curved और bend. थोड़ा सा टिप को क्या कर दिया, ऐसे बेंड कर दिया। अब आप यहाँ से तो नहीं दिखेगा, जिन्होंने देखा दोनों, अगर उन्होंने ध्यान से देखा तो उनको समझ में आया होगा। स्ट्रेट बट टिप थोड़ा सा नीचे क्या है, कर्व्ड या बेंडेड है। सो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए तरीका है कि इट्स अ टाइप ऑफ ब्लेड व्हिच हैविंग स्ट्रेट ब्लेड बट टिप लिटिल बिट क्या थोड़ा सा कर्व्ड है। इट इज द स्ट्रेट ब्लेड विद कर्व एट टिप ओनली। टिप से थोड़ा सा क्या है, कर्व आपको मिलेगा। अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस 000 1 2 3 4। मोस्ट कॉमनली यूज इन चाइल्ड, बच्चों में यूज होने वाली सबसे कॉमन ब्लेड आंसर इज द मिलर ब्लेड और विस्कॉन्सिन ब्लेड। दिस इज द पिक्चर जो आप देख सकते हैं। तो इसका टिप अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ दिखेगा, टिप जो है वो कैसा दिखेगा, नीचे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज मिलर ब्लेड या विस्कॉन्सिन ब्लेड। क्लियर, कर्व दिख रहा है इसमें, देखो नहीं है, देखो हाथ में लेके देखो, उसको जोर से करोगे तब आएगा, ऊपर करो, ऊपर। हाँ अभी हो गया। हाँ इसको आई लाइन पे देखेंगे ना तब पता चलेगा कि ये कर्व्ड है कि नहीं है। हाँ तो बस थोड़ा सा कर्व्ड होता है। दिस इज नोन एज विच ब्लेड, मिलर ब्लेड। कहाँ यूज करेंगे, बच्चों में। हाँ ओपन पुल करो, ऊपर ऊपर पुश करो, बस नीचे पुल, नीचे की तरफ पुल करोगे तो लग जाएगी। देखो उधर, हाँ बस हो गया, लोप हो गया। देखो इसमें क्या है, ये है और ये है, इसको बस फिट करना है, ये कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। तो उसको नीचे पुल करोगे फिट हो जाएगी, करो पुल, बस हो गई। अब सीधा करो, लग गया बस। ट्यूब जो है जब हम लेरिंगोस्कोपी करेंगे तो पेशेंट ऐसे रहेगा, तो इस यहाँ पे क्या रहेगा, टंग। तो टंग को ऐसे उठाएंगे, जब टंग उठा लेंगे तो आपका टंग हट गया, तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, ओपनिंग। और फिर इसके थ्रू यहाँ से क्या जाएगा सीधा टंग। तो ये यहाँ से आप इसके सारे सारे क्या कर देंगे, ट्यूब डाल देंगे। देखा पहले, नहीं देख, देखो लिख लिया, हाँ नहीं देखा तो आज देख लो। ऊपर पुश करो, जोर से ऊपर की तरफ पुश करो, हाँ फिर नीचे पुल करोगे तो लग जाएगी, बस सीधा। और ऊपर करो, सीधा चलेगा तब। हाँ और करो, बस चल गया। क्या लिखा है, ब्यूजिंग नहीं बूजी। हाँ अभी मैंने मंगाई बूजी ट्यूब, अभी पड़ी वहाँ पे, अभी इसके बाद वही पढ़ाऊंगा। हाँ तो नहीं नहीं, उस जब बूजी ट्यूब के साथ डाले तो ऑब्जेक्ट नहीं डालना है, क्योंकि वो नहीं नहीं, बूजी ट्यूब के सहारे जाएगी तो आपकी जो ट्रेकल वाला है उसको टच नहीं करेगी। अभी क्या करें, आपने ये ट्यूब डाल दी, इसके थ्रू ट्यूब को इंसर्ट करें तो इसके गाइडेड जाएगी, इसके सारे सारे अंदर जाएगी, तो इधर उधर नहीं जाएगी, उसी के ऊपर ही जाएगी, इसलिए वो इंजरी नहीं करेगा म्यूकोसा को। लेकिन जब हम डायरेक्ट डालेंगे तो सीधा किसको टच करेगी, ट्रेकल वाल को। लेकिन अभी तो किसके साथ जा रही है, बूजी के साथ जा रही है, तो वो इंजरी नहीं करेगी। ट्यूब, बूजी ट्यूब, ये अभी है मेरे पास, अभी दिखाऊंगा मैं, अभी दिखाते हैं, अभी है पड़ा है उधर। यस चले आगे, मूव करें। है कितना लिखा देखो इधर, सब लिखा है इस पे, एम आई डबल एल दिखा है, एम आई डबल एल मींस मिलर। मूव करें। सो दिस इज द मिलर ब्लेड नंबर 1 है। इधर नहीं, मैंने बोला था उधर दिखाएंगे, पहले दिखाया था आपको तो नहीं दिखाया। ऊपर की तरफ पुश करना है, अरे ऐसे नहीं, देखो पुश मतलब ये ब्लेड को ऐसे ऊपर पुश करेंगे तो खुल जाएगा, नीचे पुल करेंगे तो बंद हो जाएगा, ऐसे पुल किया तो बंद हो गया, फिर चलेगा ऐसे। हाँ हाँ सही था, बस हाँ नीचे पुल करो डाल के उसमें, और पुल करो, जोर से पुल करो, बस अभी उल्टा डाला देखो, है ना, खोलो बस, वो घुमाओ, उसको उसको घुमा दो, हाँ बस आप डालो, हाँ चल गया। चले आगे, हैं आपको भी देखना है, खराब नहीं करना, मैं 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ। सो नेक्स्ट इज द नेक्स्ट इज मकोई ब्लेड। सो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है मकोई ब्लेड का, अरे कहाँ चले गए थे आप लोग, हैं आप लोगों को पहली क्लास में मैंने बोला था कि मेरे को ये इधर उधर मूवमेंट अलाउड है, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है, और ब्रेक है, किस बात का ब्रेक चाहिए। मैं 1000 बार बोल दिया कि आप लोगों से ज्यादा इमरजेंसी हमें होती है जो हम टीचर होते हैं। अगर आप कोई भी इमरजेंसी काउंट कर रहे हो, फोन की बात करें तो हमारे ज्यादा फोन आते हैं, यूरिन की बात करें तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ज्यादा, पेट भी हमारे ज्यादा दुखते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि हम तो सुबह से खड़े हैं। लेकिन मूवमेंट किसको करना है, आपको। कहाँ जाना है, बाथरूम, क्यों जाना है बाथरूम, किसी का ब्लेडर इतना होल्ड नहीं कर सकता 1 घंटा। नॉर्मल यूरिन प्रोडक्शन कितना होता है पर आवर है, 30 ml। 30 ml इज द मिनिमम पेशेंट में होना चाहिए कम से कम, आप में 30 नहीं होता है। सो नॉर्मल पर आवर यूरिन प्रोडक्शन कितना होता है, ये भी नहीं पता सर। सो व्हाट इज द जीएफआर, 120 ml पर आवर per minute. Out of that, only 1% converted as the urine. So 1.2 ml, nearby 1.25 और 1.2 ml. So उसके अकॉर्डिंग आप अगर यूरिन आउटपुट कैलकुलेट करोगे तो नियरबाई 60-70 ml यूरिन पर आवर आता है। और आपके ब्लड की कैपेसिटी कितनी है, फर्स्ट रिफ्लेक्स कब आता है, फर्स्ट रिफ्लेक्स कुछ नहीं पता सर, हमें क्या पता,
ये क्वेश्चन एग्जाम का कि व्हेन द पर्सन फील फर्स्ट रिफ्लेक्स, फर्स्ट रिफ्लेक्स कब आता है? किसी को यूरिन पास करने का रिफ्लेक्स आ रहा है, पहला रिफ्लेक्स कब आता है? सो फर्स्ट रिफ्लेक्स विल प्रेजेंट अराउंड 150 टू 200 ml, बट वहां पे यूरिन पास करना जरूरी नहीं होता है, वो घूमने वाला रिफ्लेक्स होता है कि थोड़ी देर घूम के जाते हैं। क्यों? क्योंकि यूरिन लग रहा है। आपका ब्लडर होल्ड कर सकता है 400 ml तक, और 400 ml यूरिन होने में टाइम लगेगा 6 घंटे, और 6 घंटे आपको नहीं बिठाना इधर, सिर्फ 2 घंटे क्लास है। इवन यू आर सिटिंग लाइक दिस, कैसे बैठे हो पता है? आप कैसे बैठे हो? ऐसे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो ना आप लोग, ऐसे ऐसे ऐसे। सो बेचारी किडनी से जो यूरिन आ रहा है वो ऐसे ऐसे जिगजिग हो रखा है, जगह जगह नीरो हो रखा है, स्ट्रक्चर हो रखा है, लेकिन एक टीचर स्टैंड करता है ऐसे ग्रेविटी का। सो ग्रेविटी का जो सारा फोर्स होता है वो इस पे होता है, किडनी से सीधा यूरिन किस में जाएगा? ब्लैडर में। सो ब्लैडर फील टीचर का जल्दी होता है कंपेयर टू स्टूडेंट, लेकिन फिर भी भागना खाए बात में। सो फिर बोल रहा हूं मैं, अपने ब्लैडर को ट्रेनिंग दे देनी है, और मिनिमम 4 घंटे तक यूरिन पास नहीं करना इधर, जब तक क्लास खत्म नहीं होती है 7:30 बजे तक, तब तक हिलना नहीं है। आपको एक्सट्रीम इमरजेंसी आ गई कि भाई अब इसके अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं है, हाँ उसमें मैं चलो ठीक है मान लिया, लेकिन ये नहीं होता है कि आप लोग, मैं उधर गया अरे तोड़ दोगे, मैंने बोला था मेरी सैलरी कट जाएगी 1 महीने की पूरी है, इतना तो मैं बोल रहा हूँ, फिर भी आप लोग तोड़ रहे हो। वो जो बल्ब है वो टूट गया तो नया नहीं मिलेगा फिर उसमें है? चले आगे। सो मकोई ब्लेड, जब मैकिंटोश ब्लेड को यूज किया, पहले मिलर ब्लेड बनाई, मिलर जो है एडल्ट में यूज नहीं आई, जब एडल्ट में यूज नहीं आई तो उस कंडीशन में हमने कौन सी ब्लेड बनाई? मैकिंटोश। मैकिंटोश ब्लेड के साथ में भी जब इंट्यूबेशन किया गया तो कुछ ऐसे पेशेंट्स आए जिनको हम बोलते हैं डिफिकल्ट इंट्यूबेशन वाले, वहां पे आपको अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा है, देयर इज नो विजिबिलिटी, कुछ डाल दिया ब्लेड लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है, तो फिर प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करें? तो फिर हमने क्या बनाई, एक नई ब्लेड बनाई जिसका नाम क्या है? मैकोई ब्लेड। इस ब्लेड का क्या होता है, तो इट इज सेम लाइक मैकिंटोश, जैसी आपकी क्या होती है मैकिंटोश होती है वैसी सेम कर्व ब्लेड होती है, ये भी कितने डिग्री एंगल पे अटैच होती है? 90 डिग्री पे, सेम ब्लेड। बस डिफरेंस क्या है, जो ये ब्लेड होती है इसके टिप को हमने यहां से कट कर दिया, ब्लेड का टिप जो है उसको क्या किया? काट दिया। और कट करने के बाद में इस टिप के साथ में यहाँ पे एक वायर लगा के, स्प्रिंग लगा के, इस वायर के सारे इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक हैंडल के साथ। टिप को किसके साथ कनेक्ट किया? हैंडल के साथ में। सो अब क्या होगा, लाइक मैं इसको अलग अलग बनाता हूँ, दिस इज द टिप, ये क्या है आपका आगे का अलग कलर में टिप, ये पीछे वाली ब्लेड और ये आगे वाला टिप, दोनों अलग अलग है। अब क्या होगा, व्हेन यू प्रेस दिस हैंडल, आप इस हैंडल को इधर की तरफ दबाएंगे, ऐसे दबाएंगे जब इसको, तो ये जो टिप है ये अभी इस लोकेशन पे है, यहाँ से मूव करके ये किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा, और जैसे आप इसको वापस अपनी जगह पुश छोड़ेंगे तो ये वापस अपने पुरानी स्केल पे जाएगा। तो इससे क्या बेनिफिट मिला कि मकोई ब्लेड हैज अ मूवेबल टिप, आगे का टिप क्या है? मूव करता है, और पीछे हैंडल से आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, यू कैन इजीली मूव द टिप विद द हैंडल। सो दिस टाइप ऑफ ब्लेड इज नोन एज मैकिंटोश ब्लेड, ओ सॉरी मकोई ब्लेड। पिक्चर देखेंगे इसका, सो दिस इज द ब्लेड, दिख रही है? सेम ब्लेड कैसी है जो हमारी मैकिंटोश ब्लेड थी वैसे, बस डिफरेंस क्या है कि इसको हमने दो पार्ट पे डिवाइड करके दिखाया अलग अलग, और इसको किसके साथ कनेक्ट किया? इस हैंडल के साथ। यहाँ पे तो आपका यही हैंडल लगेगा जो लगा हुआ है वो, बस इसको आप दबाओगे तो ये टिप आगे पीछे क्या होगा? मूव होगा, और उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि वो आपका जो एयरवे है जहाँ पे ग्लोटिस एपिग्लोटिस वहाँ कुछ विजिबल नहीं हो रहा है, तो टिप से आप उनको साइड में कर सकते हैं और इजीली विजुलाइज करके इंसर्ट कर सकते हैं। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस मकोई ब्लेड। और इसका जो यूज है वो कब हम यूज करते हैं, तो आंसर इज, मैंने थोड़े दिन पहले बताया, जब ईटी ट्यूब डाल रहे हैं तो आपका एयरवे नॉर्मल हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, तो नॉर्मल है तब हम मैकिंटोश ब्लेड यूज करेंगे, लेकिन आपका लिखा है कि एयरवे डिफिकल्ट है तो फिर आप कौन सी ब्लेड यूज करोगे? मकोई ब्लेड आप ट्रॉली के ऊपर तैयार रखेंगे। क्लियर? चलिए हो गया, थोड़ा तो नहीं चेक करूं मैं? इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स, जब भी आप सुबह जाते हैं तो ओटीवी आईसीयू में जाते हैं, सबसे पहले इसको चेक करना होता है कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा तो इसको चलाना है, रिप्लेस करना है, या कुछ जो भी करना है अलग करना है, तो क्योंकि इंट्यूबेट करेंगे तभी चलना चाहिए, उस टाइम भागना नहीं पड़ेगा, चल ही नहीं रहा क्या करूं मैं, तो ऑन होना चाहिए, तो डेली आके चेक करना है, फिर ऐसे लगा के रख देना, ठीक है? आप लोग भी ले लो, ले लो, बट तोड़ना नहीं है, बस ध्यान ये रखना है, कुछ भी करो ये मेटल है, टूटेगा नहीं, पर बल्ब नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि वो कांच का है वो टूट सकता है, बाकी ये नहीं टूटेगा, ये तो मेटल है नहीं टूटेगा। ये हो गया, मूव करें आगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन ब्लेड के दो ही टाइप होते हैं, वन इज द स्ट्रेट ब्लेड एंड वन इज द कर्व्ड ब्लेड। स्ट्रेट ब्लेड जो होती है वो हम बच्चों में यूज करते हैं, जो हमारे पास है भी, और कर्व्ड ब्लेड जो है वो हम एडल्ट में यूज करते हैं। दोनों ब्लेड के अंदर एक और ब्लेड हमने बनाई जिसका नाम है मकोई ब्लेड, ये सिर्फ स्ट्रेट कर्व्ड में अवेलेबल होती है, स्ट्रेट अवेलेबल नहीं होती है। और इस ब्लेड का बेनिफिट क्या है कि इसके साथ एक मूवेबल टिप होता है, जिससे इजीली हम डिफिकल्ट इंट्यूबेशन वाले पेशेंट को इंट्यूबेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कभी कभी बच्चों के लिए एक और ब्लेड होती है, जैसे हमारे पास जो अभी ब्लेड है, इस ब्लेड का जो टिप है वो क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन आगे का टिप क्या है? थोड़ा सा कर्व्ड, टिप थोड़ा सा बेंडेड है, लेकिन जब इस पूरी इस ब्लेड को कंप्लीटली स्ट्रेट कर दे, सीधा कर दे, जो थोड़ा सा कर्व्ड है वो भी स्ट्रेट हो जाए, तो उस ब्लेड का नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सफोर्ड ब्लेड। सो ऑक्सफोर्ड ब्लेड इज यूज्ड फॉर इन्फेंट एंड इट इज कंप्लीटली स्ट्रेट ब्लेड, सीधा पूरा, इसको थोड़ा नीचे कर दो तो ये बन गया मिलर, और सीधा कर दो तो बन गया ऑक्सफोर्ड। तो जैसे जैसे एज कम होगी वैसे वैसे एयरवे आपके लिए पास में आता जाएगा, और वहां पे आपको कोई कर्व नहीं चाहिए होगा, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगा आपको ज्यादा ज्यादा क्या चाहिए होगा? कर्व रिक्वायर्ड होगा, इसलिए हम इसमें कोई कर्व रिक्वायर्ड नहीं होता। हो गया ऑक्सफोर्ड। अब जब एडवांसमेंट चल रहा है तो ऑब्वियसली इन ब्लेड्स के साथ में भी एडवांसमेंट होगा, और आजकल क्या कर दिया गया कि जो एडवांस ब्लेड आ रही है, जैसे हमारे पास जो मैकिंटोश ब्लेड है उसमें आपको अपने हैंड से ऐसे डाल के अपनी आंखों से देखना पड़ता है, और हम बेसिकली लेंस को विजुलाइज करते हैं कि लेंस रिलैक्स हुआ या नहीं हुआ, वेग रिफ्लेक्स डिमिनिश हुआ या नहीं हुआ, फिर हम ट्यूब डालेंगे तो आपको 2 मिनट तक बार बार देखना पड़ेगा। आजकल क्या कर दिया गया कि हमने जो हमारी ये ब्लेड है, ये ब्लेड या जो ये ब्लेड है, इस ब्लेड के ऊपर जो बल्ब है, इस बल्ब की जगह क्या लगा दिया? कैमरा। बल्ब की जगह लगा दिया कैमरा, और ब्लेड को अटैच कर दिया वायर के साथ में स्क्रीन पे। अब आप क्या करोगे, उस लेंगोस्कोप को वहां रखेंगे तो वहां कैमरे के थ्रू सब कुछ बाहर दिखता रहेगा, तो आपको उधर देखना नहीं पड़ेगा, कहां देखना है? स्क्रीन पर आराम से देख सकते हैं, बड़ी स्क्रीन पे दिखेगा, और इजीली उसको मॉनिटर कर सकते हैं। और इसी वजह से एडवांस टाइप की जो ब्लेड हमने आजकल बनाई है, अगली जो स्लाइड है उस पर चलते हैं, वो है वीडियो लेरिंगोस्कोप। वीडियो मतलब ये स्क्रीन पे दिखाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? वीडियो लेरिंगोस्कोप। वीडियो लेरिंगोस्कोप के भी अलग अलग टाइप्स हैं। सो जो सबसे पहले हमने बनाया वीडियो लेरिंगोस्कोप वो है सीमेक वीडियो लेरिंगोस्कोप।
देखने की जरूरत नहीं है, सीधा कहां दिख रहा है, जैसे इसका जो यहाँ पे कैमरा सामने जो था ये था, जो इस पिक्चर में दिख रहा है, ये इसका पिक्चर में जो दिख रहा है फ्रंट में ये था, ये मैंने होल्ड किया हुआ है पिक्चर, ये हमारे जोधपुर का ही है सीमेक। तो ये जो सामने था वो दिखेगा, ऐसे आप अंदर डालोगे तो इसके जो अंदर जो भी होगा वो आपको विजुअलाइज स्क्रीन के ऊपर हो जाएगा। सीमेक वीडियो लेरिंगोस्कोप, सो सी फॉर कंटीन्यूअस मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर में हमने भी बोला था कि हम ड्रग देने के बाद में कितने टाइम तक वेट करेंगे, 2 मिनट तक आपको वेट करना पड़ेगा, जब तक ये रिफ्लेक्स डिमिनिश नहीं हो जाएंगे। तो हम इसको 2 मिनट तक लगा के रखेंगे और आप देखते रहेंगे कि लेरिंग्स जो है रिलैक्सेशन में जा रहा है, जैसे जैसे वो रिलैक्स होगा आपको विजुअलाइज होता रहेगा, और जब कंप्लीट रिलैक्स हो जाएगा तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए कंटीन्यूअस मॉनिटर्ड, आप इसे मॉनिटर कर रहे हैं और एनेस्थीसिया देके केयर कर रहे हैं, इस लेरिंग्स को देख रहे हैं, तो दिस इज द सीमेक। बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे इसके थ्रू आप विजुअलाइजेशन बेटर कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं, साथ में आपको अगर पिक्चर्स लेने, फोटो लेने, तो इससे फोटोज भी ले सकते हैं और वीडियो भी बना सकते हैं। तो एक एविडेंस आपके पास रहेगा कि हमने जब स्कोपी किया था लेरिंगोस्कोपी तो उस टाइम ये था, या ऐसा ग्रोथ था, ये था। अब इसमें देख के तो आपको लिखना पड़ेगा, कौन विश्वास करेगा, लेकिन पिक्चर होगा तो सब देख सकते हैं। सो ये हो गया सीमेक, क्लियर। नेक्स्ट, तो ये सीमेक होता है, इसकी जो एक तो ये बड़ी सी स्क्रीन है, बड़ी मतलब आपके मोबाइल पर टैबलेट जो आता है हमारा टैबलेट, टैबलेट जितनी बड़ी स्क्रीन आती है, जो आईपैड आता है उसकी स्क्रीन, और उसके साथ ये हैंडल, फिर इसका स्टैंड या इतना बड़ा होता है, इसको ले जाना पड़ता है बार बार, और उसके साथ ये 4 ब्लेड जो हमारी जैसे मैकिंटोश की होती है 1 2 3 4 नंबर की ब्लेड जो इसके साथ होती है, और इनको इजीली यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये जो लाइन दिख रही है आपको, दिख रही है लाइन एक, तो ये जो लाइन वाला पार्ट है ये है बैटरी, ठीक है, बैटरी वाला पार्ट, ये पुल करने पे निकल जाता है, इसे सी मेक जो लिखा हुआ ना, इस पे से पुल करेंगे तो बाहर आ जाएगा और ये ब्लेड अलग हो जाएगी, और जब आपको चाहिए तो वापस लगा देंगे इसको। सो इसमें अलग अलग ब्लेड्स आपको लगानी पड़ेगी, एक जैसी ब्लेड, जैसे आपको 1 नंबर चाहिए तो 1 नंबर लगानी, इसको उठा के 1 नंबर लगा देंगे, 2 नंबर लगा देंगे, 3 नंबर लगा देंगे। प्रॉब्लम क्या है कि इतना बड़ा है कि इसको हर जगह ले जाने में डिफिकल्टी होती है, जैसे आपको घर ले जाना है, तो घर तो इसको ले नहीं सकते, लाइक अगर मुझे यहाँ लाना है तो मैं दिखा नहीं सकता इसको लाके, तो क्योंकि इतना बड़ा है, तो प्रॉब्लम थी। तो फिर बोला कि कुछ और बनाओ जिसको घर भी ले जा सके ऐसे, और फिर हमने उसको क्या किया, और छोटा बनाया, और एक और एडवांस्ड वीडियो लेरिंगोस्कोप बनाया, दैट इज नॉन एज मैग्राथ वीडियो लेरिंगोस्कोप, जो और एडवांस्ड है, नया टाइप का, दैट इज मैग्राथ वीडियो लेरिंगोस्कोप। सो प्रीवियस में इसमें क्या बेनिफिट थे और क्या इसके हार्म है। जो पहले वाला लेरिंगोस्कोप था, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं यहाँ पे जस्ट आपको, इसके साथ जो ब्लेड है, इसके कैमरा लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रिक वायरिंग है। सो इस ब्लेड को अगर हम वॉश करेंगे, ऑटोक्लेव करेंगे, तो फिर ब्लेड क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। इलेक्ट्रिक डिवाइस से तो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। इसी वजह से इसको हम ऑटोक्लेव नहीं कर सकते और इसको हम वॉश नहीं कर सकते पानी में, प्लाज्मा नहीं कर सकते। सिर्फ हम क्या करते हैं, जो हमारा क्लोरेक्सिडिन सॉल्यूशन या जो हैंड रब आता है वो से साफ करके यूज कर लेते हैं। अब अगर आप इसको सिर्फ क्लोरेक्सिडिन से क्लीन करोगे तो हम ये नहीं बोल सकते कि 100% स्टराइल है, आपके इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करेगा। एक पेशेंट में डाला उसके मुंह में, फिर उसको निकाल के साफ करके दूसरे में डाल दिया है, तो आपको क्या लगता है इन्फेक्शन प्रिवेंशन हो सकता है? सो देयर विल बी अ चांस ऑफ इन्फेक्शन, कि भाई इन्फेक्शन स्प्रेडिंग हो सकती है क्योंकि हम इसको ऑटोक्लेव या स्टरलाइज नहीं कर रहे, तो वो प्रॉब्लम थी इसके साथ एक तो। दूसरा कि आपको इसमें बार बार अगर अलग अलग साइज की ब्लेड चाहिए तो बार बार उसको चेंज करना पड़ेगा। थर्ड, इसके साथ इतनी वायरिंग इतना बड़ा है, इसको चार्ज लगा के रखना पड़ता है, बार बार प्रॉब्लम होती है, पोर्टेबल डिवाइस है लेकिन ये प्रॉब्लम। तो अभी हमने जो नया बनाया उसमें क्या बेनिफिट आया, जो नया था वो ऐसा है। अब इसमें क्या है, स्क्रीन लगा दी, आपका जो मोबाइल फोन है उसका हाफ, मोबाइल का हाफ पार्ट कर दो, उतना सा स्क्रीन लगा दिया, और उसके साथ में इसके अंदर सेल लगते हैं, बैटरी लगती है। सो इसमें कोई वायर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी वायर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो इजीली आप इसको जेब में डाल के दे सकते हैं। नेक्स्ट, जो ब्लेड्स की बात हम कर रहे हैं कि उस वाले में हमें अलग अलग पेशेंट में अगर छोटी बड़ी ब्लेड चाहिए तो उसको बार बार चेंज करना पड़ेगा। इसमें क्या बेनिफिट मिला कि इसमें जो ये वाला पार्ट है, जैसे आपने वो सेल्फी स्टिक देखी होगी पुराने, पहले शुरुआत में जब बहुत सेल्फी का क्रेज आया था तब, तो वो सेल्फी स्टिक जो है कभी लंबी कर देते हैं, कभी छोटी हो जाती है ऐसे, वैसा ही ये है। इसमें एक बटन दिख रहा है, थ्रू दिस बटन आप इस बटन को जब नीचे की तरफ पुश करेंगे तो ब्लेड लंबा हो जाएगा, और जब इस बटन को ऊपर की तरफ पुश करोगे तो ब्लेड छोटा हो जाएगा। सो इससे क्या बेनिफिट मिला कि एक सिंगल ब्लेड से आप डिफरेंट डिफरेंट साइज बना सकते हैं, आपको अलग अलग ब्लेड नहीं लगानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो थी कि इन्फेक्शन, उसके साथ इन्फेक्शन हो रहा था, तो इसको भी तो हम वॉश नहीं कर सकते, इसको भी हम ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, इसको भी हम प्लाज्मा नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं। सो इसमें क्या बेनिफिट था, जैसे मैं अपने हैंड को ऑटोक्लेव नहीं कर सकता हूं क्या, तो मैंने क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया कि हैंड्स तो ऑटोक्लेव नहीं हो सकते पर इसके ऊपर पहनने वाली चीज को ऑटोक्लेव कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर स्टाइल ग्लव्स पहन लिया, अब मेरे हैंड्स क्या हो गए, स्टाइल हो गए, यस और नो। वैसे ही इसको तो ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, बट इसके ऊपर कुछ लगा सकते हैं और उसको तो स्टाइल कर सकते हैं। तो हमने क्या बना दिया, इसके ऊपर एक स्पेशल टाइप का ट्रांसपेरेंट कवर बना दिया, पॉलीकार्बोनेटेड प्लास्टिक का कवर बना दिया, और वो कवर जो आता है स्टाइल आता है। आप जब भी यूज करना है ओपन करेंगे, लगाएंगे, यूज करेंगे और उसको डिस्कार्ड कर देंगे, हर पेशेंट में नया। तो इन्फेक्शन जो स्प्रेड होने के चांसेस थे वो भी क्या हो गया कम। सो दीस आर द बेनिफिट ऑफ this Megrath video laryngoscope. So first is LCD screen is mounted atop the handle of the laryngoscope to display the image, जो ऊपर आपको दिख रही है, this is the one. An adjustable camera stick, this is adjustable camera stick जो यहाँ पे दिख रही है, this is an adjustable, adjust होगी इस बटन के थ्रू और ये ऊपर नीचे इजीली एडजस्ट की जा सकती है। Disposable polycarbonate blade cover can be placed over the camera stick, तो आप कैमरा स्टिक के ऊपर कवर लगा दो, उससे क्या होगा, जो हम बात कर रहे थे इन्फेक्शन वो स्प्रेड होने के चांसेस नहीं रहेगा। And no wire, portable, no wire or cables. So these are the benefit of this Megrath video laryngoscope. वो करें, where is the scope, कहाँ है भाई, इधर ही रखा है, नहीं लगा, लग गया, चलो वेरी गुड, ले लें, क्या है, RBS respiratory distress syndrome, it's a type of condition which occurs suddenly
पहला थिंग्स तो, एंड दूसरा थिंग वहां पे मेजर रेस्पिरेटरी क्रॉनिक डिजीज नहीं है। आरडीएस इज एन एक्यूट डिजीज, सडन डेवलप हुआ है एंड इट इज टेम्पररी ओनली। लेकिन जैसे हमने बात किया टीबी, अस्थमा या ऐसी कोई, तो दीज आर क्रॉनिक डिजीज जो फॉर लॉन्ग टाइम तक पेशेंट को रिक्वायर्ड होगी, वहां पे उनको मेजर सपोर्ट चाहिए। तो इसलिए वहां बाईपीएस जा रहे हैं, सीपीएस इसमें नहीं, वहां पे पेशेंट को मेजर सपोर्ट नहीं चाहिए, माइनर सपोर्ट चाहिए। आरडीएस में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में पेशेंट को फुल सपोर्ट नहीं चाहिए, माइनर सपोर्ट चाहिए, और इसलिए हम उस पे सीपीएप यूज कर रहे हैं, जस्ट ओनली फॉर एक्यूट कंडीशन। यस स्मोक नहीं लिख लिया, देखा ये कौन सी ब्लेड है, विच टाइप ऑफ ब्लेड, ब्लेड का नाम कौन सा है, कौन सी टाइप की ब्लेड है, अभी बताइए ना, दो टाइप की ब्लेड है, कौन सी है ये, मैकिंटॉश ब्लेड और मिलर ब्लेड। मिलर ब्लेड कैसे पता चलेगा, स्ट्रेट ब्लेड है तो मिलर ब्लेड, और कर्व्ड है तो मैकिंटॉश। चलो हाँ, पुल को पुश करो, उधर पीछे की तरफ पुश करो, हाँ चल गया, ऊपर पुश करोगे तो खुलेगा, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ ऊपर, अरे ब्लेड को ऊपर पुश करो, ऊपर, हाँ धक्का लगाओ, ब्लेड को हैंडल को नीचे खींचो, ब्लेड को ऊपर पुश करो, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में, एक को नीचे एक को ऊपर। ये हैंडल, ये ब्लेड, इसको नीचे खींचना है, इसको ऊपर धक्का देना है, ऐसे। आप दोनों को, अगर इसको दोनों को ऊपर ऊपर करोगे तो ऊपर जाएगी, नीचे करोगे नीचे जाएगी, ये दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में खींचना है, एक को ऊपर एक को नीचे, बस। यस लिख लिया। द नेक्स्ट इज क्लीनिंग ऑफ लेरिंगोस्कोप। सो इसका क्वेश्चन आई थिंक लास्ट दो नोट से पहले आया था क्वेश्चन, क्लीनिंग ऑफ द लेरिंगोस्कोप कैसे हम करते हैं। सो देखते हैं, हाँ चलिए आगे। क्लीनिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेरिंगोस्कोप है। सबसे पहले हमारे पास था, जो सबसे पहले हमारे पास था वो था फ्लेक्सिबल, हमने बात किया था एंडोस्कोप, या जिसको हमने नाम दिया था फाइबर ऑप्टिक स्कोप। उसके अलावा मेटल ब्लेड्स हमने अभी देखी, जो ये हमारे पास ब्लेड है, और उसके अलावा जो हमने अभी देखे वीडियो लेरिंगोस्कोप। तो सबका क्लीनिंग हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से करेंगे। सो द फर्स्ट इज फॉर क्लीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप आता है उसको हम कैसे क्लीन करते हैं। सो फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप फाइबर से बना हुआ है, प्लास्टिक मिक्स होता है, प्लाज्मा किया या ऑटोक्लेव किया तो पिघल जाएगा। जब वापस आएगा तो एक पॉलीथीन में सिर्फ एक प्लास्टिक का थोड़ा सा अमाउंट मिलेगा आपको पिघला हुआ, वो एंडोस्कोप पता नहीं कहां जाएगा। सो हम उसको ऑटोक्लेव या प्लाज्मा नहीं कर सकते, ओनली हम क्या करेंगे, इसको साइडेक्स या जिसको हम क्या बोल सकते हैं ग्लूटेल्डिहाइड जो होता है उसके अंदर हम इसको यूज करेंगे। साइडेक्स या ग्लूटेल्डिहाइड की बात करें तो इट्स अ वेरी कॉमन क्विक स्टरलाइजर, इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक स्टरलाइजर और क्विक डिसइंफेक्टेंट। इट्स अ क्विक डिसइंफेक्टेंट नॉट स्टरलाइजर। स्टरलाइजर तो बहुत, इसका स्टरलाइज करने के लिए कम से कम आपको 10 से 12 घंटे चाहिए, साइडेक्स में डिप करना पड़ेगा। आगे बढ़ाऊंगा पूरा साइडेक्स डिटेल में, एक क्लास पूरा। सो साइडेक्स और ग्लूटेल्डिहाइड इज नोन एज क्विक डिसइंफेक्टेंट, क्विक डिसइंफेक्टेंट। For the best result or for the disinfectant result, you need at least 2% strength of the Sidex. Sidex का कितना strength चाहिए, तो 2% मिनिमम होना चाहिए, तभी आप रिजल्ट बेस्ट आएगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। For the best result, you should dip the instrument in the Sidex for nearby minimum 20 minutes. So हम वैसे तो इसको लिखते हैं 10 to 20 minutes, बट बेस्ट है कि आप 20 मिनट तक रखेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। सो 10 to 20 मिनट्स जो हमें साइडेक्स में डिप करना होता है, उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और वो स्टराइल नहीं होगा, वो क्या रहेगा, डिसइंफेक्ट रहेगा। अगर आपको स्टरलाइज करना है तो कितने घंटे रखना पड़ेगा, 10 से 12 घंटे, हावर्स के लिए रखना होगा, तब वो स्टरलाइज होगा, सिर्फ ये डिसइंफेक्ट होगा। सो साइडेक्स, इसको डिसइंफेक्ट करने के हम क्या करते हैं, तो इस तरह का ट्यूब होता है, इट्स ए प्लास्टिक ट्यूब, इसमें हम क्या फिल कर देते हैं, साइडेक्स, और इसके अंदर हम उसको डिप कर देंगे, आपके एंडोस्कोप को, जो फाइबर ऑप्टिक स्कोप था उसको ऐसे डिप कर देंगे, 10 to 20 मिनट डिप रखेंगे, एंड उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, जो एक और ट्यूब होगी जिसमें सलाइन भरा होगा, इसमें नॉर्मल सलाइन होगा, तो इसमें से निकाल के इसको इसमें डाल देंगे। जब सलाइन डालेंगे तो क्लीन हो जाएगा, और क्लीन होने के बाद इसको ड्राई करके सलाइन को एम्प्टी करके उस एम्प्टी के अंदर ही आप रख देंगे, या आपका जो भी बॉक्स है उसमें रख देंगे। आप अगली बार वापस जब आपको यूज करना है तो सलाइन से क्लीन करके आप वापस यूज कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो साइडेक्स या ग्लूटेल्डिहाइड हम यूज करते हैं वो डेंजरस होता है बॉडी के लिए, और इसलिए कभी भी साइडेक्स में डालने के बाद उसको डायरेक्टली यूज नहीं करना है, उसको हमेशा नॉर्मल सलाइन में क्लीन करके ड्राई करके यूज करना है पेशेंट में। अगर साइडेक्स बॉडी में गया तो वो कार्सिनोजेंस होता है, उससे कैंसर हो सकता है, हार्मफुल इंपैक्ट हो सकता है, इसलिए आपको साइडेक्स के बारे में और डिटेल में मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो हमारे पास ये ब्लेड्स है, क्लीनिंग फोर्थ ब्लेड, जो अभी आपके पास है या फिर जो मेरे पास ये ब्लेड है, ये मेटल ब्लेड है, और ये जो इसका बल्ब होता है ये भी मेटल से प्रूफ होता है, ये टूटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, इसको गिर भी जाएगा तो नहीं टूटेगा, मैं बोल रहा था आपको पर नहीं टूटता है। ये जो ब्लेड है आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, ऑटोक्लेव कर सकते हैं, ऑटोक्लेवेबल है। सो पहले इसको क्या करना है, यूज करने के बाद वॉश करना है नॉर्मल वाटर में, वॉश करने के बाद आप इसको ऑटोक्लेव कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको प्लाज्मा करवा सकते हैं, प्लाज्मा मशीन में, या ईटीओ मशीन में ईटीओ करा सकते हैं। आप चाहे तो इसको साइडेक्स में डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है, किसी से भी इसको डिसइंफेक्ट किया जा सकता है, ये हर जगह रजिस्टर है। इसलिए लिखा है क्लीनिंग ऑफ द ब्लेड, फर्स्ट वॉश द ब्लेड विद वाटर एंड देन यूज आइदर इन साइडेक्स, ग्लूटेल्डिहाइड और ऑटोक्लेव और प्लाज्मा, कुछ भी करा सकते हैं, आपकी इच्छा है, और आप इसको यूज कर सकते हैं। हाँ जी, लाइट नहीं होगी, इट्स रेजिस्टेंस फॉर प्लाज्मा और ऑटोक्लेव, इसका जो टेंपरेचर है ऑटोक्लेव के टेंपरेचर से ज्यादा टेंपरेचर है, ये खराब नहीं होगा। नेक्स्ट साइडेक्स, सो ये नहीं लिखना है, साइडेक्स के बारे में बाद में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं लिखना है कुछ भी। सो ये हो गया, और हमने बात कर दिया वीडियो लेरिंगोस्कोप को हम प्लाज्मा ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, उनको सिर्फ क्या करना होगा, जनरली जो आपका क्विक स्टरलाइजर सॉल्यूशन लाइक क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशन जो आपके पास है उससे आप उसको क्लीन करके यूज करेंगे। मैग्राथ के पास तो हमारे पास ऑप्शन है, हम कवर लगा के यूज कर सकते हैं, पर मैं कोई सॉरी जो मैक्सिमिक है उसके साथ ऐसा ऑप्शंस नहीं होता है। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट द लेरिंगोस्कोप एंड लेरिंगोस्कोपी। क्लियर, मूव करें आगे। एक मैंने आपको बोला था ट्यूब के बारे में बात, ये जो लास्ट लाइन है वो नहीं लिखना है, वो अभी मैं बाद में पढ़ाऊंगा साइडेक्स के बारे में, एंड द ट्यूब इज बूजी ट्यूब। तो आप लोगों को याद होगा मैंने बोला था मैं आपको दिखाऊंगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई विल शो यू दिस। ये क्या है, दिस इज द बूजी ट्यूब। ये जो ट्यूब है, ये जो पेपर में पैक किया हुआ है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा पेपर। ये कौन सा है, प्लाज्मा पेपर, जो मैं उस दिन बोला था, और इसके ऊपर कलर कोडिंग होता है जो मैं उस दिन बता रहा था। आई थिंक आपको जैसे इस पे येलो कलर दिख रहा है,
हाँ वो येलो कलर होता है, ये पहले ब्लू होता है या ब्राउन होता है या ब्लैक होता है, और प्लाज्मा होने के बाद में इसका कलर चेंज हो जाता है। अलग अलग कंपनी में अलग अलग हो सकता है, सेम नहीं होता है। सो जैसे ये पेपर पहले जो नॉर्मली आता है हमारे पास, ये ब्लैक होता है, और ब्लैक से क्या हो गया, येलो हो गया, मतलब ये हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो भी है वो क्या हो गया है, क्रिस्टलाइज हो गया है, प्लाज्मा सही से हो गया, सक्सेसफुल हो गया, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम इसको ओपन करें, कर दे, देखो कितना गंदा कर दिया लगने के बाद। ये वैसे 2022 में हुआ था, तो ये वैसे एक्सपायर हो गया, इसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 महीने होती है। सो 6 महीने हो गए वैसे भी ओपन किया हुआ है वैसे ये। सो दिस इज द बुजी। बुजी की बात करें तो इसके दो पार्ट होते हैं या दो इसके कंपोनेंट है। दिस इज द वन, दिस इज द सेकंड। ये जो वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टिलेट, बताया था याद है, एंड दिस इज द बुजी। स्टिलेट का काम क्या है, इस बुजी ट्यूब की फ्लेक्सिबिलिटी को रिड्यूस करना। ये फ्लेक्सिबल है, दिख रहा है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए हम इसमें क्या डाल रहे हैं, स्टिलेट डाल रहे हैं। सो नॉर्मली जब हम इंट्यूबेट करते हैं तब हमें इस स्टिलेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे हमें इस ट्यूब को कुछ शेप देके इंट्यूबेट करना है, मुझे इसको ऐसा बेंड करके देना है, अभी ऐसे रुकेगा नहीं, वापस सीधा हो जाएगा, तो बेंड करने के लिए फिर मैं इसमें क्या डालूंगा, ये बुजी ट्यूब में स्टिलेट डाल दें। और आप देखोगे तो स्टिलेट की जो लेंथ है इस ट्यूब से बहुत कम है, इसका लेंथ यहीं तक है, याद है जो मैंने पहले बताया था कि जो स्टिलेट है वो कभी भी इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, लास्ट तक नहीं जाना चाहिए, क्रॉस किया तो पेशेंट के ट्रॉमा कर सकता है, इंजरी कर सकता है, तो इसलिए इसकी लेंथ शॉर्ट होती है। और ये इजीली भी बेंड हो सकता है, इसके डिफरेंट शेप बनाए जा सकते हैं, ऐसे हो गया, आप ऐसे कर दो, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर सकते हो इसको, वापस सीधा इसको भी किया जा सकता है। सो ये क्या है, स्टिलेट। तो हमें इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें क्या समझना है, बुजी का। बुजी जो ट्यूब होती है ये भी फ्लेक्सिबल ट्यूब है, इसको भी आप जैसे चाहो वैसे चाहो बेंड कर लो, इसको जैसे तोड़ दिया था इसलिए हमने इसको हटा दिया था, डिस्कार्ड कर दिया था क्योंकि टूट गई थी यहाँ से, तो इसलिए जहाँ पे वो वायर एंड होता है वहां से किसी ने बेंड कर दिया तो ये टूट गया था, इसलिए मैं इसको लेके आ गया यहाँ पे। और इसको आप जैसे चाहो वैसे शेप में क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, इजीली बेंडेबल है। और ये वापस सीधी हो जाएगी, चीजें पुल करोगे सीधी हो जाएगी। इसके अंदर छेद है, ओपनिंग है, जैसे वो जा रहा दिख रहा है, तो आप यहाँ पे वेंटिल जो इसका कनेक्टर आता है वो लगा के इस वेंटिलेटर से वेंटिलेट भी कर सकते हैं इसके थ्रू। हमने कल कल ही पढ़ा था मैंने इसका यूज। सो जैसे उन्होंने पीछे भी क्वेश्चन पूछा था कि बुजी ट्यूब डालने के बाद में हम ऑब्चुलेटर क्या करेंगे, तो इसका जो पर्पज है वो यही है, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन वाली स्टेट में इसको हम यूज करते हैं, जब आपका ट्यूब डालना पॉसिबल नहीं होता तो हम इसको डाल सकते हैं क्योंकि थोड़ा थिक होता है तो इजीली जा सकता है। और फिर इसके सारे हम क्या डालेंगे, ट्यूब डालेंगे, आई थिंक यहाँ ट्यूब है या लगे हुए, हाँ इधर ही हमारे पास, वेरी गुड। सो जैसे ये ट्यूब है, पेशेंट को जब ये ट्यूब लाइक फॉर एग्जाम्पल ये ट्यूब लगी हुई है, ये वाली ट्यूब हम लगा देते हैं, बंदी हुई ट्यूब लगी हुई है, तो ये ट्यूब आपने पेशेंट को ऑलरेडी लगाई हुई है, अब आपको ट्यूब क्या करनी है, चेंज करनी है, तो आप क्या करेंगे, इस ट्यूब के अंदर क्या डालेंगे, बुजी डालेंगे इधर से, और इसको अंदर इंसर्ट कर देंगे ऐसे, क्लियर, इंसर्ट कर दिया ऐसे। अब आपको क्या करना है, बुजी को एयरवे के अंदर रखना है और इसको क्या करना है, ऐसे बाहर निकाल देना, तो ये आ गया बाहर, ट्यूब कहाँ है, ट्रेकिया में। जब आप इसको बाहर निकाल देंगे तो फिर आपको क्या करना है, नई ट्यूब को इसके अंदर डालना है, जैसे आप पूछे थे पीछे कि हम ऑब्चुलेटर क्या करेंगे, तो ऑब्चुलेटर इसके अंदर रहेगा तो ट्यूब इसमें नहीं जाएगी क्योंकि ओपनिंग ब्लॉक हो जाएगी, फिर हम इसको इसके साथ इंसर्ट करेंगे ऐसे, और आप देखोगे ये जो ट्यूब जाएगी तो ये आप बुजी के सारे अंदर जाएगी, देख रहे हैं। सो जो आपका ल्यूमन होगा या ट्रेकिया वाल होगी उसको ये टच नहीं करेगा, उसको डैमेज नहीं करेगा। नॉर्मली अगर मैं डायरेक्टली इसको इंसर्ट करूंगा तो ये सीधा जाके ट्रेकिया के वाल पे टच होगा और इंजरी करेगा, बट इसके साथ जाने पे उसको टच नहीं करेगा और इजीली क्या होगा, पेशेंट को लग जाएगा, और जैसे इंसर्ट हुआ इसको बाहर निकाल देंगे, ट्यूब आपका चेंज हो गया। सो दिस इज द पर्पस ऑफ बुजी ट्यूब, क्लियर, यस, ठीक है, मूव करें, देखना है, ये तो पाइप ही है, क्या देखना है इसमें, देखना ये भी, कौन कौन किस किस को दिखाऊंगा, ये तो बहुत एक ही है मेरे पास, सीधा भी नहीं होगा अभी मेरे से। सो दिस इज द बुजी ट्यूब, द डिवाइस इज मॉडरेटली फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल है, दिखाया मैंने आपको इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। इट कैन बी बेंट इन इनटू द शेप फ्रॉम इट्स स्ट्रेट फॉर्म इन व्हिच इट इज सप्लाइड, जो स्ट्रेट आते हैं उसको आप इसको सीधा क्या किसी भी शेप में बेंड कर सकते हो। बुजी आर कॉमनली अराउंड 15 फ्रेंच इन डायमीटर, जो इसका डायमीटर है वो कितना है, 15 फ्रेंच का, और उसके साथ में इसकी जो लेंथ होती है वो होती है आपकी 70 सेंटीमीटर, जो टोटल लेंथ आती है 70 सेंटीमीटर इन लेंथ। द डिवाइस कैन इन यूज इन टिपिकल ओरल इंट्यूबेशन, कब हम यूज करते हैं तो आंसर होगा ओरल इंट्यूबेशन, जैसे आप इस पर्सन में हैंड में देख सकते हैं, तो दिस इज द बुजी ट्यूब एंड दिस इज सॉल्विंग इंट्यूबेशन। ये देखा सबने, और किसी की इच्छा है किधर, नहीं, रख दे अंदर। लिख लिया, ऑनलाइन वालों को भी बताया करो, क्या बताना है भाई, है अभी तो बताया सब कुछ, पता नहीं क्या बताया, नहीं बताया, इनको भी बताते, वापस बताते हैं आप लोगों को। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब कल सबने देख ली थी, कोई रह तो नहीं गया, वो करें, टेस्ट के लिए पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, क्या क्या पढ़ना है, कम्युनिटी पढ़ना है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और उसके साथ में जो मैकेनिकल सॉरी मैकेनिकल वेंटिलेटर तो पढ़ना ही है, वो तो है ही, उस पिछला वाला तो कभी भी आ सकता है, वो तो बोलेंगे नहीं, ये नहीं सोचना कि पिछला वाला नहीं आएगा, पिछला वाला तो जब इच्छा होगी तब आ सकता है, वो तो पढ़ा दिया ऑलरेडी, पर स्पेसिफिकली कहां से आएंगे, जो दो टॉपिक बताए मैंने, ईटी ट्यूब एंड टीटी ट्यूब, बट उसके साथ में पुराना तो पढ़ना ही है, ऐसा नहीं पुराना तो अब हो गया उसका टेस्ट में, उसका भी आ सकता है, तो वो तो पढ़ते ही रहना, रिवाइज तो करना ही पुराना, यस। तो इसलिए मेनली आप पढ़ के ईटी ट्यूब और टीटी ट्यूब, और उसके साथ में जो सर ने पढ़ाया, जो भी कम्युनिटी में जो भी उनका टॉपिक है वो पढ़े, और आगे चले नेक्स्ट।
लिख लिया? नेक्स्ट इज द बेग एंड मास्क वेंटिलेशन. सो आई थिंक इन 2019 जब मैं पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में था यहाँ पे ओटी के अंदर ही, तो वहां पे एग्जाम हुआ था. उस टाइम नॉट सेट नहीं था, एक कंबाइंड एग्जाम हुआ था. उसमें क्वेश्चन आया था, जो जो जिसने दिया था स्टाफ ने, वो आके मेरे से पूछा था वहां पे. तो उसके क्वेश्चन था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लिटिल फिंगर ड्यूरिंग दिस बेग एंड मास्क वेंटिलेशन. क्या क्वेश्चन था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिटिल फिंगर ड्यूरिंग द बेग एंड मास्क वेंटिलेशन. सो अब लिटिल फिंगर बेग एंड मास्क वेंटिलेशन इतना किसको पता है? बेग एंड मास्क वेंटिलेशन ही नहीं पता है, तो लिटिल फिंगर कहाँ आएगी? सो जिन्होंने कभी देखा है ओटी में कुछ किया है तो कर सकते हैं, बाकी तो आंसर आना पॉसिबल नहीं था. तो इसीलिए इस बेग एंड मास्क वेंटिलेशन को समझना और इसकी टेक्निक को समझना बहुत जरूरी है. सो जो लिटिल फिंगर आपको इस पे दिखाई दे रही है, वहां दिख रही है, तो उसका पर्पस क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे उसको, और क्या है बात करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं बेग एंड मास्क वेंटिलेशन. सो इट्स अ टाइप ऑफ मैनुअल वेंटिलेटर. मैनुअली आपको वेंटिलेट करने के लिए जो चाहिए वो क्या है? आपका बैग एंड मास्क वेंटिलेशन. बैग एंड मास्क वेंटिलेशन इज एन एयरवे मैनेजमेंट टेक्निक which allow patient for oxygenation and ventilation. For this you require two things. One is the mask, proper fitting mask. Second thing, bag, that is ambu bag. Ambu bag. So bag means ambu bag और mask, NIV mask इसको हम बोलते हैं. इसका जो साइज आता है वो अकॉर्डिंग टू ग्रुप दो आते हैं, एक होता है एडल्ट का और एक होता है बच्चों, पीडियाट्रिक एंड एडल्ट. सो आप पीडियाट्रिक वाला बच्चों के लिए और एडल्ट वाला एडल्ट के लिए यूज करेंगे. सो यू रिक्वायर्ड एम्बू बैग. एक एग्जाम में एम्बू के बारे में पूछा था, व्हाट इज एम्बू? सो आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट. आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, दैट इज एम्बू. सो व्हाट इज एम्बू? द आंसर इज आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, एम्बू बैग. जो आपको आर्टिफिशियली अगर आपको पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करना है तो वहां पे आप यूज करेंगे एम्बू बैग को. एंड यू रिक्वायर्ड मास्क व्हिच इज NIV मास्क, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन मास्क, NIV मास्क. एम्बू बैग देखा सबने? वो करें. नेक्स्ट इज एम्बू बैग. व्हाट इज द एम्बू बैग? ये लिख लिया? भूजी ट्यूब का पिक्चर आया था एक बार, नॉर्थ सेट में आया था फोटो. पूछा ये क्या है? सबको लगा ट्यूब है, पर वहां लिखा था भूजी. भूजी में तो ट्यूब लग ही नहीं रहा था कि भूजी भी ट्यूब होती होगी कुछ. सो भूजी होती है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए भूजी ट्यूब है, बट एग्जाम में सिर्फ भूजी लिखा हुआ आता है. लाइक एक बार क्वेश्चन आया था कि रामसे स्केल इज यूज्ड फॉर. सो बेसिकली जब तक रामसे क्वेश्चन नहीं आया तब तक किसी को पता नहीं था क्योंकि ऐसी कोई स्केल भी होती है. हाँ, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे सारी स्केल, स्केल्स भी पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाएंगे. उस टाइम भी पढ़ाया हुआ था. एक भूजी भी कब से 2022 से तो यहाँ पे पढ़ी, बाकी पढ़ा तो मैं पिक्चर तो 2019-18 का पिक्चर है. सो रामसे स्केल जो हम पढ़ाते हैं, मेरा जो टॉपिक का नाम आता हुआ था रामसे सेडेशन स्केल, ऐसे लिखा होता है टेक्स्ट बुक में भी ये लिखा होता है रामसे सेडेशन स्केल. अब एग्जाम में पूछते हैं कि रामसे सेडेशन स्केल यूज फॉर, तो आपको पता चल गया रामसे सेडेशन मतलब सेडेशन के लिए यूज करते हैं. तो क्वेश्चन क्या आया? रामसे स्केल इज यूज फॉर. अब सोचो रामसे स्केल कहाँ होती है. एक बार एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया इज नोन एज स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट. सो हाँ, वो तो जिन्होंने पढ़ा है उनको तो पता है, सेकंड सेकंड कर रहा है, पर जिन्होंने नहीं पता उनको पता नहीं स्टेज भी होती है एनेस्थीसिया की. तो क्वेश्चन जो था उसमें एक्साइटमेंट सोच रही है, तभी एक्साइटमेंट एनेस्थीसिया देने के बाद में आएगा नहीं. एक्साइटमेंट कब आएगा? पहले आएगा तभी जब जगह हुआ तब, लेकिन वो आता है सेकंड स्टेज में. सो आंसर वहां पे गलत हो सकते हैं. तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे. जैसे आप अभी बुजिक देख रहे हो, चले आगे. और ये तो एक बार में 4 लोग देख सकते हैं, इतनी लंबी है. अलग अलग देखने की जरूरत तो है नहीं ना. कहाँ है? पीछे दे दो. नेक्स्ट, एम्बोबिक आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट. दिस इज एम्बोबिक. 100% ऑक्सीजन कैन बी डिलीवर्ड बाय एम्बोबिक. सो एम्बोबिक से आप 100% ऑक्सीजन दे सकते हैं, बट एक कंडीशन है, वो है कि आपको इसके साथ ऑक्सीजन सोर्स लगाना पड़ेगा और रिजर्वायर बेग अटैच करना पड़ेगा. अगर आप विदाउट ऑक्सीजन सोर्स एंड विदाउट रिजर्वायर बेग वेंटिलेट कर रहे हैं तो वहां पे 100% ऑक्सीजन डिलीवर्ड नहीं होगा. उस कंडीशन में जितना इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है 21% वही डिलीवर्ड होगा. सो 100% देने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको रिजर्वायर बेग एंड ऑक्सीजन अटैच करना पड़ेगा. सो 100% ऑक्सीजन कैन बी डिलीवर्ड बाय एम्बू बेग बाय अटैचिंग ऑक्सीजन सोर्स एंड रिजर्वायर. एम्बू बेग का मेन पर्पस यही है, इट इज यूज्ड फॉर हाइपर वेंटिलेशन. जब भी हम क्या यूज वर्ड यूज करते हैं हाइपर वेंटिलेशन, तो हम क्या यूज करते हैं? एम्बू बेग. सो हाइपर वेंटिलेशन एंड फॉर शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, लाइक बिफोर सक्शनिंग और आफ्टर सक्शनिंग, तो हम क्या करेंगे? एम्बू बेग से वेंटिलेट करेंगे. बिफोर इंट्यूबेशन आपको हाइपर वेंटिलेट करना है तो आप क्या करेंगे? एम्बू बेग से वेंटिलेट करेंगे. सो जब भी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए हाइपर वेंटिलेट करना है तो हम यूज करते हैं एम्बू बेग. एंड दिस इज द साइज ऑफ बेग अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप. इन एडल्ट इट शुड बी लेस देन 1500 ml. सो 1500 ml या इससे कम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. बच्चों में 500 ml और इन्फेंट में 250 ml, छोटा सा बेग आता है ऐसे. सो दीस थ्री साइजेस जो हम यहाँ पे अवेलेबल होती है वो यूज करते हैं. अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे पिक्चर दिखा देता हूँ आपको. अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है कभी एम्बू बेग, तो जो है वो मैं दिखा देता हूँ. हो गया? साइज क्लियर? नेक्स्ट. क्लियर? नेक्स्ट इज
वो करें। The next is this is the amoebic, देखा है? So this is the amoebic, this is the mask, ऑक्सीजन सोर्स के लिए ट्यूबिंग्स, एंड दिस इज द रिजर्वायर बिग। पहला पॉइंट, प्रॉपर फिटिंग मास्क होना चाहिए, ना मास्क छोटा होना चाहिए ना मास्क बड़ा होना चाहिए। मास्क की बात करें फिटिंग की, तो मास्क जो है नोज से लेके आपके जो लोअर पार्ट ऑफ द जो है इसको कंप्लीटली ऐसे कवर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मास्क सिर्फ मुंह पे लगा दिया इधर, पेशेंट नाक से सांस ले रहा है आप यहां से वो कर रहे हो तो वेंटिलेट नहीं होगा। और ऐसा भी ना हो कि बच्चे के लगा दिया ऐसे मास्क, बच्चा देख रहा है क्या कर रहे हैं, आंखें और सब वेंटिलेट हो रही है, एडल्ट वाला लगा दिया बच्चे के तो सारा वेंटिलेशन हो जाएगा। सो इसीलिए प्रॉपर फिटिंग मास्क होना चाहिए एंड लीकेज नहीं होना चाहिए, फिटिंग होनी चाहिए प्रॉपर। देन जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे 3 वाल्व है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एक्सपायरेटरी वाल्व। एक्सपायरेटरी मतलब जब एयर वापस बाहर निकलेगा तो उसके लिए एक छोटा सा एक पॉइंट दिया हुआ है, इसके थ्रू एयर क्या होती है बाहर निकलती है, इसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी वाल्व। एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का वाल्व है। रेड कलर का वाल्व इंडिकेट करता है पीप को, पीप पढ़ा था याद है? ये बेग जो है जब आप इसको डिफ्लेट करोगे, डिफ्लेट करके वापस जब इन्फ्लेट होगा तो सारी की सारी एयर वापस बाहर आ जाएगी। अगर आप पीप सेट नहीं करोगे तो इसमें भी ऑप्शन नंबर रीडिंग लिखी होती है, आप सेट करोगे पीप कितना रखना है तो उससे उतनी एयर अंदर रहेगी। और ये है आपका पॉप अप वाल्व। पॉप अप वाल्व का मतलब हमने बोला कि बेग की कैपेसिटी 1500 ml होनी चाहिए, बट हमारा जो टाइडल वॉल्यूम है वो 1500 ml नहीं होता है, कितना होता है? नॉर्मली 500 ml होता है। सो अगर आप 1500 ml दोगे तो लंग्स फट जाएंगे। सो इसके लिए हमारे पास ये वाल्व होता है, हम इस वाल्व से क्या कर सकते हैं, एयर को लीक करवा सकते हैं। सो आपको जितनी एयर चाहिए उतनी रखेंगे, बाकी को इसको ओपन करके क्या कर देंगे, लीक कर देंगे। तो दिस इज फॉर एयर लीकिंग वाल्व, जिसे पॉप अप वाल्व बोलते हैं। तो ये पार्ट 1। ये आता है सेंटर में, जिसको हम बोलते हैं बेग का जो मेन पार्ट है एम्बू बेग का। ये जो पार्ट होता है ये सेल्फ इन्फ्लेटिंग होता है, इसको डिफ्लेट करने के लिए आपको कंप्रेस करना पड़ेगा। जब आप छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक वापस क्या हो जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है, सेल्फ इन्फ्लेटिंग बेग लिखा है। लास्ट पार्ट पे ये दोनों डिटेच हो सकते हैं, इसको आप खींच के हटा सकते हैं यहाँ से, इसको भी हटा सकते हैं, चाहे तो लगा सकते हैं। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो 21% देगा, लगाएंगे तो 100% तक प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये जैसा आपका जो रीब्रीथर मास्क के साथ में बेग आता है वैसा ही बेग है, और ये ट्यूबिंग जो सिलेंडर के साथ या जो ऑक्सीजन का पाइपलाइन है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। सो ये क्या है आपका एम्बू बेग, क्लियर? नेक्स्ट, यूजेस ऑफ एम्बू बेग। तो अभी बताया मैंने कहां यूज करते हैं, फॉर द हाइपर वेंटिलेशन। जब भी आपको पेशेंट को क्या करना है, हाइपर वेंटिलेशन, ये वाली लाइन नहीं लिखनी है, जो पहला लाइन लिखा हुआ है इसमें आपको लिखना है फॉर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, पीपीवी। क्या हम इसे नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे सकते हैं? नेगेटिव में तो आपको कुछ चाहिए नहीं, पेशेंट का चेस्ट कवर करना है, उस मशीन से देखा था। पॉजिटिव प्रेशर यानी फोर्सफुली एयर अंदर डालता है और उससे क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन। तो सेकंड वन इज हाइपर वेंटिलेशन। So for positive pressure ventilation and through the positive pressure ventilation it provide a hyper ventilation like before suctioning, after suctioning, before intubation। जब आपका वेंटिलेटर काम करना बंद कर दे तब आपको हाइपर वेंटिलेट करना है, तो भी आप किसके साथ जाएंगे, एम्बुबेक के साथ। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज बेग एंड मास्क टेक्निक्स। सो यहीं से जो हम क्वेश्चन जो मैंने बताया था, जो पूछा था आपसे, सो मास्क को जो होल्ड किया जाता है, मास्क अभी देखा था हमने बेग के साथ जो लगा था मुंह पे लगाने वाला, उसको होल्ड करने के बेसिस पे 2 टेक्निक होती है। देयर आर 2 टेक्निक्स थ्रू व्हिच अ मास्क इज होल्डेड। दोनों टेक्निक का कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन नहीं होता है, ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, आपने कैसे प्रैक्टिस किया आपने अपने इंस्टीट्यूट के अंदर। लाइक आपने ऐसे होल्ड किया तो ऐसे करोगे, ऐसे किया तो ऐसे, जैसे भी आपको सिखाया गया वैसे आप होल्ड करोगे। बट 2 टेक्निक जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो फर्स्ट टेक्निक, यू होल्ड द मास्क विद अ सी। ये दोनों फिंगर से आप क्या करोगे, ऐसे मास्क को ऊपर से पकड़ोगे, जो मास्क है मैं पिक्चर में दिखाऊंगा। और ये जो 3 फिंगर्स है इनको आप यूज करोगे आपके इस जो के यहाँ पे। सो मेरे लिए तो ये करना उल्टा हो जाएगा, लेकिन पेशेंट जो होगा ऐसे रहेगा, तो ऐसे तीनों फिंगर के जो, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका मास्क। सो यहाँ पे जो बनेगा दिस इज द सी, ये क्या है सी, और ये जो है ई। इसलिए इस टेक्निक का नाम क्या है, पहले टेक्निक का सी एंड ई टेक्निक। दिस इज द फर्स्ट टेक्निक व्हिच इज नोन एज सी एंड ई टेक्निक, इन व्हिच द थंब एंड दिस इंडेक्स फिंगर फॉर्म अ सी ओवर द मास्क। तो इन दोनों फिंगर का पर्पस क्या है, होल्डिंग द मास्क। ये दोनों फिंगर मास्क को होल्ड करती है, एंड रिमेनिंग 3 फिंगर लिफ्ट द जो को लिफ्ट करती है, और उससे क्या होगा, एयर वे ओपन होगा। सो द पर्पस ऑफ दिस 3 फिंगर इज टू लिफ्ट, उसका ऑप्शन था लिफ्ट द जो। तो आंसर क्या होगा, लिटिल फिंगर, योर रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर विल लिफ्ट द, क्लियर? सो इसमें पिक्चर देखते हैं और इसको समझते हैं। फर्स्ट टेक्निक सी एंड ई टेक्निक, विद द सी एंड ई टेक्निक। और सेकंड हम बात करेंगे आगे विद द वी एंड ई। आप पहला ही लिखेंगे, दूसरा नहीं लिखना। अभी पहला क्या है, सी एंड ई टेक्निक। सो ईच थंब एंड इंडेक्स फिंगर फॉर्म एज सी set over the side of the mask, while third, fourth and fifth fingers of both hands lift the mandible toward the mask like this। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो है थंब और इंडेक्स फिंगर क्या बना रहा है दोनों तरफ, सी, मास्क के ये बीच में होल्ड कर रहा है, और ये जो तीनों फिंगर है ये क्या कर रही है आपका, ई फॉर्म कर रही है हियर। सो दिस इज द सी एंड ई टेक्निक, दिस फर्स्ट टेक्निक व्हिच इज नोन एज सी एंड ई टेक्निक, क्लियर? सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ थंब, तो आंसर होगा टू होल्ड द मास्क, और व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस इंडेक्स फिंगर, अगेन होल्ड द मास्क। बट द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर का पर्पस, तो आंसर इज टू लिफ्ट द मैंडिबल और जो। जब आप एक ही पर्सन होते हैं, जब आप सिंगल पर्सन होते हैं, तो आपको एक हाथ से एमओबी करना पड़ेगा और दूसरे हाथ से मास्क होल्ड करना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल सी एंड ई टेक्निक, जब एक ही हाथ से बना रहे तो। जब आप 2 पर्सन होते हैं, एक मास्क पकड़ेगा एक वेंटिलेट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं डबल सी एंड ई टेक्निक। तो ये अभी कौन सा वाला है, डबल और सिंगल? डबल। अगर एक ही होता तो हम बोलते हैं सिंगल सी एंड ई, और 2 है तो डबल सी एंड ई टेक्निक। हो गया, वो करें, आज ही कंप्लीट करना है? नहीं, अब तो सारे टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक है, और एक दिन में 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, आप चाहो तो नहीं लिखो तो है? हम तो आते ही लिखने के लिए सर।
सो वेरी सून हम इसको कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद पढ़ेंगे कुछ और. आई विल स्टार्ट द फार्माकोलॉजी आफ्टर दिस. है नहीं पढ़ने? बहुत वेट करें सर. फार्मा फार्मा. सो आफ्टर दिस वी स्टार्ट द फार्माकोलॉजी, द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ द नर्सिंग और मेडिकल. नहीं है? सो वो तो आप लोगों को लगता होगा, बट जब एक बार पढ़ लोगे आप तो फिर बोलोगे यस सर बहुत इजी सब्जेक्ट था सच में. नेक्स्ट मूव करें. एंड आफ्टर फार्माकोलॉजी भी ज्यादा बड़ा नहीं है, 15-20 क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे. देन वी स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम. नेक्स्ट सेकंड टेक्निकल. जैसे हमने अभी बात किया था कि उसने होल्ड किया मास्क को जिस तरह से, लेकिन कुछ पर्सन की प्रैक्टिस हो सकती है वो ऐसी हो कि वो मास्क को होल्ड करते हैं अपने थंब से. थंब को लगाएंगे ऐसे मास्क पे और इन चारों फिंगर को यूज करेंगे मैंडिबल को या जो को लिफ्ट करने के लिए. तो जब ऐसे होल्ड करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये क्या बनेगा? वी. और जो ये तीन फिंगर है ये क्या होगी? ई. सो ये तो बनेगा वी और ये बनेगा ई. पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगा अभी आप देखोगे. सो इसको हम बोलते हैं वी एंड ए टेक्निक. और दोनों टेक्निक का कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन नहीं है. नो स्पेसिफिक इंडिकेशन कि इन सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हम ये यूज करेंगे या इसमें, ऐसा कुछ नहीं है. इट कैन यूज्ड ऑन योर प्रैक्टिस. आपने कैसे प्रैक्टिस करी वैसे आप यूज कर सकते हैं. सो द थंब एंड द थिनर एमिनेंस. थिनर एमिनेंस जानते हो? दिस इज थंब एंड ये जो मोटा पार्ट होता है थंब के जस्ट नीचे, दिस पार्ट इज नोन एज थिनर एमिनेंस, are placed over each side of the mask while the second through fifth digits pull the jaw upward like this. So आप देखेंगे यहाँ पे तो मास्क को होल्ड किया थंब से, तो ये फिंगर क्या बनाएगी? V और ये तीनों क्या बनाएगी? E. सेम V and E. So this is known as V and E technique. दोनों टेक्निक कोई सी भी यूज करो, कोई सी प्रीफर करो, बस लीकेज नहीं होना चाहिए. आइदर यूज द C and E और आइदर यूज द V and E, बट लीकेज प्रॉपर आपको सील करना, लीकेज होना नहीं चाहिए. So these are two techniques. और इसमें अगर पूछिए तो इन चारों फिंगर, थंब के अलावा जो चारों फिंगर इनका पर्पस क्या है? तो लिफ्टिंग द जो या मैंडिबल, और ओनली थंब का काम क्या है? होल्डिंग द मास्क और सिक्योरिंग द मास्क. वो करें लिख लिया. सो आज तो फ्राइडे हो गया. सैटरडे संडे एंड मंडे वी ओनली हैव 3 डेज. और अगले संडे को वापस मॉडल पेपर होगा. अली सर लेके आएंगे आपके साथ मॉडल पेपर ऑन नेक्स्ट संडे, नॉट ऑन दिस संडे, ऑन द नेक्स्ट संडे. सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट ब्लास्ट. मेरा पेपर तो ऐसे ही इजी वाला होता है, कुछ नहीं आता है, पर सर का पेपर बहुत नॉट सेट वाला होता है, तो आपको बिल्कुल पढ़ के आना है, नंबर अच्छे लाने हैं और सर को नाराज भी नहीं करना है कम नंबर लाके. यस चलिए आगे. नेक्स्ट बैग मास्क वेंटिलेशन के लिए एक यहाँ पे वीडियो है जो मैं प्ले करूंगा. आपको इसको ध्यान से देखना है. मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे. ये थोड़ा बड़ा वीडियो है, 30-40 सेकंड का वीडियो है, पहले तो 10 सेकंड का ही था. तो इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो आपको पोस्ट वीडियो बताना है, तो इसलिए ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है. चलिए चलिए बात नहीं करनी है, वीडियो देखना. मैं बाद में क्वेश्चन पूछूंगा. कुछ समझ में? तो यहाँ पे पहला जो है कि बिफोर गोइंग फॉर बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट इज पोजीशन. यू नीड टू ओपन द एयरवे फर्स्ट. अगर आपका एयरवे ओपन नहीं है तो आप बैग एंड मास्क वेंटिलेशन कितना भी करो, पेशेंट वेंटिलेट नहीं होगा. सो व्हिच पोजीशन इज यूज्ड? स्निपिंग पोजीशन. याद है? स्ट्रेट करने के लिए, एयरवे को स्ट्रेट करने के लिए हमें क्या करना है? स्निपिंग पोजीशन देनी है. द नेक्स्ट थिंग टू ओपन द एयरवे we can use two things. One is again position and second thing artificial airway devices. Positions में हम आगे पढ़ेंगे अभी, that is head tilt chin lift and jaw thrust maneuver. And artificial airway जैसे इसमें दिखाया, either you can place oral airway or either you can place nasal airway. Nasal airway या NPA और oral airway या Goodell's airway. Then उसके बाद टेक्निक्स हमने देखी, कौन सी टेक्निक यूज करी इन्होंने? C and E टेक्निक, जहां पे पहले सिंगल वाला था एंड बाद में डबल किया. एंड उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट अगर आपने ध्यान से देखा है तो जो बेग का वेंटिलेशन से जो देख रहा था, तो बेग को देखना बहुत जरूरी है. अगर आपने बेग नहीं देखा तो अधूरा रह गया वीडियो. सो जब बेग से जब हम वेंटिलेट करते हैं तो ध्यान ये रखना है कि अगर आप बेग को लाइक इतना बड़ा बेग है और इसको ऐसे ऐसे करोगे तो उसका जो वॉल है वो ओपन नहीं होगा और एयर अंदर नहीं जाएगा. बेग से एयर को अंदर से भेजने के लिए, पेशेंट के अंदर भेजने के लिए आपको उसको कंप्लीटली क्या करना पड़ेगा? डिफ्लेट करना पड़ेगा एंड देन इन्फ्लेट करना पड़ेगा. सो जब तक आप कंप्लीट डिफ्लेट नहीं करोगे वेंटिलेशन नहीं होगा. सो ये उसमें देखा होगा उसने जो किया था, कंप्लीट डिफ्लेशन एंड देन वेंटिलेशन. सो दिस इज द बेग एंड मास्क वेंटिलेशन प्रेजेंटेशन जो हमने इसमें देखा. ठीक है. नेक्स्ट मेथड यूज फॉर एयरवे ओपनिंग. अभी बताया कौन कौन से मेथड हम यूज करते हैं. सो दो मेथड हम यूज कर सकते हैं, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर एंड जो थ्रस्ट मैन्यूवर. हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर इज मोस्ट कॉमन, बेस्ट, इजी. जो सबसे इजी वाला मेथड है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट. जो सबसे बेस्ट है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट. जो सबसे मोस्ट कॉमन 99.99 में हम यूज करते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, एक्सेप्ट इन ओनली वन कंडीशन जहां पे हम यूज नहीं करते, जो आपको बताई है. एंड जो थ्रस्ट मैन्यूवर इज लिस्ट कॉमन
लिस्ट यूज्ड, डिफिकल्ट टू परफॉर्म, एंड इसके साथ जब हम वेंटिलेट करेंगे तो इट इज नॉट प्रोवाइड बेस्ट वेंटिलेशन, इसका वेंटिलेशन से साथ में भी बहुत ही कम एयर डिलीवर्ड होता है, एयरवे कंप्लीटली ओपन नहीं होता है। सो इसका क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ जो थ्रस्ट मैन्यूअर, क्वेश्चन क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ जो थ्रस्ट मैन्यूअर। सो जो थ्रस्ट मैन्यूअर का सिर्फ एक ही एडवांटेज है, बाकी सारे डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज में क्या था कि हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूअर रिक्वायर्ड नेक मूवमेंट और नेक मैनिपुलेशन। जब भी आपको हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करना है उसमें क्या करना पड़ेगा, नेक मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, नेक को मूव करना पड़ेगा, होता है नेक। और अगर सर्वाइकल स्पाइन पेशेंट इज हैविंग इंजरी, सस्पेक्टेड इंजरी ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन, वी कैन नॉट मूव द नेक, हमें नेक को इमोबाइज रखना होता है। सो वहां पे हम क्या परफॉर्म नहीं कर सकते, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज ओनली द एडवांटेज, जो थ्रस्ट मैन्यूअर कैन बी परफॉर्म्ड विदाउट नेक मैनिपुलेशन और विदाउट नेक मूवमेंट, दैट इज ओनली द एडवांटेज। बाकी सारे क्या है इसके डिसएडवांटेज। सो याद रहेगा। अगर हम इनके पिक्चर की बात करें तो दोनों यहाँ पे है हमारे पास, दिस आर द पिक्चर्स। सो हेड नीचे टिल्ट करेंगे और चिन को लिफ्ट करेंगे तो नेक यहाँ पे बेंड होगा, लेकिन जब हम जो थ्रस्ट के साथ में जाएंगे तो सिर्फ जो को ऊपर की तरफ ऐसे पुल करना है, नेक को मूव नहीं करना। दिस इज नोन एज जो थ्रस्ट मैन्यूअर। सो ये कहां यूज करेंगे जो थ्रस्ट, सस्पेक्टेड केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। बाकी सब में क्या करना है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, ओनली इन द सस्पेक्टेड केस ऑफ सर्वाइकल इंजरी हम किसके साथ जाएंगे, जो थ्रस्ट मैन्यूअर के साथ में। खत्म हो गया क्लास खत्म, वेरी गुड। नेक्स्ट आज खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट इज एयरवे ओपनिंग डिवाइसेस। सो वी यूजेस, इसको इसके अंदर डाल दो, लगेगा नहीं किसी को, इसके अंदर डालो लगेगा नहीं। वी यूजेस टू टाइप ऑफ एयरवे डिवाइसेस कॉमनली टू ओपन द एयरवे। और अगर हम इन दो एयरवेज की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में दिखाया था मैंने, वन इज द ओरल एयरवे एंड सेकंड वन इज द नेजल एयरवे। ओरल एयरवे इज द गुडेल्स एयरवे, oral airway, and second one is the Goodell's airway. This is also known as Goodell's airway, और second one is nasal airway or nasopharyngeal airway. So first लिखिए आप oral airway, second one is nasal airway. अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि in which condition the nasal airway insertion is contraindicated, so basilar skull fracture is a condition in which insertion of nasopharyngeal airway is contraindicated. First oral airway, मैंने बोला मेरा परीक्षा नहीं लेना है, मैं क्लास को बंद करूंगा जब मेरा इच्छा होगा। सो आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है। आपका चाहे एपेटाइट स्टिमुलेट हो रहा हो, गैस्ट्रिक एसिड आ रहा हो, या और कुछ हो रहा हो, या ब्लैडर फुल हो रहा हो, तो भी हिलना चाहिए। सो ओरल एयरवे व्हिच इज आल्सो नोन एज गुडेल एयरवे। एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आया हुआ है, पिक्चर आता है या पूछते हैं कि क्या है या ये कहां यूज होता है, तो सिंपल सा है एयरवे को ओपन करने के लिए। कैसे एयरवे को ओपन करता है, सो बाय होल्डिंग द टंग। सो स्पेसिफिकली ये प्रिवेंट करता है टंग फॉल को। नॉर्मली आफ्टर एनेस्थीसिया जो एयरवे ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं उसका रीजन क्या है, टंग फॉल होना। सो ये क्या करता है, टंग को होल्ड करके रखता है, उससे टंग फॉल नहीं होगा, और इसके थ्रू एयरवे ओपन रहता है, तो इजीली पेशेंट क्या कर पाएगा, ब्रीथ लाइक दिस। सो दिस इज द गुडेल एयरवे, दिख रहा है, दिस इज द गुडेल एयरवे और ओरोफेरिंजियल एयरवे, और अदर वर्ड में बोलते हैं ओपीए, ओरोफेरिंजियल एयरवे, वर्क बाय होल्डिंग द टंग